Singh. Your permission, I rise to lay papers mentioned against my name at serial number 1 of the revised list of business. These contain various notifications on various roads for the toll structure. Sri Ramdas Atware. Respected Chairman, sir, I lay on the table of the House papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. Thank you. Sadhvi Niranjan Jyoti. माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेज सभा के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। श्री नित्यानंद राय. महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यावली में क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लेखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। श्री राजू. स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट था नंबर 1 पे लगा। Mention statement. परमिशन देंगे right on the table. Shri Rajiv Chandrasekhar. The permission, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 5 of the revised list of business in the Rajyasabha for today. Srimati Annapurna Devi. माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। श्री अजय कुमार. मैं आज की संशोधित कार्यवली में क्रम संख्या 7 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सभा पटल पर रखता हूँ। सुश्री प्रतिमा भौमिक. मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सम्मुख उल्लिखित दस्तावेज सदन के पटल पर रखती हूँ। डॉक्टर सुभाष सरकार. महोदय, आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची की क्रम संख्या 9 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूँ। श्री पंकज चौधरी. मैं अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से मैं अधिसूचना संख्या 21/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अधिसूचना संख्या 22/2022 केंद्रीय उत्पाद शुल्क सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। Report of the Department related to Parliamentary Standing Committee on External Affairs. Srimati Jaya Bachchan. Sri Brijlal. Brijlal ji. Chairman, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table a copy in English and Hindi of the 15th report of the Department related Parliamentary Standing Committee on External Affairs, 17th Lok Sabha, on the welfare of Indian diaspora, policies and schemes. Thank you, sir. Reports of the Department of Parliamentary Standing Committee on Finance. Dr. Amar Patnaik. Chairman, sir. Sir, I rise to lay a copy each of the 5 reports, Hindi and English versions, of the Standing Committee on Finance as mentioned against my name in today's list of business. Reports of the Department of the Parliamentary Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj. Shri Ajay Pratap Singh. Chairman, sir, I wish to lay the 25th, 26th, 27th, 28th reports, Hindi and English versions of the Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Statements of the Department related to Parliamentary Standing Committee, Housing and Urban Affairs. Shri Ram Chandra Jangra. धन्यवाद सर। माननीय महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की कार्यवाही सूची में मेरे नाम के आगे यथा सूचीबद्ध आवासन और शहरी कार्य संबंधी स्थायी समिति की 16वीं लोकसभा की 6ठे और 7वें प्रतिवेदनों तथा 17वीं लोकसभा की 5वें प्रतिवेदन पर आवास और शहरी मामले के मंत्रालय की अंतिम कार्रवाई का विवरण सदन पटल पर रखता हूँ। श्री पगन सिंह कुलस्ते. मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यवली पर मेरे नाम पर उल्लिखित कागजात सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। नित्यानंद राय जी, आपका पहले पेपर्स टू बी रेड ऑन द टेबल, बाद में स्टेटमेंट। सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे नाम के सामने उल्लिखित मैं कोविड-19 महामारी के प्रबंधन और संबंधित मुद्दे पर उसके 229वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों सम्मुक्तियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधित संसदीय अस्थायी समिति के 236वें प्रतिवेदन में अंतर्विध सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।
बात सरकार। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों 2022-23 पर शिक्षा, महिलाएं, बच्चे, युवा और खेल विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के 3 से 37वें प्रतिवेदन में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में आज की कार्यसूची में क्रमांक 2 में आपने नाम के सामने उल्लिखित वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं एतद्द्वारा 337 रिपोर्ट में की गई समुक्तियां और सिफारिशों पर कृत कार्यवाही को नोट को सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं। Honorable members, I am liberally admitting 0-hour submissions and also special mentions across the House. There are important issues. So please take advantage of the same. We have already lost around 180 0 hours and submissions also. Keep that in mind. Today also I received notice by Sri Mallikarjun Kharge ji, Priyanka Chaturvedi, Sanjay Singh, Devendra Singh Huda and Raghav Chadda on 267. You know my position. These are all not notices worth to be taken on 267. Yadopi. Very important, क्योंकि ये इतना महत्व का मुद्दा है और मैं आपसे विनंती करूंगा, नम्र विनंती करूंगा कि आप 267 के तहत हमको इस सदन में चर्चा करने के लिए अनुमति दें, जो ईडी, सीबीआई, आयकर ऐसे जो ऑटोनमस बॉडीज है उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, गैर इस्तेमाल हो रहा है और मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ और बैर भाव से कर रही है। अभियान चलाकर राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, मीडियाओं को, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने में जो काम कर रही है, उसके चर्चा के लिए आप Priyanka, I am not admitting it. Yes, right. These are issues of the administration. Priyanka. Sir, Rajyasabha. Please. Reher Singh जी, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। Sir, Rajyasabha is a council of states, and what is happening in Maharashtra, a sitting member of parliament was arrested, detained by enforcement directorate, and as per rule 222 of the rule book, sir, we should have kept you informed. What they are doing, they are undermining your constitutional position also, sir. The country is moving towards Hindi Raj without any accountability, any of these notices because LOP has been consistently asking. I just permitted him, that's all. Sri Vaiko, you want 0 hour. 0 hour, Dr. Santanu Sen. Sir, it's really good to see that the parliament is functioning. Dr. Santanu Sen, please, 0 hour. Sanjay, please. Issue आ गया आपका? हाँ, Santanu Sen. Sir, it's really good to see that the parliament is functioning, and I am really delighted to have the opportunity to speak on 0 hour because my point of order, despite waiting for nearly 20 minutes, was Leave refused. the 24 point of order. Go to the point. Sir, my point is, we all know, we all admit that the women literacy is one of the most important indicators for the development of a country. Unfortunately, in our state, the women literacy is only 65%, which is far away from the expectation, especially in the bigger states like Uttar Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Madhya Pradesh. The women literacy rates are extremely poor, sir, which are leading to more fertility, leading to more mortality, more hardship, and lack of knowledge for their rights as well. So far the knowledge goes, the reasons are negative attitude, patriarchal psychology, poverty, accessibility to the schools, and lack of female teachers, sir. Sir, so far the budgetary allocation is concerned, it is very unfortunate to note
that in such a big country, the budgetary allocation for education as a whole is very meager, sir. In 2022, if we compare the budget of 2022 with 2021, there was a sharp decrease by 6%. Health expenditure per capita, so far the women's are concerned, is also very poor. So far the world is concerned, it's 140 out of 190 countries, sir. Sir, there is a project called Beti Bachao, Beti Padhao. Unfortunately, the Parliamentary Committee on the Empowerment of Women in Lok Sabha said that 80% of the total budgetary allocation was spent for advertisement only. Sir, our learned minister, Madam Siti Irani, she herself admitted that for a period of 2014 to 2019, 54% of the total budget was spent for advertisement only. From 14-15 to 2021, there was an expenditure spent for the project is 740 crore, out of which 401 crore was spent for advertisement only. Parliamentary Committee has categorically mentioned that no monitoring or no periodic upgradation so far this project is concerned. Sir, I must cite you some example. If you come to our state of West Bengal, the internationally awarded Konyasri project, what is there, sir? There are K1, K2 and K3. From the age group of 13 to 14, 750 rupees for allowance. 18 to 19 group, 25,000 one-term grant. And for the university students, 2,500 per month for the science students and 2,000 per month for the art students, sir. Sir, my humble submission, there are few other projects for Shabut Chati, which give you more accessibility. So my humble submission, my humble submission. Marathi. You made your point. Be happy. सर धन्यवाद. मराठी. महाराष्ट्रामध्ये जुलै महिन्यामध्ये जी अतिवृष्टी आणि अतिशय पावसामुळे जी भयानक परिस्थिती निर्माण झाली, विशेष करून विदर्भामधील गडचिरोली, कोल्हापूर, मुंबई, ठाणे, नाशिक आदी विभागामध्ये पावसामुळे जी हालाकीची परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामध्ये आपल्या माध्यमातून सभागृहाचं लक्ष वेधण्यासाठी मी या ठिकाणी उभे राहिलेली आहे. सर, या पावसामुळे काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छिते. एक तर केंद्र सरकारची जी टीम आहे, ती जी टीम गेलेली आहे ती फक्त विदर्भामध्ये गेलेली आहे, तर त्यांनी मराठवाड्यामध्ये आणि इतर प्रांतामध्ये सुद्धा जाण्याची आवश्यकता आहे आणि केंद्राची टीम मराठवाड्यामध्ये सुद्धा जाणं आवश्यक आहे, ही मागणी मी आपल्या माध्यमातून करू इच्छिते. दुसरी म्हणजे तातडीने मदत मिळणं आवश्यक आहे. फक्त टीम जाणं हा एक भाग आहे, परंतु तातडीने त्यांना इनिशियली पहिला हप्ता एक दिला जातो, त्याच्यानंतर दुसरा हप्ता दिला जात नाही आणि केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार मिळून त्याचे 2 हप्ते एकत्र दिले जातात. ते तातडीने त्यांना मिळणं आवश्यक आहे, तरच त्याचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल. साहेब, सर, माती खरवडून गेली हे सगळ्यात महत्त्वाची आणि गंभीर बाब आहे, कारण पिकं गेली तर शेतकऱ्याचं एका वर्षाचं नुकसान होतं, पण जर माती खरवडून गेली तर मात्र शेतकऱ्याला अनेक वर्ष त्याचं नुकसान घेतलं जातं आणि त्याच्यासाठी कुठेतरी सरकारने लॉंग टर्म त्याच्यासाठी मदत करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्यासाठी सरकारने पुढे आलं पाहिजे. शेतकऱ्यांच्या बरोबर एकदा नुकसान झालं की शेतकऱ्याचं कुटुंब उद्ध्वस्त होतं, सर, आणि त्याकरता शेतकऱ्यांची जी मुलं आहेत शाळेत शिकणारी, कॉलेजमध्ये शिकणारी, त्या सर्व मुलांना शिक्षणासाठी सहाय्य देणं त्याच्यासाठी सुद्धा आपल्याला आवश्यकता आहे. त्याची सुद्धा कुठेतरी मदतीची आपण मदत केली पाहिजे. आणि साहेब, आमच्या मराठवाड्यामध्ये एक विचित्र परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. गोगलगायसारखा एक प्रकार आमच्या मराठवाड्यामध्ये आम्ही सोयाबीनचं पीक घेतो जास्त करून, आणि गोगलगाय तयार झालेली मातीमध्ये ती लपून बसलेली असते आणि गोगलगाईचं जे मूळ कारण आहे ते कुणाला सापडत नाही. जी गोडंबी असते त्या गोडंबीला ते खातात आणि त्यामुळे आमचं सोयाबीनचं पीक येऊ शकत नाही. असे अनेक गोष्टी आमच्या मराठवाड्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये तयार होतात. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टीकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि आमच्या पावसामुळे जे काही नुकसान झालं त्याला राहत दिली पाहिजे. सर, आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आता हम दो हमारे दोचं सरकार गेले 1 महिनाभर चालू आहे आणि त्यामुळे आमच्याकडे मंत्रिमंडळ नाही आहे. सगळ्यांना राजकारणामध्ये बिझी आहेत, सगळे स्वतंत्रामध्ये बिझी आहेत आणि महाराष्ट्राचं जे प्रमुख पद आहे, संविधानिक पद आहे, आमचे राज्यपाल, ते राज्यपाल आमच्या महाराष्ट्रामध्ये बिझी आहेत आणि ती अस्मिता आमची खराब केली जाते. आमचं आपल्याला सूचना आहे. दिस इज नॉट गोइंग इन रिकॉर्ड. ड्राउट से कहा गए? चेयरमैन सर, आपने ड्राउट कर दिया. ऑफ द हाउस आउट हो गए. मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न. Sir, Sri Lanka has allowed Chinese submarine warship to dock at Hambantota port
this month despite India's concerns. Vaiko, Sri Lanka has ignored India's concerns over the visit by Chinese warship, saying that it was only to refuel and replenish supplies. But I would like to tell the House that it is not an ordinary ship. It is a research and survey ship, Yuan Wang 5, which would be used to spy on India's activities and strategic interest. It is a dual vessel employed for space and satellite tracking and for intercontinental ballistic missile ranges. The ship is to spend about a week's time reportedly for fuel and other supplies. The visit of the ship would compromise our national security and coastal security. It will have a serious bearing on India's security and economic and strategic interests and nuclear, maritime and coastal facilities. India has extended further $4 billion and more aid and credit lines are under discussion. When India is helping financially Sri Lanka to tide over you have to economic. speak. I will take one minute. No, sir. I'll give you Why 1 minute Sri you Lankan have, government but is don't read. Don't read. You are capable of speaking. So why Speak. Sri Lanka You have 1 more government minute. is not appreciating the concern of India? I would urge upon the government of India should take all measures to safeguard the shore and vital strategic interests. The government should talk tough. On the diplomatic front also see that Chinese ship does not indulge in spying and other activities which would compromise our national security. I would demand that the minister should make a statement on the floor of the House about this serious matter. Thank you. Thank you. Whoever want to associate, please send their names. I do agree it's a serious issue. Sri Vinay Viswam. Thank you, sir. Sir, the Pradhan Mantri Poshan Yojana is a good scheme which is meant to assist the children from the poor families to have a healthy growth. That scheme is really good. But in many cases, the new direction by the government to link it with Aadhaar is causing problems. In many families in villages and poor families, the mothers or the parents don't have Aadhaar cards. That means those children of those families, those parents, they are denied of this right. So please see that linkage of Aadhaar in this case is a wrong step and it should be repealed immediately. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Good. Sri Brijlal. धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से कई राज्यों में राजकीय विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के मापदंड पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदय, यूजीसी की गाइडलाइन है कि अगर पीजी में सामान्य वर्ग का है तो 50%, ओबीसी 45% और अनुसूचित जाति और जनजाति का है तो 40% अंक जरूरी है। अगर इतना है और उसके पास और डिग्री है, पीएचडी है, एमफिल है तो अप्लाई कर सकता है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये मापदंड ग्रेजुएशन पे भी लागू किया है कि आपको ग्रेजुएशन में भी सामान्य है तो 50, ओबीसी है 40 और अनुसूचित जाति हैं ओबीसी 45 और एससी हैं तो 40% मार्क लाना ज़रूरी है। ये लोग अगर कोई गलती से ग्रेजुएशन में 40% या जो मापदंड है नहीं ला पाया तो भले वो पीजी में टॉप किया हो, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, जो यूजीसी गाइडलाइन के अगेंस्ट है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत सरकार को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए कि जो यूजीसी की गाइडलाइन है वो सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के जो प्रार्थना पत्र अप्लाई किया जाता है वो मापदंड हर जगह लागू होना चाहिए। धन्यवाद ब्रिजलाल जी। संत बलबीर सिंह पंजाबी में बोलेंगे। सर, आपका ध्यान पंजाब के मालवा सेम के इलाके दिवाना चाहना। पंजाब के मुक्तसर ते फाजिलका 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ है ਜਿਹੜੇ इस ਵੇਲੇ सेब की मार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ बहुत बारिश हो गई है, पानी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੇਵਸਾ ਸੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਏ। ਮਿੱਡਾ ਪਿੰਡ, ਬਾਮ ਪਿੰਡ, ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਲਖੀਰੇ ਵਾਲਾ, ਲੱਕੜ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਹਾਪੱਧਰ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਤੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗੱਦਾ ਪਿੰਡ ਡੋਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 40,000 ਏਕੜ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 22 ਡਰੇਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੋਹਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਉਹ ਏਰੀਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਛੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਮਰ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, आपको अभिनंदन। श्रीमती ममता मोहंता। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। ओडिशा के मयूरभंज जिले में जातीय उद्यान शिमलीपाल है। जंगल और परिवेश विभाग इस उद्यान को जातीय उद्यान की मान्यता नहीं दे रहे हैं और इस जंगल में जो शिकारी लोग जानवर को मारते हैं और हर रोज़ जानवर मरते हैं और देखा जाता है कि जो वन्य प्राणी भटक कर सब गांव के इलाके में आ जाते हैं। कुछ साल में देखा जाता है कि यहाँ वन्य प्राणी के शिकारी लोग शिकार करते हैं और बड़े बड़े पेड़ को काटकर बाहर चालान करते हैं। जंगली प्राणी गांव में शहर को भटक चल आ रहे हैं। साल में हर बार पश्चिम बंग झारखंड के हाथी शिमलीपाल को आते हैं। शुरू में हाथी के लिए कॉरिडोर बनाया गया था, लेकिन अब इसी हाथी कॉरिडोर को मरम्मत नहीं किया जा रहा है। इसीलिए जंगली हाथी रास्ता भटककर गांव और शहर इलाका को आ रहे हैं। ज़्यादातर मयूरभंज जिला के राजगोविंदपुर, बेतनटी, सुलियापदा, बांगरीपोशी, चित्रोड़ा, सारसकणा, बिसोई ब्लॉक के जन बसती में इलाके में आकर घर तोड़ते हैं और कृषि क्षेत्र नुकसान करते हैं, प्राण हानि करते हैं। उदाहरण स्वरूप इस साल 10 हाथी इस साल 10 से ज़्यादा लोग का जान गया है। लेकिन हाल ही में NH 49 में हाथी चले आने के कारण लोगों को बहुत दिक्कत हुआ था। हाथी गुस्से से आकर एक चलती हुई बस और कार को आक्रमण किया था। आपको बताना चाहूँगी कि पिछले 12 साल में ओडिशा में 954 हाथी का मृत्यु हुआ है। केवल 2019 के आज तक 254 हाथी मरे हैं और पिछले 3 सालों में हाथी ट्रैप के लिए 8 करोड़, हाथी को भगाने के लिए 70 करोड़ खर्च हुआ था। 2019 से आज तक हाथी के आक्रमण से 342 लोग का मृत्यु हुआ है और 369 शारीरिक आघात हुए हैं। जंगल और परिवेश विभाग को मेरे अनुरोध के है कि शिमलीपाल में हाथी कॉरिडोर का मरम्मत करे, वन्य प्राणी और लोगों का जीवन रक्षा करे और शिमलीपाल का जातीय उद्यान का मान्यता दे। धन्यवाद। श्री रुजनो
Vacuum Federer. Thank you, Mr. Chairman. I wish to inform that prior to the liberation of Goa, 1961, Goa's economy was a money order economy because virtually every Goan was working abroad. Every alternate house, there was a seafarer who was working abroad. And I'm very happy that the seafarers community in Goa has played a very immense contribution, not only for the economy of Goa, but for the economy of the country, because they used to remit foreign exchange, which are very precious for the country. During COVID-19, we are very proud that the Goan seafarers has played a yeoman service all over the world. They work hard. Today, what pains me, that even though every alternate house in Goa are seamen, their condition is very bad. Because overall economic meltdown, there is rampant unemployment, and there is hardly any system to give them pension. Today, I request to Honorable Chairman that the Shipping Ministry looks into the matter. They were getting a pension of 200 rupees per month. That also has stopped. It is a shame that these people who have played such a great role in the history of this country are today not having any pension scheme, not having any ex gratia. The 200 rupees ex gratia is also stopped now. So I request that please either enhance this amount or bring an honorable pension scheme so that they and their families can live a life of honor and dignity for having contributed so immensely for the economy of this country. Thank you, Federer. Sri Rajamani Patel. Whoever want to associate, send your name by slip. माननीय सभापति जी, मनरेगा योजना के तहत मध्य प्रदेश के कार्यों में किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मनरेगा योजना अंतर्गत रीवा में सभी गौशाला निर्माण का कार्य मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था। निर्माण एजेंसी भी पंचायत को बनाया गया था, लेकिन जनपद के अधिकारियों द्वारा बिना किसी अधिकार और कानून के अधिकांश गौशाला का निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों से छीनकर प्रदेश के तथा जिले के बाहरी व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें आवास भारद्वाज राजाराम कुशवाहा की टीम को दिया गया। इसमें कई व्यक्तियों का गिरोह काम कर रहा है। गिरोह के लोगों द्वारा बेरोजगार युवकों को रोजगार का लालच दे करके आवास की टीम एनजीओ ने रोजगार युवकों से सुरक्षा राशि के नाम पर 1.5 से 2 लाख रुपए तक वसूल किया है। गौशाला का खाका सरकारी इंजीनियरों द्वारा बनाया गया, जिसमें से लेकर के जनपद तक के अधिकारियों का हाथ रहा है। पेटी ठेकेदारों को बेरोजगारों ने हनुमाना, मऊगंज, सिरमौर, जवा में काम भी शुरू किया गया, उसका भुगतान नहीं किया। कुछ का भुगतान ग्राम पंचायतों के बिना अनुमोदन के माननीय सभापति महोदय, बिना उनकी जानकारी के मूल्यांकन के अभाव में दीनदयाल ट्रेडर्स को भुगतान कर दिया गया, जो पूर्णतः अवैधानिक है। कई बेरोजगारों को ठगा गया, करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। बार बार मंत्रियों से आग्रह किया गया कि जांच की जाए, कार्रवाई की जाए, बेरोजगारों को न्याय दिया जाए, लेकिन आज तक उनको न्याय नहीं मिला, इसकी जांच नहीं हुई। मैं सदन से आग्रह करना चाहता हूं, माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहते हैं कि इस प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जांच कराई जाए, बेरोजगारों का लंबित राशि का भुगतान किया जाए तथा विधि विरुद्ध काम करने वाले सदस्यों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे और बेरोजगार युवकों को जिनका शोषण हुआ है उनको न्याय मिल सके। धन्यवाद राजामणि जी। श्री अजय प्रताप सिंह। श्री अजय प्रताप सिंह, मेरा स्पेशल मेंशन आपका 0 ओवर। 0 स्पेशल मेंशन में लगाया था। हाँ, demand to provide home delivery
वो स्पेशल मेंशन में लेना चाहते हैं आप? बोल देता हूँ मैं। बोल दीजिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सैनिक एवं सेवारत सैनिकों को सस्ते दर पर विभिन्न वस्तुएं प्राप्त हों, इसके लिए भारतीय सेना द्वारा CSD कैंटीन की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। ये कैंटीन सामान्यतः विभिन्न रेजिमेंट के पदस्थी के स्थान पर स्थित रहती हैं अथवा देश के ऐसे प्रमुख शहर जहाँ पर सेना के जवान या अधिकारी निवास करते हैं, वहाँ पर ऐसी ये कैंटीन विद्यमान है। लेकिन इन कैंटीनों के माध्यम से जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको सेवा पर्याप्त नहीं मिल पाती है। आज तकनीकी का ज़माना है, बाज़ार का स्वरूप बदल रहा है। बाज़ार अब बाज़ार से निकलकर लोगों की मुट्ठी में पहुंच गया है और इसीलिए उस तकनीकी का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां अपने उत्पादों की होम डिलीवरी करती हैं, उसी तरीके से ये जो CSD कैंटीन की सुविधा है, इस सुविधा का अधिक से अधिक सैनिक उपयोग कर सकें, भूतपूर्व सैनिक उपयोग कर सकें, तो इस सेवा का भी डिजिटलाइजेशन हो, ऑनलाइन के माध्यम से ये सेवा सैनिकों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि देश के सुदूर कोने में भी निवास करने वाले सैनिकों को इस सेवा के माध्यम से सस्ते दर पर विभिन्न उत्पाद प्राप्त हो सकें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद अजय प्रताप जी। श्री संतोष कुमार। Thank you, Chairman, sir. It's a harsh Indian reality that we are facing medical inflation. So no one can deny this fact. It's a matter of fact that India is the third largest manufacturer of medicines, and we have the lowest production cost also. But unfortunately, the medical inflation in this country is very high, and it is 14% if we compare with other Asian countries. And secondly, according to the report of the Ministry of Statistics, in this year itself, it was shot up by 7.21%. There is no point in making elaborate details on these percentages, but the reality is that an ordinary Indian it is very difficult for an ordinary Indian to afford medical costs. So we have 355 essential medicines which are listed in the national list of essential medicines, and the prices of all these medicines were steeply hiked. So, and 63% of expenditure is for medicines also, I mean as far as the lower middle income groups are concerned. So what I request is that we need to rethink about our medical policies. We need to deposit more on, spend more on healthcare, and pharma companies must be controlled at any cost. There is a recent Supreme Court verdict. I don't know on which date it was exactly pronounced, but it says that medical companies they are giving freebies to doctors, which are banned by law, but even then they are claiming tax exemption also. So these medical companies, no one is opposing medical companies to earn profits, but they are getting abnormally high profits. So these are the realities. Therefore, I urge to make health a fundamental right. Secondly, these companies must be controlled, and we have to spend more on healthcare. Thank you, Santosh Kumarji. See the advantage of smooth running of the House. Sri Harbhajan Singh. Sri Harbhajan Singh. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे आज मौका मिल रहा है यहाँ बोलने का और आप सबके बीच में आया हूं। तो माननीय महोदय जी, मैं अफ़गानिस्तान में गुरुद्वारे और सिखों पर हो रहे हमले के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने न केवल दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले हर सिख की भावना को आहत किया है, बल्कि ये एक सिख होने की पहचान पर हमला है। इस तरह के हमले हमें कई सवाल करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि ये हमले हमारे ऊपर ही क्यों हमें निशाना बनाया जा रहा है। दुनिया भर में गुरुद्वारे, चाहे वो कोविड के दौरान या गुरुद्वारे ही नहीं थे, वो भोजन और हर तरीके की चीज़, ऑक्सीजन को लेकर के उन्होंने हर तरीके की चीज़ लोगों के लिए उपलब्ध की थी।
स्वतंत्रता के बाद के समय की बात करूं तो देश के सिखों के योगदान के बारे में हम सबको पता है। जीडीपी की बात करूं, रोजगार की बात करूं या दान धर्म की बात करूं तो सिख हमेशा सबसे आगे रहा है। सिख समुदाय भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों में एक मजबूत कड़ी रहा है। वो अपने साहस, पराक्रम और कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं। और ये सब होने के बावजूद हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों? 18 जून को काबुल में गुरुद्वारा दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह करता पवन में कई धमाके हुए। परिसर की ओर जाने वाले किले और दरवाजे के बाहर उग्रवादियों ने गोलियां चला दी, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। 25 मार्च 2020 को आईएस के बंदूकधारियों ने आत्मघाती हमलावरों ने काबुल के गुरुद्वारों पर राय साहेब पर हमला किया। बताया जाता है कि इमारत में 200 लोग थे, जिसमें बच्चों समेत 25 सिखों की मौत हुई। राय साहेब गुरुद्वारा हमले में मारे जाने वाले जो लोग थे, उनके अंतिम संस्कार के अगले दिन फिर और एक हमला हुआ। 2018 में एक आत्मघाती हमलावरों के पूर्वी शहर जलालाबाद में एक सभा पर हमला किया गया। उसके बाद सर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान कभी हजारों सिखों और हिंदुओं का घर था, लेकिन दर्शकों के संघर्ष के कारण ये संख्या कम होकर मुट्ठी भर रह गई है। 1980 के दशक में अफगानिस्तान में 2,20,000 सिख और हिंदू रहते थे। 1990 के दशक की शुरुआत में ये आंकड़ा गिरकर 15,000 और 2016 में गिरकर 1,350 हो गया है। जलालाबाद के हमले के समय 1,500 सिख थे। अब उसके बाद लोगों ने ये सोचा कि हम यहाँ नहीं रह सकते। तालिबान के सत्ता में लौटने से 300 लोग और कम हो गए, 300 सिख और कम हो गए हैं। अब केवल वहाँ पे 150 के आसपास। प्लीज हरभजन जी 0 और को 3 मिनट ही टाइम देते। आपने अच्छा महत्वपूर्ण विषय उठाया, मगर नहीं मैं अलाउ करूंगा, मगर वो रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। देख तो स्टाफ होता है। राइट राइट हरभजन जी हमारा जाने माने क्रिकेटर है, सबको मालूम है। जो इन्होंने विषय उठाया वो महत्वपूर्ण विषय है, तो मेरे ख्याल से विदेश मंत्री उसके ऊपर और ध्यान देंगे। श्री जौहर सरकार, डॉक्टर अमी याज्ञिक। Thank you, sir, for giving me this opportunity to raise a very important issue. Sir, the issue relates to cancer patients. Sir, recent report of the Indian Council for Medical Research shows that number of Indians suffering from cancer is projected to increase to 29.8 million in 2025, which was earlier 26.7 million in 2021. So there's also a question that was asked in the Lok Sabha, and the then health minister had replied to that question and said that out of 1,40,67,894 cases of cancer in the world, in 2012, India reported 10,57,204 cases, and that means that 7.5% of global cancer burden was shared by India. That means that every 13th cancer patient is an Indian in the world. So this is a very, very gross situation, and this also shows that we need access for the cancer treatment, and the facilities should be a major issue affecting the nation's health. Sir, every year 1.5 million new cases are diagnosed. Cancer centers are, sir, mostly in cities, and people coming from villages have to travel far and wide to see that the patient gets cancer care. Sir, that is also expensive. They jeopardize their livelihoods to see that care continuity is there for the patient. Not to talk about the trauma of the patient and the relatives. I think, sir, I would request to the government, through you, sir, and especially urge that there should be more investment in the infrastructure for cancer patients. There should be radiotherapy units, radiation therapy units, and chemotherapy units so that they can access these facilities. Sir, the 325th report of the Parliamentary Standing Committee
on science, technology, environment, forest and climate change also pointed out this fact also, that there should be availability of adequate facilities in local regions so that people do not suffer from not getting cancer care, sir. Sir, there is another aspect which needs to be looked into by the Health Ministry, that there should be affordable and equitable care for cancer patients. So it's a very traumatic situation when we talk about cancer. The trauma is emotional, the trauma is within the family, the trauma is also economic. The report also pointed out that 6 crore people are pushed below the poverty line because of incurring these costs. Sir, I would urge the government to take this issue seriously. Thank you very much, sir. Thank you, Dr. Ami. Dr. Lakshmikant Vajpayee. माननीय सभापति जी, आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए युवाओं से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय मैं यहाँ उठाना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार समाज के अनुसूचित वर्ग को और पिछड़े वर्ग को आरक्षण की सुविधा संविधान प्रदत्त प्राप्त थी, उसी प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण की व्यवस्था की थी। लेकिन उस आरक्षण की व्यवस्था में एक बात की चूक हो गई कि जिस प्रकार अन्य आरक्षणों में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, वो 5 वर्ष की छूट इस आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों के आरक्षण में दी जाए, ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसके लिए लगातार युवा मांग कर रहे हैं। देश के 7 राज्यों ने अपने यहाँ प्रशासनिक आदेश जारी करके ये सुविधा प्रदान कर दी है, लेकिन अन्य राज्य इसको नहीं दे रहे हैं। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से इस महत्वपूर्ण विषय पर यह प्रार्थना करना चाहता हूं सरकार से कि कृपा करके जिस प्रकार आपने आर्थिक आधार पर गरीब सवर्णों को आरक्षण देकर उनको भी ऊपर उठने में मदद प्रदान की है, उसी प्रकार उनको अधिकतम आयु सीमा में छूट 5 वर्ष की छूट देने के लिए केंद्र सरकार आदेश जारी करे, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी। श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय जो रेलवे के श्रमिकों से जुड़ा हुआ है वो सदन में रखने का मौका दिया। मान्यवर, रेलवे की सबसे बड़ी आय माल भाड़ा के माध्यम से, माल की ढुलाई के माध्यम से होती है मान्यवर। और माल गोदाम जो रेलवे के हैं उसमें से पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से बहुत सारे श्रमिक लाखों की संख्या में वहां पर काम करते हैं, जो माल की ढुलाई करते हैं, माल को लादते हैं। उन श्रमिकों का लंबे समय से जो ठेकेदार होते हैं सर, वो शोषण कर रहे हैं। उनको उनकी मजदूरी नहीं देते, उनकी मजदूरी का कोई एक नियत राशि निर्धारित नहीं है। ये प्रक्रिया वर्षों से चली आ रही है। और कल मेरे पास उनका जो यूनियन है उसके एक नेता मनोरंजन जी और तमाम श्रमिक आए थे सर। उनकी एक ही मांग है कि रेलवे के जो माल गोदाम में काम करने वाले श्रमिक हैं, जो रेल के माल भाड़े को बढ़ाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, ऐसे लोगों को कम से कम ठेकेदारों के शोषण से बचाया जाए। और जो ठेकेदार श्रमिकों को उनकी मजदूरी नहीं देते, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस ओर उनका ध्यान जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। धन्यवाद संजय जी। एसोसिएट प्रेसिडेंट स्लिप श्री नारायण कोरगप्पा। Thank you, Chairman. Given opportunity. People of Karnataka, particularly from Mangalore, are grateful for Honorable Road Transport Minister Nitin Gadkari for announcing while laying foundation stone for 15th National Highway project in Karnataka in February this year, that highest priority would be given the Shiradi between Bangalore and Bangalore National Highway 75. Sir, Bangalore is the second largest business center in Karnataka, with more than 75% of country's timber, cashew nut, coffee, export, food processing and other port-related activities, and being one of the 5 cities in the country to have a major port and the international airport. Bangalore is an important and second fastest growing non-metro cities after Kochi in Karnataka.
steel and fertilizers are also major exempt product from Mangalore port. There is a huge potential and scope of pushing economic activities to a new horizon in Mangalore, thereby creating huge employment opportunity for the people in this region. But all these would become a standstill, more particularly during monsoon season. For example, during this monsoon, Sirari Ghat, which is the major link between the coast and the capital, was closed for vehicle downhill and at other places due to landslides. The problem is landslides are various places in the Ghat road becomes a order of this day during monsoon, impacting economic activities, disturbing vehicular movement. There is only one solution for all these hills, and it is no take up Shiradi Ghat road between Mangalore National Highway. The government proposed to expand the highway to 6-lane combination to tunnels and high pier arch bridges in the Ghat section. Sir, feasibility come geotechnical study for Shirdi Ghat bypass was already done, and it is a team of international experts has found that are technical typical building long tunnels. So now there is a need to prepare the DPR for the tunnel bypass, and was estimated rupees 14,000 crores would be required to complete this project, the MRT. Sir, I assure to Geo, as behalf of government of Karnataka, that is the state Karnataka will be assured to धन्यवाद श्री नारायण गोरगप्पा जी। मैं सबको बताना चाहता हूँ, 0 आवर में पढ़ना नहीं, बोलना चाहिए। घर में पढ़ के हाउस में बोलना चाहिए। So 0 hour you are not supposed to read, you are supposed to speak. Special mention you can read because detailed text has been already. Please keep it in mind. Mr. Rohit Pandey. थैंक यू सर। माननीय महोदय, मैं आज छत्तीसगढ़ में स्थित कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी आज भारत देश की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी है और सबसे बड़े उत्पादकों में उसकी गिनती होती है। सन 2000 में भारत की विनिवेश नीति के तहत स्टरलाइट कंपनी को इस कंपनी का 51% हिस्सा बेच दिया गया था। आज 51% उसकी हिस्सेदारी है। मैं कहना चाहती हूं कि इस 51% जब इनके पास में पहुंचा, इस भारत एल्यूमिनियम कंपनी का जो 51% इनके पास पहुंचने के बाद, उस समय उत्पादन 1 टन था और आज 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी यह कंपनी वहां के स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय कर रही है। इस कंपनी का जब विस्तार हुआ तो विस्तार में जो जमीन था, उस जमीन पर भी इनका कोर्ट में, आज सुप्रीम कोर्ट में विषय लंबित है। इन्होंने स्थानीय प्रशासन को अंधेरे में रखकर जमीन का आवंटन कराया। मैं सरकार से मांग करना चाहती हूं कि सरकार ने इन्हें जो जमीन का आवंटन किया, वहां के स्थानीय प्रशासन को जो इन्हें अनुमति दी गई, वह अनुमति अवैध तौर पर दी गई है। स्थानीय लोगों को उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है और इस कंपनी की जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, वहां के लोगों को ITI के तहत ये प्रशिक्षण देते हैं। प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें काम पर नहीं रखा जाता, उन्हें काम पर से हटा दिया जाता है। जो वहां पर दैनिक कार्य होते हैं, उन दैनिक कार्यों को भी इन्होंने निजी के ठेके पर दिया हुआ है। इस कंपनी के द्वारा जिस प्रकार का विस्तार किया गया है और वहां पर CSR के तहत इन्हें जो काम करना चाहिए, ये बार बार अपनी ऑडिट रिपोर्ट में घाटे पर अपनी कंपनी को दर्शाते हैं और 1 टन से 5 लाख टन उत्पादन होने के बाद भी मैं ये जानना चाहती हूं कि आखिर ये कंपनी घाटे में कैसे है। और लगातार अगर घाटे पर है, और अगर घाटे पर है 5 लाख टन होने के बाद भी, तो सरकार इनकी जांच करे। मैं आज ये सरकार से अनुरोध करती हूं कि बाल्को के द्वारा की गई अनियमितताओं पर तत्काल जांच होनी चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सरोज जी। स्पेशल मेंशन मोहम्मद अब्दुल्ला।
fast tag. Sir, thank you, sir. The FASTag, which is issued by various banks, was unilaterally mandating a minimum amount value of the FASTag account or wallet in addition to the security deposit amount. As a result, many FASTag users were not allowed to pass through a toll plaza in spite of having sufficient balance in their FASTag account. This results in delay at the toll plaza. In order to increase the FASTag penetration to ensure seamless movement to traffic and to reduce avoidable delay at the toll plaza, the National Highway Authority of India has recently decided to remove the mandatory threshold amount for that FASTag account or wallet, which was paid by the users in addition to the security deposit for the passenger segment. But due to the infrastructure and management issues of the FASTag service, in most of the toll plaza, the users got wrongly charged double for insufficient balance. Hence, I request the Union Government to immediately look into this issue with utmost priority and take the necessary steps to rectify the issue, sir. Thank you. Thank you, Abdullah ji. Next is Sir Manoj Kumar Jha. Manoj. Then next is Sri Suken Sekhar Rai. As per notification number 01/2017, Customs of the Department of Revenue, Ministry of Finance, as amended from time to time, imposition of definitive anti-dumping duty on imports of jute yarn, twine, Hessian fabric, and jute sacking bags originating in or exported from Nepal and imported into India has been recommended. As per the said notifications, anti-dumping duty on Hessian fabric is either nil or lower than anti-dumping duty on sacking bags. To circumvent the actual levy, a section of traders in Nepal are reportedly resorting to the unfair practices of passing of jute sacking bags as Hessian fabric, as a result of which our domestic jute industry is not only suffering, but also our government is losing huge revenue on account of legitimate duty. I would therefore urge upon the Honorable Finance Minister to have the matter inquired into for appropriate remedial measure. Thank you, Sukenji. Sri Ajit Kumar Bhuyan. Ajit Kumar, please. Thank you, Chairman, sir, for giving this opportunity. Sir, the Rangya Railway Division is one of the 5 railway divisions under the Northeast Frontier Railway Zone of Indian Railways. So I would like to draw your kind attention to a decade-long pending issue of an additional stoppage of 12424 Rajdhani Express at Rangya Junction. Sir, people are compelled to go to Guwahati station by hiring cars, losing hard-earned money, and spoiling their precious time. Some elderly people even being compelled to stay one extra night at the nearby hotel of Paltan Bazar, Guwahati. Sir, as you know that Assam is a frontier state and its people are to spend much more time reaching New Delhi by train. At present, there is only one daily service of Rajdhani is 12423/424. Due to some faulty arrangements, users are to face many hurdles and lose hard-earned money as well as precious time. It is also known to you all that Rangya station is the junction point of rail connectivity of Dhemaji, Lakhimpur, Biswanath, Sunitpur, Udalguri, Baksa, Kamrup, Nalbari districts of Assam, and East Kameng, East Siang, West Siang, East districts of Arunachal Pradesh. In the absence of an additional stoppage at the Rangya junction, people of nearby areas are facing a huge problem in catching the Rajdhani Express. I urge the government for stoppage of Rajdhani Express train number 12424 at Rangya Junction. Thank you, sir. Thank you, Ajit. Associate, please send your name. Sri Manas Ranjan Mangaraj. Sri Manas Ranjan Mangaraj. Honorable Chairman, sir.
My subject is earliest completion of Jaipur and Utkal airports. I would like to draw your kind attention to the unprecedented delay in the completion of two airports in Mahest infested region of Koraput and Kalahan districts. The airports in Jaipur, Koraput and Utkela Kalahandi were planned along with Jharsuguda airport under the Udan scheme way back in 2017. But the work began only on 2020 after a lot of deliberations and persuasions. While the Jharsuguda airport has become operational and Raurkela has been added to the list of Udan, people of Koraput and Kalahandi are still awaiting their dreams to be materialized. Despite several inspections and promises, thereafter things are getting delayed and unknown reasons. Both Koraput and Kalahandi are known as the gateway to commercial hubs in the neighboring states. Whether in terms of business viability or safe communication mode in the wake of Maoist threats, Jaipur and Utkela airports are very crucial not only for people in the region but also for the entire state. I request you to kindly take up this matter on a high priority and ensure that both airports become operational as soon as possible in the higher interest of the people. Thank you, Monsoon. Sri Kailash Soni. Kailash Soni ji. माननीय सभापति जी, किसानों की रासायनिक खाद के बाबत भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। किसानों की रासायनिक खाद के ऊपर ब्लैक द्वारा डाका डाला जा रहा है। फर्टिलाइजर मंत्रालय के उड़न दस्ते ने पिछले 2 महीने में 100 करोड़ की यूरिया जब्त की है। यूरिया की चोरी और तस्करी रोकने का परिणाम यह हुआ है कि बाजार में यूरिया की उपलब्धता बढ़ गई है। बता दें कि 10 लाख टन नीम कोटेड यूरिया की चोरी से सरकार को सालाना 6000 करोड़ की चपत लगती है। फर्टिलाइजर मंत्रालय के मुताबिक देश की विभिन्न औद्योगिक इकाइयों में सालाना 10 से 12 लाख टन यूरिया की खपत होती है, जबकि मुश्किल से 2 लाख टन यूरिया ही इनके द्वारा आयात की जाती है। जिन इकाइयों में यूरिया की खपत होती है वो नीम वाली यूरिया का उपयोग करने लगी हैं, जबकि खेती वाली यूरिया पर भारी सब्सिडी दी जाती है। किसानों को मिलने वाली यूरिया का मूल्य 266 रुपए प्रति बोरी 45 किलोग्राम है, जबकि एक बोरी यूरिया पर सरकार की लागत 3000 रुपए आती है। बाकी खर्च सरकारी सब्सिडी से पूरा किया जाता है। अतः आपके माध्यम से माननीय उर्वरक एवं खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए सरकार तत्काल अनुदान राशि सीधे किसानों के खाते में डाले, ताकि यह चोरी एवं सभी तरह की ब्लैक को तत्काल प्रभाव से रोका जा सके, जिससे सरकार को छापा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सरकार को प्रतिवर्ष 6000 करोड़ की बचत होगी। धन्यवाद। आप लोगों ने डॉक्टर करीमो जी हैं, प्लीज quick, one more time come. Thank you, sir. Yes, sorry. Honorable Chairman, sir, railways is the lifeline of the people of country, especially the poor and downtrodden people depend on railways for their travel. The railways had withdrawn train services and cancelled the fare concession for senior citizens and differently abled persons since the COVID-19 lockdown from 2020 March. Indian Railways provide concession and ticket fare for 53 category of people like senior citizens, differently abled persons, medal-winning sports personalities, cancer patients, journalists. Women above 58 years, men above 60 years were given 50% and 40% concession respectively. Freedom fighters were honoured and were given 100% concession. Sir, full restoration of the train services yet to happen even after 1 year since the government imposed lockdown. To add more woes to the government is running 70% of special trains with higher fares.
Poor passengers have to spend more money for the travel by train, even for a short distance. The lack of concession has burdened the elderly persons. Therefore, I urge the government to restore 100% of normal train services under reduce the fares in special trains and provide the concession fare tickets for elderly citizens and differently able persons immediately. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Now, question hour. Sasmit Patraji. 181. Srimati Jave Mathur. Huh? Special mention, now time So is over. question number 181. Other special mentions are to be laid on the table. Mantri. Jawab Patel. First supplementary, Srimati J.B. Mathir Hisham. So question number 181, sir. Please. माननीय मंत्री जी है ना, कह दिया. First supplementary. Sir, I am deeply obliged for the opportunity, and through you I wish to ask the first supplementary question. It is in connection with the annexure which is attached to the reply, wherein at serial number 2 and 3, the two toll plazas, Paliyakara and Panniyakara, have been mentioned. And these two toll plazas, the distance between both of them is below 60 kilometers, and to be precise, 37 kilometers. So, in the interest of commuters and in the interest of public transport, and also considering the fact that the Paliyakara toll plaza have collected already 1,080 crores and also towards 850 project cost, shouldn't, and also the rule in existence which says 60 kilometer, there should not be toll plazas between two toll plazas. Considering that, shouldn't one of it be closed? Be brief in question. The question is, shouldn't one of the toll plazas be closed, taking into consideration the rule of 60 kilometers and in the interest of common man and public transport? Thank you. Honorable Chairman, sir, already there is a rule for 60 kilometers as far as the toll plaza is concerned. The fee plaza on same section of NH and in the same direction cannot be established within 60 kilometers. This is the condition. But the exception is there, which is already written in the rule, that fee plaza within 60 kilometers is for collection of fee for a permanent bridge, bypass or tunnel. Now the problem is that presently in the Wilders Vanda Kacheri, Pammalam, this is a private concessionary is there, and his concession period is for 20 years. It is 17/5/2033, and this is the BOT toll. For the reason, if we are going to stop that, government is now mandatory, we have to give the compensation for that. But the problem is genuine and legitimate. My suggestion for honorable member is we are in the process of making new option for that. First of all, we have the system by which we are presently collecting the toll. That is already the system is there. But now we are searching for two options. One is satellite-based toll system, where the GPS will be there in the car and the toll will directly, we will subtract it from their bank account. The other option is the number plate. Already from 19 we have started to have new number plate with the new technology. It is mandatory to the manufacturer to take that number plate. So we can replace the number plate, old number plates by the new number plates, and there will be a system, computerized system, by which we can use that software and we will collect the toll. The easiest system is when you start from the point, it will register, and when you leave the highway, it will register. So exactly whatever the amount which is exactly the car drive, only that much toll will be subtracted from his account. So this can be a good system. We are already working on it. We are not make up our mind as far as the selection of the technology is concerned, but as early as possible, within a month, we will select the technology. We will use all the sophisticated technology of the world by which it will be useful for the people, and there will be no queues, no rush, no problem as far as the fuel is concerned, because lot of traffic jam is there, and by which we will resolve the issue.
I'm very much sympathetic about you also, because this is a legitimate, genuine problem. Presently, as far the law is concerned, we are already have no problem because there is a provision. But still, I understand the feeling behind your question, and that is very legitimate, and the spirit is very correct. I accept that, and as early as possible, we will find out the solution, and we will resolve the issue, and we will definitely find out the solution and give relief to you. I will promise you to House and you also. Thank you. Second supplementary. Thank you, sir. My second supplementary is regarding when we go through the highways, the toll plazas, in spite of FASTags being introduced, there's a lot of traffic blocks still in the toll plazas, which makes the commuting, the whole purpose of highways, go down the drain. So would the GPS system be introduced, and if so, when will it be made functional? Thank you. It is one of the successful technology which is used by NHI. Sir, I am telling you, sir, this is really a remarkable contribution from our side to the country, that before FASTag, our toll income was very less. I don't know to elaborate the reason for that. But now, the FASTag issued till date is 5 crore 56 lakhs. Average daily collection via FASTag is 120 crore rupees per day. And penetration of FASTag is 96.6%, approximately 97%. And the 3% people, habitually, they are paying double toll, but they don't want to take FASTag. The reason is that I don't want to elaborate. But we are also searching that there are some unlawful activities because of the tax and other thing. They are practicing the thing. So we want to make it 100%. But sir, after the ETC also, we are in the solution of making FASTag, in place of FASTag, making satellite, using the satellite by using GPS system in the car. And on the basis of that, our idea was to take the toll and take it from it, and it can be easy also. But now the other system with the number plate which we have, on the basis of that, the technology is available. Already India, also we have got a lot of good technology. We are in the process. We will select the technology. Presently, in my opinion, still we are not taking official decision. But the number plate technology is good. On the basis of that, there will be no toll plaza, and there will be a sophisticated, computerized, digitalized system by which we can give relief, and there will be no queues, no toll plaza, no person, nothing will be there, and it can give great relief to the people by and large, and government will get absolute revenue from that. But for that reason, we need to introduce the bill into the parliament, because if suppose anyone is not obeying the system and is not paying the toll, we have to take action against him. Presently, no law is available. So we are also going to introduce the bill into the parliament, and after that we want to implement the best system in the world which is available for particularly in India, and I am confident that it will give the relief and it will resolve your problems. Dhanyawad. Honorable Thambi Dureiji. Sir, thank you very much, sir. The rule of that established toll plaza, within kilometers, 7 kilometers municipality, there must not be any toll plaza. Sir, in my state, Tamil Nadu, Krishnagiri, there is a toll plaza within that area. I requested the minister whether he will take the action to close up that toll plaza to give the facilities for the local people, because they have to go to the collector office also located, medical college or hospital. There, the people are suffering. That old agreement which is cancelled over. Thank you. Put your question. I want to explain that is why the new man was taken over the construction is not eligible. You have already to put use your question, sir. 7 kilometers. Thank you. But still there is that. Whether he wants to take Thank you. Honorable Chairman, sir, he is absolutely correct. But I am not responsible for that, sir. Before 2014, when UPA government was there, and at that time probably the minister from Tamil Nadu was there, they have taken a decision. That is a very, very good terminology was there, additional of sweetener. And that additional of sweetener means when actually it is really unjustified, unlawful, it's not good. And they added it, the people start from the city area, there will be toll plaza and everyone has to pay the toll, that they will call as sweetener. It is totally wrong. Sir, fortunately or unfortunately, I am the father of this toll, because first time in the country I start the toll system in India, and the first project of BOT in India, that is Thane BOT bypass in Maharashtra. Sir, I am with him, and with the new system which we are going to launch, we will see that the city area will be eliminated,
There will be no charge on the people because they are taking only 10-kilometer road and paying the toll for 75 kilometers. That is absolutely wrong. But this is not my problem, sir. Please try to understand. It is from the previous government. But sir, we will rectify the thing. Thank you. We will rectify the thing, and I am with you, with your all, whatever you are feeling about it, the same feeling I have got about it, and we will rectify the thing and we will do it. माननीय भुवनेश्वर कलिता. Thank you, Deputy Chairman, sir. My supplementary arises from the Minister's reply, which was very exhaustive, and he has given a lot of clarifications about this. And he said that the rule is within less than 60 kilometers in the same direction, there should not be toll plaza. But there are. He said that there are. In Assam, there are toll plazas which are less than 60 kilometers, and that is creating difficulty, and people are demanding the removal of those toll plazas. Honorable Minister has But already he has, replied on that, so I am satisfied with that. Thank you, Kalita. My direct question will be now that how long it will take to close those toll plazas and shift over to the new system that he has said just now. Thank you. Chairman, sir, we are in the process. 3 technologies are there. We want to select the technology. After that, we want to establish all furniture, software, everything for that. We are in position, sir, but it is difficult for me to give you the promise. But I will give you the promise because I need to also take one of the important law bill to the Parliament. Without that, we cannot start the system. So within 6 months, sir, I will try my level best to do it because this is the need of the hour, and 100% from traffic jam and giving nuisance, giving a lot of trouble to the people. This is very important for the people, for the Assam, not only for Assam but for the whole country. Sir, we will try our level best to make it as early as possible within 6 months. Thank you. माननीय राजीव शुक्ल. धन्यवाद उप सभापति जी. वैसे तो गडकरी जी की जो है इन्होंने जो काम किया है सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जो मुझे पता चला जैसे NHAI के बारे में बता रहे थे कि NHAI की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, और जो टोल कलेक्शन की बात कर रहे हैं उससे उनकी मेंटेनेंस रोड्स की बड़ी मुश्किल हो रही है. एक सर्टेन पीरियड के बाद जो रोड बिल्ड करता है उसको वापस उसका पीरियड पूरा होने के बाद वापस NHAI के पास चला जाता है. तो मैंने सुना है कि क्या ये बात मंत्री जी बता सकते हैं कि सुना है कि फिर उन रोड्स को वापस प्राइवेट सेक्टर को बेचने की तैयारी है. थैंक यू. जिन रोडों को वापस NHAI लेती है. थैंक यू. मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि NHAI की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, और मैं हाउस के रिकॉर्ड पर बता रहा हूँ कि मैं 5 लाख करोड़ के रोड हर साल बना सकता हूँ, और हमारे पास पैसे की कमी नहीं है सर. और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ. एक भी पार्टी का MP नहीं कर सकता. सर NHAI AAA रेटिंग है, और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ. हमारे जावड़ेकर जी ज़्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है. मैं आपको बताता हूँ, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ. दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में, और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में, और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है. मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं. प्लीज मैडम बैठ करके. मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का. तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में. 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ, और कोई पैसे की कमी नहीं. अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो. मुझे 6.45 पर पैसा मिला है. हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHAI का है,
और NHI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में RNH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते हैं। और आप जितने लोग जो जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में कितना बदल हुआ है आप ही देखिए और विश्वास रखिए, मैं जो बोल रहा हूँ रिकॉर्ड पर बोल रहा हूँ, और इस रिकॉर्ड पर विश्वास के साथ बताता हूँ कि ये पूरा हो। थैंक यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 182, डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, नो नो नो, आपस में बातचीत नहीं, नो, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल, अच्छा प्लीज। धन्यवाद माननीय मंत्री जी, पहला सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार जी। धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। अभी जो मंत्री जी ने जवाब दिया उसमें बताया गया कि देश की 8 करोड़ 41 लाख वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में कार्यरत हैं और देश की तरक्की में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने महामारी में भी योगदान दिया, किसी ने पीपी किट बना के, किसी ने मास्क बना के। लेकिन जब वो जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको बेचने की बात आती है तो उनके लिए मार्केट अवेलेबिलिटी का रिसोर्सेज अब बहुत लिमिटेड है, लोकल मार्केट रह जाती है। यदि वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे जाने की कोशिश करते हैं 35% तक कट हो जाता है, उनको कमीशन शेयर करना पड़ता है और वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सवाल है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर्स जो कि 8 करोड़ 41 लाख हैं और हमारी हिंदुस्तान की वर्किंग वुमेन का आधा हिस्सा होगा, उनके रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए सवाल ब्रीफली डॉक्टर अशोक जी प्लीज। कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जो कि अमेजोन फ्लिपकार्ट की क्वालिटी का मुकाबला कर सके, ताकि वो उस पर जाके अपना माल देश में नहीं विदेश में भी बेच सके। धन्यवाद महोदय। माननीय सदस्य ने बहुत ही अच्छे प्रश्न को खड़ा किया है। वो खुद कबूल कर रहे हैं कि 8 करोड़ 41 लाख और कुछ प्रॉब्लम भी उन्होंने रखा है। मैं आपके सामने सदन को ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने, जब हम 2014-15 में आए थे तो 2 करोड़ 35 लाख हमारे सदस्य थी और 80,000 करोड़ क्यूमुलेटिव बैंक लिंकेज था। एनपीए था 9.58 और अभी 8 करोड़ 41 लाख हैं और बैंक लिंकेज क्यूमुलेटिव लगभग 5,24,000 करोड़ है। और जहां तक अभी मिशन 1 लाख हम लोगों ने लिया है कि हमारी बहन, जिसकी उन्होंने कहा कि आधी आबादी रूरल का, हम 10 करोड़ तक 24 तक जाने का संकल्प लिया है और मिशन 1 लाख हमने लिया है कि उनकी आमदनी 10,000 से 12,000 हो। और ये मार्केटिंग के लिए भी हम कई एजेंसी को साथ टाई अप किया है, एमओयू किया है। अपग्रेडेशन, वैल्यू एडिशन फ्लिपकार्ट या अमेजॉन या अन्य संस्थान को, और राज्यों के साथ मिलकर के 6-7 राज्यों ने अपना ब्रांड भी बनाया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आने वाले दिन में ये 24 तक सेल्फ हेल्प ग्रुप 19.5 करोड़ अगर देश में ग्रामीण आवास है तो हम 10 करोड़ महिलाओं को उस रास्ते पर ले जाने का काम करेंगे मिशन 1 लाख के तहत, जिससे उनके द्वारा बनाए गए केवल मास्क नहीं बल्कि हर सामान की मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म राज्य से मिलकर के हम कर रहे हैं। दूसरा सप्लीमेंट्री संक्षिप्त सवाल डॉक्टर साहब। जी थैंक यू। मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का तो शायद जवाब नहीं दिया। कुछ और रहे थे। आप ये पूछ रहे थे, आप जो मल्टीनेशनल्स अमेजोन है और हैं उनके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मुकाबले आप कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म ला रहे हैं ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप को अपना 30% कमीशन उनके साथ शेयर ना करना पड़े, इनकम ना शेयर करनी पड़े। हो गया ना, मैं जवाब दे देता हूं। सेकंड क्वेश्चन है आपका। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन दूसरा सप्लीमेंट्री अशोक जी ऑलरेडी ये दूसरा सप्लीमेंट्री हो गया आपका। प्लीज आप बैठ। सेकंड सप्लीमेंट्री है मेरा। एक सप्लाई चेन। आपने दूसरा सवाल अभी पूछा। नहीं, सवाल नहीं था, सवाल नहीं था सर। ठीक, मान्यवर, सवाल नहीं था। 1 मिनट।
एक कृपया आपस में बात न करें, आपस में बात प्लीज। हाँ आप पूछिए। मेरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल है सेल्फ ग्रुप से लिंक दी कि सेल्फ ग्रुप वाले अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं लेकिन उनकी मार्केट क्योंकि सीमित होती है और हो सकता है उनकी वो जो प्रोडक्ट है दूसरे प्रदेश में जो कि साथ ही है उनका रॉ मटेरियल के तौर पे काम करे, तो हम कोई ऐसा क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं। ये सुझाव है, सवाल पूछे प्लीज। हाँ, जल्दी। वही सवाल ये है कि हम कोई क्लस्टर सिस्टम बना रहे हैं जिसमें सेल्फ ग्रुप मिलके काम कर सके एक स्टेट वाले दूसरे स्टेट के साथ, ताकि उनको धन्यवाद। धन्यवाद। डॉक्टर साहब के पहले प्रश्न को पहले मैं जवाब दिया था कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से ऑलरेडी टाई अप किया हूं, पहले भी बोला आज भी बोल रहा हूं। आप कह रहे हैं 30% कमीशन का, वो जो मार्केट प्लेटफॉर्म का उनका है पूरे देश का सिस्टम, उसी सिस्टम में हम इनको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक क्लस्टर का कहा, अभी लगभग 175 ब्लॉक में हम इस काम को करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर योजना को लाए हैं। डॉक्टर अनिल बोंडे। महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि स्वयं सहायता समूह जो महिलाओं का है वो लोन का पेमेंट बहुत अच्छी तरह से करती है। सवाल। एनपीए बहुत कम रहता है। जैसे किसानों को क्रॉप लोन के लिए अपन इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, वैसा ही 3 लाख तक के कर्जे के लिए 0 इंटरेस्ट के तहत महिलाओं को लोन देने के लिए कोई योजना बनी है? धन्यवाद डॉक्टर। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आज देश के अंदर अगर हम देखते हैं, इसके लिए आज हम इंटरेस्ट सबमिशन देते हैं 5% तक, बैंक का जो लैंडिंग रेट होता, और जो 3 लाख तक लोन लेते ये कह रहे हैं जीरो का भी कोई ऐसा स्कीम नहीं है। लेकिन देश के अंदर में उनको वहां तक पहुंचाना 3 तरह से पैसे को राज्य सरकार की ओर से, जो रिवॉल्विंग फंड, कम्युनिटी फंड और फिर बैंकों से लिंक करके। लेकिन अभी जो उन्होंने कहा कि 0% पर कोई अभी व्यवस्था नहीं। डॉक्टर अमर पटनायक। सर, ये जो एनआरएलएम स्कीम है उसमें महिला एसएचजीज को काफी लाइवलीहुड ऑप्शंस के लिए, लाइवलीहुड एक्टिविटीज के लिए लोन दिया जाता है। बट आजकल ये लाइवलीहुड ऑप्शंस का चॉइसेस जो है वो बढ़ गया है। फॉर एग्जांपल, young girls now want to learn about computer training, they want to set up a kiosk, लेकिन जो kind of livelihood options that are being given currently वो सब उसी में सीमित है कि सिलाई मशीन या it is a candle making unit। तो मेरा सवाल ये है कि what are the kind of skill training programs that are being imparted under the NRLM to these women SHG groups, enlarging their scope for livelihood from the market? Thank you. इसमें उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, आरसेटी से हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप को जोड़ा है। वो जो एंटरप्रेन्योर DDU GKY से जुड़े हुए हैं, लेकिन आरसेटी के साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि आरसेटी से ये ट्रेनिंग लेने के बाद वो उनको मार्केट में जाने का एक अच्छा अवसर मिल रहा है। धन्यवाद। माननीय नीरज डांगे जी। बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मंत्री महोदय से मैं जानना चाहूँगा कि क्या भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की बकाया प्रथम किश्त की द्वितीय ट्रेंच केंद्रीयांश राशि राज्य को यथाशीघ्र जारी करने पर विचार करती है? यदि हाँ तो कब तक, और यदि नहीं तो क्यों नहीं? धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा, इस प्रश्न से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लिख के देंगे तो मैं जवाब देता हूं। क्वेश्चन नंबर 183, माननीय संतोष कुमार पी। माननीय मंत्री जी, फर्स्ट सप्लीमेंट्री संतोष कुमार। सर, this reply given by the minister is a clear indicator of the misuse and failure of this draconian law.
most of the arrested persons belong to the age group of 18 to 30. And I don't want to go to other details, but I will ask you one question. This is the year of the 75th, occasion of the 75th year of India's independence. Would you like to repeal this draconian act? Thank you. माननीय मंत्री जी। महोदय, उत्तर जो सभा पटल पर रखा गया है, जो जानना चाहते थे, बहुत स्पष्ट है। दूसरा, आज़ादी के 75वें वर्ष में इन्होंने कहा है कि क्या दोहराया जाएगा। पहले तो इस कानून को समझने की ज़रूरत है और यूएपीए की अधिनियम 1967 में जो आतंकवाद के रोकथाम के लिए, सफाया के लिए जो कानून लाया गया था, उसको समय समय पर उसको सशक्त बनाने की ज़रूरत पड़ी। ज़रूरत इसलिए पड़ी कि आतंकवादियों के द्वारा आतंकी घटनाओं में या देश की सीमा हो या शांति हो या किसी प्रकार की असुरक्षा की भावनाओं से जब काम किया जाता था, तो एक तो मानव अधिकारों का उल्लंघन होता था, सामाजिक और विकास बाधित होता था और देश से इसको बहुत नुकसान पहुंचा है। इसलिए बार बार इसको कई बार 4 बार इसका संशोधन किया गया। अभी यूएपीए के तहत जो कार्रवाई होती है, उन घटनाओं की कार्रवाई होती है और उसके जो परिणाम आए हैं, उसके माध्यम से हम इनको बताना चाहेंगे कि यह क्यों जरूरी था और इसको दोहराने की बात नहीं है। इसको जब आतंकवादी घटनाएं होती है तो उसके समूल नष्ट के लिए आग्रह होगा ब्रीफली माननीय मंत्री जी, ब्रीफली आप तो मैं इनको बताना चाहूँगा कि देखिए, जब इस एक्ट में संशोधन हुआ और एनआई एक्ट में भी जब संशोधन होकर जब इसको मजबूत किया गया, क्योंकि आतंकवादी अपने कार्रवाइयों के स्वरूप को बदल देते थे, पकड़ने में उनको कठिनाई होती थी, तो आज़ादी के 75वें वर्ष सब खुशी से मिलाए, लेकिन आज़ादी के 75वें वर्ष को कोई आतंकवादी डिस्टर्ब नहीं करे, कोई बड़ी घटनाएं नहीं हो। जिस प्रकार से सीरियल बम ब्लास्ट के माध्यम से लगातार प्लीज मैं सेकंड क्वेश्चन दूंगा, प्लीज ब्रीफली आंसर, ब्रीफली। उनका यही है कि अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनते ही सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की रही है और कुछ नहीं दोहराया जा रहा है, बार बार यही हो रहा है और यह तब तक होता रहेगा जब तक इस देश से आतंकवाद का समूल नाश नहीं कर दिया जाए। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री संतोष जी। Second, as I told you, this is your answer, prepared by your ministry. So kindly go through the same. Please, question. This has become a serious menace to the Dalits and minorities. So I don't expect that your government is going to repeal the act. But let me ask you one thing. Could you please define the term terrorism in a more clearer way? This is quite ambiguous and anything can be defined as terrorism according to the existing law. So please make it more clear if at all you are not going to repeal it. Thank you. स्पष्ट है, उत्तर भी स्पष्ट है। इन्होंने 3 वर्षों के राज्य बार इन्होंने धर्म के अनुसार पूछा था। धर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं रखता है एनसीआरबी में, राज्य और केंद्र शासित राज्यों द्वारा जो रिकॉर्ड दिया जाता है। और जहां तक आतंकवाद को परिभाषित करने की बात है, तो इसमें स्पष्ट रूप से उसको परिभाषित किया गया है कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए, देश की सामाजिक व्यवस्था के लिए, देश की सीमा के लिए, देश को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई गतिविधियां लागू करेगा या कोशिश करेगा, तो उसको हम आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा गतिविधियों को हम यूएपीए के कानून के अंतर्गत एनआई एक्ट के माध्यम से दोनों का समायोजन करके हम करेंगे। और इस कानून का उपयोग केंद्र और राज्य दोनों करती है। राज्य भी अपने हिसाब से करती है, केंद्र भी अपने हिसाब से करती है और यह बिल्कुल आतंकवाद को समाप्त करने के लिए ही यह कानून। धन्यवाद। डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल। दो सवाल मैं इस संदर्भ में जानना चाहूँगा। एक तो जो कन्विक्शन रेट है इस कानून का, आंकड़े तो यही बताते हैं कि ये बहुत कम है। माननीय मंत्री जी, क्या आपके माध्यम से ये बताएंगे कि कन्विक्शन रेट को और बेहतर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? धन्यवाद। एक प्रश्न। धन्यवाद। बस एक ही प्रश्न। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ
कि मैं आंकड़ों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि क्या उपलब्धियां है, कन्विक्शन रेट क्या है। वो वह चीज़ को पढ़ लिए होंगे जो उत्तर में है, जो उन्होंने कहा था कि राजबार आप आयु सीमा के अंतर्गत गिरफ्तार लोगों की, तो वह राज्य के द्वारा यूएपीए कानून के तहत की गई कार्रवाई, गिरफ्तारी और कन्विक्शन है। लेकिन जो केंद्र सरकार जिस चीज़ में दखल देती है उसका मैं कन्विक्शन रेट में बताना चाहता हूं 94.17, यानी कि 94.17% कन्विक्शन रेट है। और कुछ में तो 100% है। जिहादी आतंक में 100% दो सिद्धि दर है जो न्यायालय द्वारा हुआ है। और आप उसी तरह से वामपंथी उग्रवाद में देखेंगे तो 100%। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी धन्यवाद। जवाब नकली नोट उत्तर है सर। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, जो केंद्र सरकार के द्वारा जिन केसों को लिया जाता है, एफआईआर होते हैं, और उसकी बात मैं कर रहा हूं जो केंद्र सरकार जिन मामलों को अपने अंतर्गत लेकर यूएपीए कानून के तहत एनआईए द्वारा होता है, और वो देख रहे हैं जो राज्य का है, तो वह राज्य का विषय है। धन्यवाद। राज्य इस कानून का उपयोग करती है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कन्विक्शन रेट माननीय सदस्यगण प्लीज 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 कृपया सवाल पूछने वाले भी संक्षिप्त पूछें और माननीय मंत्रीगण भी संक्षिप्त उत्तर दें। दोला सेन जी प्लीज। दोला सेन जी। Sir, CID team investigating the Jharkhand MLA case has been restrained this morning by Delhi police in spite of having an order of honorable court, sir. Delhi police is involved in unlawful activities. I want a reply from the minister, sir. This morning, sir. UAPA क्वेश्चन यूएपीए से जुड़ा हुआ है। दोला सेन जी। माननीय जयंत चौधरी जी। माननीय जयंत चौधरी, आप सवाल पूछें, आपका सवाल रिकॉर्ड पे जाएगा। Sir, please allow, sir. आप सवाल पूछें। Please unlawful सवाल activity पूछें। के जवाब चाहिए, माननीय जयंत जी। महोदय दिल्ली पुलिस नहीं, इस पे कोई जवाब नहीं। माननीय जयंत जी के सवाल। Sir, please tell the minister, sir. Please, sir, please. हाँ, Please माननीय tell the जयंत जी, minister, sir, और to कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही, आप क्वेश्चन पूछे जयंत चौधरी जी। प्लीज, कोई बात और रिकॉर्ड पे नहीं जा रही। मैं पढ़ जाऊंगा दूसरी तरफ। आप पूछेंगे? पूछिए, आपकी बात रिकॉर्ड पे जा रही है। माननीय मंत्री बोलेंगे जवाब। माननीय मंत्री जी ने राज्यभर सूची दी है कि यूएपीए कानून के तहत कितने लोगों को आपने धारा लगाई और कितने लोग कन्विक्ट हुए। उत्तर प्रदेश की तरफ मैं आपका संज्ञान लाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आपने आंकड़े दिए 2018, 19, 20 में 1338 जो आपने केस दर्ज किए यूएपीए के, मात्र 83 कन्विक्शन है, यानी 6% कन्विक्शन का दर है। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जो एप्लीकेशन ऑफ लॉ है वो गलत हो रहा है। तो मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कदम उठाएंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को आप सेंसिटाइज करें, प्रशिक्षित करें, क्योंकि हमने ये देखा हाथरस रेप पीड़ित प्रकरण में भी पत्रकार के खिलाफ यूएपीए लगा दिया। केरल से पत्रकार आए। माननीय मंत्री जी, आप ब्रीफली। यह आंकड़ा राज्यों का है और उन्होंने गिरफ्तारी और कन्विक्शन की बात कही थी। ऐसा नहीं है कि जितने मामले दर्ज हुए हैं सभी पर फैसले आ गए हैं। फैसले क्रमवार है, कुछ जांच में होगी, कुछ जो है सो न्यायालय में ट्रायल में होगा, कुछ का दोष सिद्धि हुआ होगा। यह राज्य भी इस कानून के तहत एफआईआर दर्ज करती है। तो जो हम उसके विषय में बताएं जो केंद्र का है, राज्य के विषय में जो है वह कई क्रम में है। और यह जो प्रश्न के टेबल को देख रहे हैं उसमें सिर्फ कन्विक्शन का रेट, कुछ ट्रायल में होंगे, कुछ जांच में होंगे। थैंक यू। माननीय मुकुल वासनिक जी। मुकुल वासनिक जी, आपके पास। Deputy Chairman, sir, thank you for allowing me to raise a supplementary. बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। क्वेश्चन आवर, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब। मुकुल जी। The conviction rate on the data provided by the Honorable Minister in the reply tabled in the House is absolutely dismal. In 2018, the persons convicted is 2.5%. In 2019, the conviction rate is 1.75%.
and in 2020 the conviction rate is 2.6%. The Honorable Minister is trying to differentiate between the state governments and the union government. But when he is mentioning about the state governments, does he recognize that the number of cases and the number of persons arrested in Uttar Pradesh, where a BJP is in government, thank you, Jammu and Kashmir, please, thank you, which thank is you, a union territory, thank you, no, no, why Mukulji, does not the thank you, Honorable question Minister has to be reflect on brief, that? Mukulji, you are The a senior conviction member, rate is question has to be absolutely brief, poor. no, क्या I think it is on record, no, माननीय मंत्री जी, महोदय, मैं पहले भी कह चुका हूं कि राज्य भी इस कानून का उपयोग करती है और केंद्र भी करती है, और इसमें लॉ एंड ऑर्डर सब्जेक्ट जो होता है स्टेट का होता है, तो जो एफआईआर दर्ज स्टेट करती है तो उसका हिसाब किताब स्टेट रखती है, एनसीआर भी उसका कुछ जो घटनाओं की जो वहाँ से रिपोर्ट आती है सिर्फ उसको रखती है। और यह समझने की एकदम जरूरत है कि जो आतंकवादी घटनाओं के लिए के रोकथाम के लिए नहीं, समूल समाप्ति के लिए जो यह एक्ट है या अधिनियम है, वह बिल्कुल रूप से राष्ट्रीय स्तर पर जब राज्य एक दूसरे राज्य से जुड़ता है, वैसी घटनाओं में जब स्टेट के द्वारा कुछ अनुरोध होता है तो हम वैसे केसेस को लेते हैं। बहुत सारे एनआईए उसमें बिल्कुल वैसे केसों को जो राज्य खुद स्वयं देखती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उसकी जांच करती है, उस पर पूछ रहे हैं। मैं बार बार उत्तर दे रहा हूं कि यह स्पष्ट समझना पड़ेगा कि यह स्टेट का सब्जेक्ट है, उसकी सूचना हम आपने सिर्फ दिया है, उत्तर हम दे रहे हैं जो केंद्र जिस केस को टेकअप करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण, प्लीज क्वेश्चन पूछने की प्रक्रिया है। 3 क्वेश्चंस में 40 मिनट गए हैं। बाकी मेंबर्स जिनके क्वेश्चन है वो आते हैं, चेयर से कहते हैं हमारे क्वेश्चन है, तो दोनों से आग्रह है कृपया सवाल स्पेसिफिक पूछे, अदरवाइज बाध्य होकर चेयर को आगे से देखना पड़ेगा। और माननीय मंत्री जी भी चेयर जवाब ब्रीफली दें। क्वेश्चन नंबर 184 माननीय सुभाष चंद्र बोस पिल्ली। माननीय मंत्री जी, थैंक यू। First supplementary. Thank you, sir. First, I convey my thanks to the Honorable Minister through you, sir, for shifted the Central Institute of Indian Languages to Nellore, which is in my own state of Andhra Pradesh, sir. I am putting only 2 simple questions, sir. Can the Honorable Minister provide the details of the funds allocated and released during this current financial year for the institute, number 1, and 2. You will get opportunity for second. Subhash, you will get opportunity for second. You have put your first question, please. A simple question, sir. Very simple question, sir. I will give you opportunity for second supplementary. Please, please. Honorable Vice Chairman, sir, our senior member has raised a relevant question. Actually, the funds given to the Center of Excellence of Studies in Classical Telugu, there is in the year 2018 and 19, the budget grant was 99 lakhs, but expenditure was 28,90,787. But in the 2019 and 20, it was 1 crore 7 lakh, and the expenditure was 75 lakh 12,457, and 2020-21 it was 1 crore 47 lakh, and the expenditure was 1 crore 10 lakh 16,383, and 2021-22 it was 1 crore 3 lakhs 15,000, and expenditure was 90 lakh 52,522, and you will be happy to know that in the 2022-23 the grant is 1.75 crore. Thank you. Second supplementary. Sir, this is also a very simple question, sir. Native tribal languages of Andhra, such as Kolami, Koya, Gondi, etc., that contribute to the rich culture of our state need to be promoted. Does the government intend
to establish a Central Institute of Indian Languages to preserve such languages? If yes, please provide the details of the same, or if not, what are the reasons for it? Thank you. Honorable Vice Chairman sir, I am happy to relieve the anxiety of the honorable senior member. There is a native tribal language of Andhra, such as Kolami, Koya, Gondi, etc., that contribute to the rich culture of our state need to be promoted. We admit it. This government admits it. And the government intends to establish a Central Institute of Indian Languages to preserve such languages, and that's works on all Indian languages are taking place in the existing projects of Central Institute of Indian Languages, including Varatani and SPPEL. These two projects. Again, I am telling Varatani and SPPEL. Tribal language of Andhra, such as Kolam, Koa, Gondi, are part of these projects. Efforts related to reach out to the scholars of these and generate new content and promote them by providing this content to the public, general, and the community in particular. Thank we you. Are very much concerned about. Thank you. माननीय हरनाथ सिंह यादव जी. मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया विश्वविद्यालय तथा अन्य किसी शिक्षण संस्थान में किसी ऐसे पाकिस्तानी लेखक की पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं जो भारत के नागरिकों को नरसंहार का आह्वान करता है और आतंकवाद का समर्थन करता है? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? माननीय हरनाथ सिंह जी, क्वेश्चन रिलेटेड है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू CILL. सो माननीय मंत्री जी चाहें तो जवाब दे सकते हैं. प्लीज प्लीज. मेरा प्रश्न पूरा हो जाए माननीय. हाँ, हो गया. क्वेश्चन आपका हो गया. नहीं, एक सवाल में कई सवाल ना पूछे. नहीं, इसी में एक सवाल है. इसी में कि यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है, और क्या माननीय मंत्री जी पाकिस्तानी लेखक द्वारा लिखित पाठ्य पुस्तकों की विषय वस्तु की जांच करा के विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? धन्यवाद. Yes, it's not related. But at the Please, same time, you can leave it. if the member has written it, then it's not related. You can leave it. No problem. Question number 185. नहीं, MM Abdullah ji, माननीय MM Abdullah ji, please. Sir, thanks for allowing me to ask a sub-question on question number 184, sir. Honorable sir, based on the data, funds allotted to the promotion and study of languages, there is a discrimination. Higher amount is allotted to promote Hindi and Sanskrit compared with the other languages. Will the government take necessary step to equate the fund allocation to all the Indian language equally? Thank you, sir. Thank you, Abdullah. Honorable Vice Chairman, sir, we have the budget allocation in different languages, and it has been done according to the need of the institutions, and this is always according to the needs they demand, and at the same time it is being examined to the ministry, and at that wise fund is being granted. Dr. Ashok Bajpai. माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूँगा, केंद्रीय भाषा संस्थान की स्थापना के साथ ही लखनऊ में भी एक केंद्र स्थापित किया गया था. माननीय, आपकी भी जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा और भोजपुरी भाषा का बड़ी संख्या में इनका प्रचलन है, बोली जाती है. इन भाषाओं के विकास के लिए जो केंद्रीय संस्थान की शाखा लखनऊ में स्थापित हुई थी, इनकी भाषाओं के विकास के लिए क्या कार्रवाई अभी तक? धन्यवाद. मैं मंत्री से जानना. धन्यवाद. Vice Chairman, sir, our Central Institute of Indian Languages is always trying to promote all the scheduled languages as well as non-scheduled languages
tribal, minor and classical languages. Naturally, Bhojpuri also comes under these. So we are also very much eager for all the languages. Thank you. Now question number 185, Dr. Kanimozi ji. माननीय मंत्री जी, first supplementary, doctor. Thank you, sir. So the minister has answered stating the various state commissions and what are the activities conducted, like power walk, setting up legal clinic. Since the crime against women is increasing, especially the cyber crimes, originate from any part of the country, I would like to know from the Honorable Minister whether the Union Government has any plans to create digital access to National Women Commission with all the state women commissions to combat cases with jurisdiction issues as well as to provide adequate police support and coordination. As a member of the Standing Committee of Women Empowerment, I would like to put forth this to the Honorable Minister. Thank you. As we all become victims of it. Thank you. Commission, sir, on behalf of my MOS, I would like to answer to the Honourable Member. I think the suggestion is well taken. However, there is substantial coordination not only between ministries and commissions, but also particularly between the MHA and, since law and order is a state subject, with the police authorities and state governments as such. How we prioritize security and safety of women can also, sir, be highlighted by the fact that the Nirbhaya Fund we have in this ministry, in coordination with various ministries of Government of India and state governments, looked at proposals worth 9,000 crores. And depending on the needs of the state to ensure better protection of women and children, and particularly young girls, projects have been sanctioned. In fact, in this year itself, I've responded to this very august House that projects worth 4,000 crores have been sanctioned. So not only the Commission, but also the government at the centre and I'm surely at the state, prioritize safety and security of women. Thank you. Second supplementary, madam. So people get married from one state to the other state, and there has been harassments for the women. For example, if a woman in Karnataka or Tamil Nadu get married and goes to a north side, the police jurisdiction comes under the Madhya Pradesh or Maharashtra, wherever the girl goes. And the jurisdiction changes, so the law cannot be enforced over there. Digitalization would be much better if across India it has happened. Anywhere you give a complaint, it could be taken up for the cyber crimes, sir. Thank you. So suggestion, please. Yes, sir. I think. Suggestion is well taken, sir, but since I'm not the chairperson of the NCW, I cannot act upon it. But surely, sir, I will ensure that this suggestion is conveyed to the chairperson. Mahua Majhi ji. Thank you, Honorable Chairperson, sir. मैं इस पर एक सवाल करना चाहूँगी। मैं झारखंड विमेन कमीशन की चेयरपर्सन रही हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि नेशनल विमेन कमीशन के कॉन्फ्रेंसेस में मैं जब जाती थी, तो पूरे देश में जितने भी विमेन कमीशंस हैं, सबके यहाँ अलग अलग तरह की फैसिलिटी है। कहीं पर स्टाफ नहीं है, कभी एक ही कमरे में वो चल रहा है, कहीं पर जैसे नेशनल विमेन कमीशन जो फंड एलोकेट करती है, उन्हें देती है, तो उसके पास स्टाफ नहीं होते हैं कि वो प्रोग्राम अरेंज करे। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप सभी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ के विमेन कमीशन में मिनिमम फैसिलिटी एक जैसा दे, ताकि वहाँ पे जो प्रोग्राम्स करना वो चाहते हैं या नेशनल विमेन कमीशन जो फंड देती है वो उसको सही ढंग से धन्यवाद। विदित होगा कि ये स्टेट कमीशन का जो फंक्शनिंग है वो प्रदेश की सरकार के अधीन है, इसलिए आपने जो चिंता व्यक्त की है निश्चित रूप से आपके प्रदेश की सरकार भी इसे सुन रही होगी, और अगर ना सुन पाए तो आपकी ये व्यथा मैं प्रदेश सरकार को निश्चित पहुंचाऊंगी। डॉक्टर फौजिया खान जी। Thank you, Deputy Chairman, sir. I would like to ask the Minister through you, the Atmanirbhar Bharat campaign has shown the link between the ability of the women of the nation and the development of the country. This change is visible when 70% beneficiaries of Pradhan Mantri Mudra Yojana are seen in this country. Also, the self-help group, sir, has expanded very visibly, and many startups have been, coming up by women. So I would like to ask the Minister that since the woman's role is continuously expanding, are you thinking of expanding the scope of the National Women's Commission also?
grateful that the honourable member does acknowledge the work done by the Government of India under the leadership of Prime Minister Modi, especially with enhancing capacities and potential of women of our country. Yes, I will enunciate and add to what she has said, not only in Mudra Yojana, but also when you see Stand Up India, where women are not looking at only SME sector, but also wanting to partake in mid-sized companies and lead them. We see that 80% beneficiaries are women. Particularly the skill development program, or my compliments to the Prime Minister for the National Education Policy, which for the first time has a gender inclusion fund. Now, insofar as enhancing the scope of the Commission, I can only say this, sir. The skill needs and the entrepreneurial needs of women in our country is a subject in which I have seen the Commission function during conferences, or for that matter, doing special workshops, including workshops in which state commissions are invited. रजनी पाटिल जी। चाहती हूँ कि यूपी के कार्यकाल में सेक्स अब्यूज एट वर्क प्लेस ये कानून पास हुआ था। फिर भी आज के तारीख में जब हम देखते हैं कि वास्तविकता ये है कि अब्यूज होता है, घर में भी होता है और बाहर भी होता है, उसके लिए मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहती हूँ कि उसके लिए आप क्या स्टेप्स लेने जा रहे हैं? धन्यवाद। My particular privilege that when I was a member of the opposition, Sexual Harassment at Workplace Bill 2013 was discussed in this House, and I participated in that debate. Hence, I can only say this, कि जो माननीय सांसद महोदय ने 2-3 विषय के ऊपर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया कि घर में घरेलू हिंसा से कैसे जूझें, दूसरा जो काम पर हिंसा है अथवा महिला का जिस प्रकार से वहाँ पर काम में गतिरोध लाने के लिए किसी न किसी वायलेंट मेजर का इस्तेमाल किया जाता है, तो 2 छंदों में इसका जवाब देना चाहूँगी संक्षेप में। एक, लेबर मिनिस्ट्री के साथ सतत हमारा प्रयास रहता है कि लेबर कोड में वर्तमान में महिला काम के स्थल पर सुरक्षित हो, ये आप लेबर कोड में भी इसे विस्तृत रूप से देख सकती हैं। साथ ही नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, हम मंत्रालय के माध्यम से न सिर्फ कमीशन बल्कि साथ ही प्रदेश की सरकारों के साथ, मात्र महिला बाल विकास मंत्रालय नहीं बल्कि प्रदेश की अन्य इकाइयों के साथ भी सतत संवाद रखते हैं। कई बार महिलाएं ग्रीवियंसेस डायरेक्टली हमारे मंत्रालय तक पहुंचाती हैं। उन ग्रीवियंसेस को लेकर भी हम प्रदेश सरकार के साथ न सिर्फ संवाद करते हैं बल्कि जब तक महिला को न्याय पूर्णतः ना मिल जाए तब तक हम ये संवाद महिला के साथ और प्रदेश की सरकारों के साथ जारी रखते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 186, माननीय शक्ति सिंह गोहिल जी। थैंक यू माननीय उपसभापति महोदय जी। मेरा क्वेश्चन नंबर 186। माननीय मंत्री जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय शक्ति सिंह। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपके जरिए से एक तो रक्षण चाहता हूं हमारे अधिकारों का, क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं ओरल में तो ठीक जवाब नहीं मिलता, पर रिटर्न में मेरा मंशा था, इस सवाल के पीछे जो इंटेंशन था ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने रीट पिटीशन 2/2020 में कहा कि कोरोना के दौरान जो आंगनवाड़ी है, मिड डे मील है, उनको घर पे भी जो लाभ मिलता था वो बेनिफिशियरीज को लाभ मिलना चाहिए। नीति आयोग के एड से एक सर्वे हुआ, उसमें भी रहा कि 40% धात्री महिलाओं को जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिला। मैंने ब्यौरा मांगा था माननीय उपसभापति महोदय, 38 जून 2021 का दिया, पर प्री कोरोना क्या नंबर्स था वो नहीं दिया था। तो मैं पहले मेरे सप्लीमेंट्री में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि टोटल बेनिफिशियरीज on date 30th June 2021 as per your written reply are 9,61 lakhs and odd. Now I would like to know, pre-corona, how many total beneficiaries were there? Thank you. The honorable member seeks to get a response on a specific number for a specific date. He oscillates between pronouncing the Niti Aayog report, which has been factually reported in the answer given to him. Then again, he oscillates back to another date, which he wants me to give a specific answer on. I would like to hear, sir, clearly state 4-5 issues. The report that he alludes to is a report which the Niti Aayog in its acknowledgements acknowledges and disclaims publicly. The views of it are not supported by Niti Aayog. Secondly, possibly why Niti Aayog does not support the view
is because the survey was done telephonically based on a call list based on 2011 census. Thirdly, in-depth interviews were done only with 30 workers in a country where there are 14 lakh Anganwadis. Now, when the honourable member seeks to find out how many services have been provided to how many beneficiaries, sir, as of May 2022, and sir, I'm sure the honourable member is aware that implementation of these services rests with state governments across the country. Digitally, verbally, in writing, states have reported that they are currently in May 2022 serving over 9 crore 18 lakh beneficiaries, women and children included. I must here also highlight that there is an age group within which children, and there is a medical instance when there is a pregnant and lactating mother who is to be serviced through the Anganwadi. For the member to presume that the number of pregnant and lactating women will stay the same throughout, for the member to presume that a child between the age of 0 to 6 will stay fixed up to the age of 6 and not grow beyond the age of 6, I think, sir, is something that he needs to introspect on. But the data that has been provided, sir, in the answer is factual, and we have no intention of deluding or, for that matter, disrespecting the honourable member's desire to seek a factual response. I must again, sir, reiterate that the data I propose in this House as answer is a data that is dependent on what the states report, and this is what the states have emphatically said across the nation. Thank you. Second supplementary. माननीय उपसभापति महोदय, मेरा सेकंड सप्लीमेंट्री ये है, पहले में तो माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि नीति आयोग जिसको पैसे देता है और उसके रिपोर्ट को आप स्वीकार नहीं करते हो, तो आप कैसे लोगों को पैसे देते हो कि जो आपका रिपोर्ट आपको स्वीकृत नहीं है? माय सेकंड सप्लीमेंट्री इज कि क्या माननीय मंत्री जी जानते हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट संतोष मोहन सिंह को रिप्लाई दिया कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इनको लाभ नहीं मिला, वो डिपार्टमेंट ने स्वीकारा, मंत्री जी जानते हैं। उसी आधार पे गुजरात के एक वर्नाक्यूलर अखबार ने डिटेल में कमिश्नर से इंटरव्यू किया और उसने कहा कि हमें ग्रांट नहीं आई थी इस दौरान, और उसी वजह से जिन आंगनवाड़ीज को, जिन बच्चों को, जिन मिड डे मील के बेनिफिशियरीज को जो लाभ मिल जाना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। तो ये जानते हुए भी अगर आप सवाल का हमें ठीक से जवाब नहीं मिलेगा, अगर हो गया आप स्वीकार कीजिए कि हम नहीं दे पाए थे उस वक्त पे, लिफाफोफी क्यों? प्लीज। चाहती हूँ माननीय सांसद से, जब ये इस रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं और मैं कहती हूँ कि नीति आयोग ने स्वयं कहा कि दे are in a position to say in their disclaimer that it does not necessarily reflect their view. I hope the honourable member has read the report in detail, because the report here enunciates that 96% women and children have received health benefits. Would you then disregard that position of the report? The report here says that institutional delivery of women in the pandemic, when there was a national lockdown, is 90%. So when I say that I am reflecting what Niti Aayog has said in its acknowledgement, I have the report in my hand right now, sir, from which I read. Second issue. No cross-talking, please. When I am quoting the Niti Aayog report, I have it in my hand. For somebody to wag a finger and say there is no such data, this data exists from 11 states, from a call list of 5 lakh people dependent on 2011 census. Since the honourable member brings it up, I am compelled to highlight these issues as well. However, sir, as the member is enunciating RTI reports and answers which my ministry has given, I again would reiterate, sir, that the insinuation that the member is trying to possibly implicate us with, that those who are the poorest of the poor did not receive support. I can say as on March 2022, in our Anganwadi services as reported by state governments, not only in the Poshan tracker, but also the ICDS portal, which is functional in recognition of the state's effort, we have again seen from the SC, ST, OBC communities, we have ensured that beneficiaries to the tune of close to over 3 crore 50 lakhs have received the benefits from their state government. For the member to insinuate
For the member to insinuate that his position is correct and that of state governments democratically elected in this country are giving spurious data, sir, is unfortunate. प्लीज माननीय सुशील कुमार मोदी जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आंगनवाड़ी वर्कर्स एक बच और चुके हैं। आंगनवाड़ी हाउस वर्कर्स को स्टैंड्स ग्रेच्युटी adjourned देने till के 2 बारे PM. में Sri Anurag Singh Thakur to move a motion for consideration of the National Anti-Doping Bill 2022. धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। Sir, I rise to move that the bill to provide for the constitution of the National Anti-Doping Agency for regulating anti-doping activities in sports and to give effect to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization International Convention Against Doping in Sport and compliance of such other obligations and commitments thereunder for matters connected therewith or incidental thereto be taken into consideration. बिल के बारे में माननीय मंत्री जी कुछ बताना चाहें। धन्यवाद सर। सर, लोकसभा में पास होने के बाद ये बिल आज राज्यसभा के माननीय सभी सांसदों के समक्ष आया है। भारत में खेल और खिलाड़ियों के प्रति पिछले कुछ वर्षों में लगातार जागरूकता भी बढ़ी है और उपलब्धियां भी बढ़ी हैं। और मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता भी होती है सर कि पिछले ओलंपिक्स जो टोक्यो में हुए, हालांकि कोविड-19 की सिचुएशन के कारण पूरी दुनिया भर में बहुत मुश्किलें थी, उसके बावजूद भी भारत सरकार के माध्यम से खिलाड़ियों को हर तरह की सुविधाएं दी गई और ओलंपिक्स खेल में सबसे ज़्यादा मेडल, आज तक के 7 मेडल्स जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। ये भी एक बड़ी। और से ट्रैक एंड फील्ड में 121 वर्ष में पहली बार भारत को गोल्ड मेडल मिला, वो भी नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। ये भी पिछले टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ। इस तरह से सर पिछली बार जब 2016 में पैरालंपिक्स हुई तो उस समय 19 लोगों का कंटिंजेंट किया था, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में 19 मेडल पैरालंपिक्स में हम जीते भी आज तक के सबसे ज़्यादा मेडल्स हैं। डेफ ओलंपिक्स में भी हम 16 मेडल जीते सर, ये भी सबसे ज़्यादा है। तो सर प्रश्न ये खड़ा होता है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की रिक्वायरमेंट क्यों है और बिल लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सर जब कॉमनवेल्थ गेम पिछला हुआ 2010 में भारत में, तो उससे पहले रूल्स बने और एनडीटीएल को भी यहाँ पे बनाने का काम किया गया। लेकिन कुछ वर्ष पहले सर हमारी जो लैब है उसको सस्पेंड कर दिया गया था, उसकी रिवोक भी हमने पिछले की, उसके मैं विस्तार में बाद में आऊँगा सर। लेकिन कुल मिलाकर मैं कहूँगा कि इसके सैलेंट फीचर्स हमारे बिल के हैं क्या, उस पर मैं थोड़ा प्रकाश जरूर डालूंगा। सर द प्रपोज्ड बिल इंटेंड्स टू अकम्प्लिश building institutional capabilities in anti-doping and enabling hosting of major sporting events, protecting rights of all sports persons, ensuring time-bound justice to athletes, enhancing cooperation among agencies in fighting doping in sports, reinforcing India's commitment to international obligations for clean sports, independent mechanism for anti-doping adjudication, providing legal sanctity to anti-doping agency, which we generally call NADA, and NDTL, which is National Dope Testing Laboratory, establishing more dope testing labs, creating job opportunities both directly and indirectly, and creating opportunities for academic research, science and manufacturing relating to the anti-doping. कुल मिला के सर इससे खेल और खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा, क्योंकि सर अगर कोई भी व्यक्ति डोप करता है और वो पाया जाता है टेस्ट में, ना केवल उसकी भागीदारी खत्म हो जाती है बल्कि साथ ही साथ हमारे एक मेडल जीतने की संख्या भी उस दृष्टि से कम हो जाती है। तो इसके बारे में जागरूकता भी बढ़े, टेस्टिंग भी हो, सुविधाएं भी बढ़े, तो खेल और खिलाड़ियों के हित में आज इस बिल को लाया गया है। मैं आशा करता हूं इस पर सकारात्मक चर्चा होगी और जो भी विषय इसके बीच में आएंगे उसका विस्तार में बाद में उत्तर दूंगा। आपका धन्यवाद। धन्यवाद मंत्री जी। मोशन मूव्ड
There is one amendment by Dr. John Britas for reference of the National Anti-Doping Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajyasabha. Members may move the amendment at this stage without any speech. You can move. I Britas. move, sir. Amendment moved. The motion for consideration of the bill and the amendment moved thereto are now open for discussion. माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। सभापति जी, मारिया शारापोवा, लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग, डिएगो मैराडोना, बेन जॉनसन, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर और अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे भारत की धनलक्ष्मी ऐश्वर्या बाबू, ये वो नाम है। अगर हम ये सूची पढ़ें और आज डोपिंग बिल पे हम डिस्कशन की बात ना करें तो ये अपने अपने खेलों में इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, मारिया शारापोवा से लेकर और लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग तक, डिएगो मैराडोना तक, की पीढ़ियां उनको आदर्श के रूप में देखती हैं कि मैराडोना जैसा फुटबॉलर बनेगा। नहीं, आप, मैं कुछ और अभी आऊँगा। पीटी उषा जी उस सूची में नहीं है, मगर ये वो सूची है जो डोपिंग में, हाँ अब वो समझेंगे, ये डोपिंग में आए हैं। चेयर की तरफ ये सूची उन प्रतिष्ठित खिलाड़ियों की है जो डोपिंग के अंदर कहीं ना कहीं टेस्टिंग, जिन्होंने पॉजिटिव टेस्ट किया है और खेलों की खिलाड़ियों गरिमा गिराने का काम किया। इसीलिए ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास हो रहे हैं डोपिंग पे नियंत्रण लाने के लिए और भारत उन प्रयासों में सकारात्मक भूमिका निभा रहा है, ये राजनीति से ऊपर का विषय है। खेल खिलाड़ियों का कोई भी विषय मैं राजनीति से ऊपर मानता हूँ। और जो ये बिल लाया गया है, हम इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़े हुए हैं। और क्यों लाया गया है, थोड़ा सा जिक्र किया अनुराग जी ने। मुख्यतः ये जो एंटी डोपिंग की जो लेजिस्लेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, ये पिछले 20 साल से धीरे धीरे इन शेप में आई। सबसे पहले 1999 से लेकर 2002 तक एक फाउंडेशन बोर्ड बना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। हमारी सरकार भी उस फाउंडेशन बोर्ड का सदस्य। 2005 में, जैसे आपने यूनेस्को का बताया, यूनेस्को कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग इन स्पोर्ट्स 2005 में आया। हमारी सरकार ने उसको 2007 में उसको रेटिफाई किया और 2009 में नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना की गई और टेस्टिंग लैब, नेशनल एंटी डोपिंग टेस्टिंग लैब भी हिंदुस्तान में स्थापित की गई। उसके बाद जैसे जैसे डोपिंग की परिस्थितियां बदली, जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, ये जिसका जिक्र किया अनुराग जी ने, कि उनकी जो कन्वेंशंस है उनको हमें पूरी तरीके से फॉलो करना, फॉलो करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने एक इशू रेज किया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन, सारी दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस विच आर कंट्रोल्ड बाय रिस्पेक्टिव यूनियन गवर्नमेंट्स। उन्होंने कहा कि ये सरकारी, जितनी भी सरकारें हैं उसमें कोई हमारे देश का अलग से उन्होंने नहीं जिक्र किया, सभी सरकारों का, कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और उन्होंने स्ट्रिक्टली एक गाइडलाइन या नया कोड प्रकाशित किया 1 जनवरी 2021 को, कि जो जितनी भी नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हमारी नैडा भी है, उनको ऑपरेशनली सरकारों से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। और एक तरफ ये कोड आया, दूसरी तरफ उन्होंने हल्का सा जिक्र किया, दूसरी तरफ इस दौरान 2019 में जो हमारे देश की नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैबोरेटरी थी वो सस्पेंड कर दी गई। और उस 2021 में 19 में सस्पेंड हुई, जिसके बाद टेस्टिंग हमारी बहुत लिमिटेड हो गई, बाहर भेजने पड़े हमको जो सैंपल्स कलेक्ट हुए, टेस्टिंग बंद हो गई हिंदुस्तान में। और उसके बाद अब जाके उसका एक्रेडिटेशन दोबारा मिला है। तो ऐसे में ये अनिवार्य थी कि ये बिल लाया जाए। और जो बॉडी बनी थी नेडा, जो कि एक सोसाइटीज एक्ट में बनी थी, उसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाया जाए। और उसके साथ साथ एक फ्रेमवर्क, लार्जर फ्रेमवर्क, जो इन्होंने सेलिएंट फीचर्स बताए, जिसमें एक बोर्ड बने, नेशनल बोर्ड,
फॉर एंटी डोपिंग इन स्पोर्ट्स, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी स्टैट्यूटरी बॉडी बन जाए, जिस बॉडी में डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस वेडा की गाइडलाइंस के तहत हो, और उसके साथ साथ इसके अंदर दो पैनल, एक डिसिप्लिनरी पैनल और एक अपील पैनल, दो अलग से पैनल बने, दो के चेयरपर्सन बने, उनकी सारी जो है गाइडलाइंस फॉलो की जाए। ये आ गया। इसमें स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बिल को बड़े अच्छी तरीके से स्क्रूटनाइज किया। शद्दू बुद्धे जी उसके चेयरमैन थे, उनकी भी रिपोर्ट सभा पटल पे आ चुकी, और मंत्रालय ने भी उनकी रिपोर्ट का संज्ञान लिया है। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो, क्योंकि मैं स्वयं स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर रहा हूँ पिछले 12 साल तक, मैं हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का भी प्रेसिडेंट रहा हूँ, मुझे संतुष्टि है क्योंकि 12 साल का सबसे बड़ा टेन्योर होता है। अभी रिसेंटली तक मैं हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था। अनुराग जी जानते हैं, मुझे इस बात की संतुष्टि है कि हमारे देश के इतिहास में सबसे सफल ये फेडरेशन रही है। पिछले 4 ओलंपिक में लगातार हमने मेडल दिया है देश को, और 50% ओलंपिक के मेडल केवल हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के हमारे रेसलर्स लेके आए हैं। तो मगर धरातल की कुछ बातें इसमें मैं आपसे कुछ सुझाव देना चाहता हूँ जो इस बिल के संबंधित हैं। कुछ बातें तो स्टैंडिंग कमेटी ने ली कि इसमें, जैसे पहला स्टैंडिंग कमेटी का एक बहुत अच्छा सुझाव है, उसको आपने जिसमें लिया नहीं, कि जो एथलीट्स हैं और जो खिलाड़ी हैं उन सभी को एक कैटेगरी में रखा गया है। उनके खिलाफ जो डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा वो एक कैटेगरी में ही है। उसमें 2 अलग अलग कैटेगरीज कर दी जाए। माइनर, यानी कि कम से जो वाडा ने माइनर को 16 साल से कम के खिलाड़ियों को अलग कैटेगरी में रखा है, क्योंकि इसमें खास तौर पे जो बहुत यंग एज के खिलाड़ी होते हैं वो कई बार प्रभावित होते हैं, बाकी बहुत सी, तो उनका अलग से प्रोविजन हो, कम उनकी पेनल्टीज हो। ये बहुत अच्छा सुझाव आया था स्टैंडिंग कमेटी का। मैं भी आपसे ये आग्रह करता हूँ, ये हमने भी देखा है। दूसरा, सटीक मैं आपको कुछ सुझाव दे रहा हूँ। आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति अनुराग ये है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई टेस्टिंग नहीं होती, स्टेट लेवल के हम खेल करते हैं, कोई टेस्टिंग नहीं होती, और मैं आपको ये बताऊं नेशनल लेवल पे भी कोई टेस्टिंग नहीं होती, बहुत कम। खेलो इंडिया का जो आपका, मैं आज राजनीति से ऊपर उठ के मैं बात कर रहा हूं सभापति जी, खेलो इंडिया का बहुत अच्छा एक कार्यक्रम सरकार ने चलाया है, उसमें आपकी टेस्टिंग होती है। खेलो इंडिया के उदाहरण का मैं तौर पे कहना चाहता हूँ। लेकिन जो स्पोर्ट्स फेडरेशंस के और जो अलग अलग खेलों के डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल की प्रतियोगिताएं हैं, वहां पे टेस्टिंग नहीं होती, अनिवार्यता से कोई टेस्टिंग। यहां तक कि मैं आपको उदाहरण दूंगा कि स्टेट चैंपियनशिप में या नेशनल चैंपियनशिप में कई बार खिलाड़ी नेडा के आगे अपनी अर्जी देते हैं कि हमें शक है कि दूसरा खिलाड़ी डोपिंग कर रहा है। उस अर्जी पर भी लगभग टेस्टिंग ना के बराबर जवाब उनको मिलता है और टेस्टिंग नहीं होती। तो जब आज एक बिल लेके आप आए हैं तो इसमें कहीं भी आपने ये निर्धारित नहीं किया है कि किस लेवल पे टेस्टिंग हो। ओवरऑल देश में, हमारे देश में 4 से 6 हज़ार सैंपल लेने की आज के दिन आपकी कैपेसिटी है, और हमारे देश की जो टेस्टिंग है ओवरऑल का तो आपको थोड़ा सा आपने अंदाजा दिया है। लेकिन मेरी मांग है कि कहीं ना कहीं नेशनल और स्टेट चैंपियनशिप में कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना जाए, क्योंकि हम जो एलीट एथलीट हैं उन पे लगातार टेस्टिंग करके उनको अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं के लिए तो उनको फिट करके भेजना चाहते हैं। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हो रही है? आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के खेलों में जाके देखो, आपको सिरिंज पड़ी मिलेंगी वहाँ पर, जो है ऐसे ही आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा कि खिलाड़ी वहाँ से जो है कहीं ना कहीं, जब लैंस आर्मस्ट्रांग और मारिया शारापोवा, डिएगो मैराडोना डोपिंग कर सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट लेवल से शुरू कर रहा है उसको आगे बढ़ना है। तो आप निर्धारित कीजिए, और रैंडम सैंपलिंग की बजाय अगर ये तलवार लटका दें आप स्टेट चैंपियनशिप में, नेशनल चैंपियनशिप पे, कि 10% जो खिलाड़ी हैं उनकी टेस्टिंग जरूर होगी, 5% खिलाड़ी हैं उसकी टेस्टिंग जरूर होगी, हर प्रतियोगिता में होगी, तो कम से कम कुछ तलवार लटकी रहेगी। वहां से हम क्लीन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम करें। इसमें एक और बात है अनुराग जी, जो ग्राउंड ऑफ रिमूवल है, जो इंडिपेंडेंस की बात वाडा ने करी कि भाई ये जो नेडा है ये सरकारी इन्फ्लुएंस से अलग होना चाहिए, कल को ऐसा ना हो जाए कि कोई खिलाड़ी का पॉजिटिव आ जाए। और अनुराग जी क्योंकि बहुत व्यवहारिक हैं और खेल मंत्री हैं देश के, तो अलग अलग लोग, सांसद उनको फ़ोन करें अपने जिस क्षेत्र का वो खिलाड़ी है कि जी आप इनको
लीनियंसी कर दीजिए, क्योंकि चेयरमैन तो सरकार ही लगा रही है, मेंबर्स भी सरकार लगा रही है, और डिसिप्लिनरी पैनल के भी, अपील पैनल के भी, और उनको हटाने की भी अनलिमिटेड पावर सरकार के पास ही है, तो सरकार के हाथ में सारी बात आ गई। तो इसमें एक सुझाव आया, मैं देना चाहता हूँ, ये जितनी और रेगुलेटरी बॉडीज आप देखेंगे अनुराग जी, बहुत सी रेगुलेटरी बॉडी की, क्योंकि वैक्यूम में काम नहीं कर सकती, आखिरकार नियुक्ति सरकार को करने में अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। लेकिन बहुत सी जो रेगुलेटरी बॉडी हैं उनमें जो नियुक्ति की रूल्स हैं वो बहुत क्लियरली डिफाइंड होते हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन हो सकती है, वही लोग नियुक्त हो। दूसरा, रूल्स के साथ साथ ग्राउंड ऑफ रिमूवल, अभी आपने ग्राउंड ऑफ रिमूवल की पावर बोर्ड को दे दी, जो आप बोर्ड बना रहे हैं, मगर बोर्ड किसी बिना कोई कारण बताए किसी रिमूव कर सकता है डिसिप्लिनरी पैनल में और अपील पैनल में, जो फैसला करेंगे खिलाड़ियों का। तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल अच्छे से नोटेड हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ग्राउंड ऑफ रिमूवल अगर क्लियरली, जो जैसे बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, जैसे ट्राई है, बाकी किसी हर क्षेत्र में रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, उनमें ग्राउंड ऑफ रिमूवल को अच्छे से अंकित करने की एक अनिवार्यता से एक प्रावधान होता है। मैं मांग करता हूं कि यहाँ भी, इस बिल में नहीं है, मगर यहाँ भी अगर आप वो करें तो बहुत सहूलियत होगी। तीसरी बात जो मैं समझता हूँ कि इस बिल के दायरे में नहीं है लेकिन वो महत्वपूर्ण है, अगर इसमें सर पहले तो डिसिप्लिनरी जो एक इस बिल के माध्यम से एक पैनल बन रहा है, डिसिप्लिनरी पैनल, अगर नेडा प्रोसिक्यूटिंग अथॉरिटी, नेडा को कोई पॉजिटिव मिला कोई खिलाड़ी, वो उसके डिसिप्लिनरी पैनल में रिपोर्ट दे देगी, वो प्रोसिक्यूशन करेगी उस खिलाड़ी का, और वो डिसिप्लिनरी पैनल उस पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई करने के बाद जो अपील है, अपील अथॉरिटी, अपील पैनल के बाद फाइनल अगर अपील करनी है, किसी खिलाड़ी को संतुष्ट नहीं है, तो उसको जाना पड़ेगा स्विट्जरलैंड, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन लसॉन स्विट्जरलैंड। ये जाहिर है वाडा जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग अथॉरिटी है उन द्वारा निर्धारित है फाइनल कोर्ट ऑफ अपील, लेकिन आज दुनिया की परिस्थिति बदल रही है। सबसे बड़ी जनसंख्या समूह कहीं है दुनिया में तो एशिया में, और एशिया में दो मुल्कों में, चीन और हिंदुस्तान। ऐसे में स्विट्जरलैंड हमारा कोई खिलाड़ी जाएगा अपील करने, कितना उस पर पीछे भी हमने देखे कई आए, मनजीत सिंह वर्सेस नेडा केस आया, वो स्विट्जरलैंड तक गए, मनजीत सिंह जो खिलाड़ी थे हमारे देश के। तो ऐसे में मेरी मांग है कि आप प्रयास करें वाडा के पास, क्योंकि वाडा को भारत सरकार का भी सपोर्ट रहता है। जो हमारी टेस्टिंग लैब अभी डिस्क्रेडिट कर दी गई थी, उसके बाद भारत सरकार ने 1 मिलियन उनको जो है ग्रांट दी रिसर्च के लिए, उसके बाद दोबारा से एक्रेडिट की गई। तो कम से कम एक बेंच, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का एक बेंच हिंदुस्तान में क्यों ना बने। आज हम ये सदी हिंदुस्तान की सदी मानते हैं, भारतवर्ष दुनिया के पृष्ठभूमि सबसे उभरता हुआ हमारा देश है, तो हमारी मांग होनी चाहिए कि यूरोप में तो कि एशिया में क्यों ना हो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का बेंच, ताकि हमारे खिलाड़ी स्विट्जरलैंड में उस पर अपील करना पड़े तो उससे अच्छा जो है हमारे देश के अंदर वो अपील कर सके। एक और इसमें मैं सुझाव देना चाहूँगा, जो आपने इस कानून में पनिशमेंट का जो प्रावधान दिए वो प्रावधान जनरल है, उनमें कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। उनमें केवल आपने कि कितने समय तक बहनों, ये कुछ नहीं कहा गया, कहा कि भाई उनके मेडल वापस ले लिए जाएंगे, उन पे कोई कार्रवाई की जाएगी, फाइनेंशियल कार्रवाई की जाएगी इत्यादि। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसका जिक्र किया है कि वो कुछ ना कुछ उस बारे में स्पेसिफिसिटी आए कि कितनी प्रोपोर्शन टू क्या ऑफेंस है, उस पर डिटर्मिन ये हो, क्योंकि खिलाड़ियों का पीक करियर बहुत लिमिटेड होता है। ये पूरी पावर हम दे दिए जाए और अनलिमिटेड पावर दे दिया जाए, जिसमें कोई गाइडलाइंस ना हो कि वो कुछ भी कर सकते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ स्पेसिफिक आप ज़रूर उसमें वो बात लाएं। आज सभापति महोदय, देश के खेल की बात हो रही है, और ये मैं समझता हूँ कि इसको अच्छे से अगर आप करेंगे तो देश के खेल की खिलाड़ियों की साख बढ़ाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और मुझे खुशी है कि हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी जो स्वयं खेलों की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो इस मंत्रालय को देख रहे हैं। ऐसे में ये एक फ्रेमवर्क देने की बात है। हम अपने खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा प्रतिभा हम मानते हैं, हिंदुस्तान के गाँव में हमारे देश में सबसे ज़्यादा प्रतिभा है, उनको एक फ्रेमवर्क देने की बात है, और ये महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मैं एक उदाहरण भी देना चाहूँगा, क्योंकि कई ऐसी बातें हैं जो हमारे प्रदेशों में कुछ अच्छे तजुर्बे हुए हैं, उनको देश स्तर पर लागू किया जाए। और मैं उदाहरण देना चाहता हूँ हरियाणा
हमारा छोटा सा प्रदेश है सभापति महोदय, 2% देश की आबादी। हरियाणा इस सदी से पहले पिछली अगर हम देखें तो पुराने समय में एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ खेलों में हमारी प्रदर्शन अच्छा नहीं था। हरियाणा में 2004 के बाद जो हमारी सरकार वहाँ पे आई, मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अच्छा उदाहरण है, वो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। तो एक हम हरियाणा में एक नीति लेके आए, पदक लाओ, पद पाओ और प्रतिष्ठा पाओ। व्यापक स्तर पर उस नीति को हमने हरियाणा में लागू किया और जो 2% आबादी वाला प्रदेश है उसका नतीजा ये हुआ कि 2010 कॉमनवेल्थ गेम जब हुए तो कॉमनवेल्थ गेम में 39 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल 2010 में अकेले हरियाणा प्रदेश के आए। और वहां से लेकर आज तक, आज भी पिछले 3 एशियाई, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गोल्ड मेडल, ओलंपिक खेलों की आप बात करेंगे तो 40% मेडल अकेले हरियाणा के हैं और ओलंपिक खेलों में 50% भारत के मेडल। आप पिछले ओलंपिक की आप बात कर रहे थे, चाहे वो पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल निराशाजनक प्रदर्शन रहा था, साक्षी मलिक और पीवी संधू, मगर साक्षी मलिक हरियाणा से थी। और इस ओलंपिक मेडल में भी, इस ओलंपिक खेलों में भी, चाहे वो नीरज चोपड़ा हो हमारे, चाहे वो रवि दहिया हो, चाहे वो बजरंग पुनिया हो, तो ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने देश की जो है भारत माता की झोली मेडल से भरने का काम किया, 40 से 50% मेडल आज हरियाणा के खिलाड़ी एशियाई और यहाँ तक कि कॉमनवेल्थ खेलों में अगर हरियाणा के मेडल अलग से अगर रख दें तो बड़े बड़े मुल्क जिसमें पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं उनसे दुगने मेडल अकेला हरियाणा लेके आ रहा है देश के लिए। तो इस बात का हमारे को गर्व। उसके पीछे नीति थी, 2-3 नीतियां, जैसे मैंने कहा, पदक लाओ, पद और प्रतिष्ठा पाओ। 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को सीधा डीएसपी, सब इंस्पेक्टर पदों पे नियुक्त किया गया था। उसके साथ हमारी एक नीति थी स्पैट, स्पोर्ट्स फिजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, हर स्कूल की बच्चे का अनिवार्य था। और अनिवार्यता के बाद जो 10% बच्चे सबसे टॉप में आते थे उनके 1500 से 2000 उनको स्टाइपेंड मिलता था, ताकि एक जो पहले जमाने में कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, हमने उसको बदलने का प्रयास किया हरियाणा में और कहा कि अगर खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे कामयाब। दोनों रास्ते अच्छे हैं ताकि अच्छी दिशा में हमारे देश का और हमारे प्रदेश का युवा जाए। इसके अलावा व्यापक स्तर पे 500 से ज़्यादा ग्रामीण स्तर पर खेल स्टेडियम और उन स्टेडियम्स के अंदर बड़ी एकेडमीज, कोच आदि की नियुक्ति की गई, डाइट एक्सेट्रा के प्रावधान किए गए। नतीजा ये आया कि आज हरियाणा के खिलाड़ी आगे बढ़ पाए। मैं अनुराग जी से ये आग्रह करूंगा कि मेरी मांग भी है कि ये जो कुछ नीतियां थी, आज खेलो इंडिया अगर आप देखें तो थोड़ा सा वो स्पैट से लगता है कि उसके कहीं ना कहीं कुछ अंश उसमें लिए गए हैं, तो हमें खुशी है इस बात की। और भी जो हमारी नीति थी, खास तौर पर पदक लाओ पद पाओ, क्योंकि आज खिलाड़ी क्यों करता है डोपिंग? उसको लगता है कि भाई जीत गए तो सब कुछ है और हार गए तो कुछ नहीं। मगर ये जो इस तरह की नीतियां बनती हैं, इसमें अगर खिलाड़ी एक लेवल तक पहुंच जाए तो भी अगर उनको पद से, सरकारी रोजगार से अगर उसको सरकारी रोजगार दिया जाए तो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेके उसको उतनी चिंता नहीं रहती। ये सरकार का, तो इस नीति को आप राष्ट्रीय स्तर पर इस नीति को लेके जाएं ताकि देश की भारत माता की झोली, भारत माता के नौजवान आने वाले समय में हम दुनिया के अंदर आगे पहुंच पाए। और साथ में मैं ये भी आग्रह करूंगा कि हरियाणा सरकार को भी आप, क्योंकि 3% जो खिलाड़ियों का कोटा था हरियाणा में बंद हो गया, जो डीएसपी लगते थे पिछले 8 साल से कोई डीएसपी, जो पुराने सारे एथलीट थे, विजेंद्र सिंह बॉक्सर हो हरियाणा सरकार में, हरियाणा पुलिस में डीएसपी, योगेश्वर पहलवान हो हरियाणा पुलिस में डीएसपी, बबीता फोगाट हो हरियाणा पुलिस में डीएसपी, सारे खिलाड़ी उस समय आए थे। लेकिन अगर आप देखें अभी साक्षी मलिक, 2 ही मेडल आए थे ओलंपिक में, हमारी एक बेटी साक्षी मलिक थी, पिछले 5 साल से प्रयासरत है मगर उनको मेडल, उनको कोई नियुक्ति नहीं मिली। अभी जो इस ओलंपिक में रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा के जो मेडल आए हैं उनकी तो मैं क्या जिक्र करूंगा, पिछले ओलंपिक में ही किसी को नियुक्ति नहीं मिली। ये भारत माता के धरोहर है। राजनीति, खेल, खिलाड़ी ये राजनीति से ऊपर होने चाहिए, जैसे हमारी नीति में पहले नियुक्तियां मिलती थी। मैं आग्रह करूंगा, आप हरियाणा सरकार से भी आप आग्रह करें कि उनको नियुक्तियां उसी पैटर्न पे नियुक्तियां मिले और आप भी देश में भी इस खेल नीति को लागू करें कि एक छोटा सा 2% आबादी वाला प्रदेश अगर देश के लिए 50% मेडल जुटा सकता है तो इस नीति को आप पूरे देश में लेके जाएंगे तो मैं समझता हूं कि देश के खेलों में और ज़्यादा हम आगे बढ़ पाएंगे। जो आप इस सूझबूझ के साथ ये बिल लेके आए हैं, मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा
ये एक सकारात्मक कदम है, एक एनवायरनमेंट आपने देने का प्रयास किया है। खेल खिलाड़ी जो है उनको प्रोत्साहन देने के लिए अच्छा वातावरण बनेगा। सरकार कई विषयों में इसमें खेलो इंडिया इत्यादि, जैसे मैं एक खेलो इंडिया से संबंधित एक और सुझाव आखिरी, मैंने खेलो इंडिया की प्रशंसा करी, खेलो इंडिया अच्छा काम कर रहा है। जब ये खेलो इंडिया की प्रतियोगिताएं होती हैं सर, तो जिस तरह का खाने पीने का उनका ठहरने का इंतजाम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ ये पहले नहीं किया जा रहा था। इस बात के लिए जो है भारत सरकार का मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ। खेलो इंडिया में आप अच्छा काम करें, लेकिन खेलो इंडिया में एक कमी भी है। खेलो इंडिया से जो जीत रहे हैं उनको, विजेताओं को किसी सरकार में, जैसे मैंने कहा कि नेशनल में जो मेडल्स आते हैं उनको कई डिपार्टमेंट्स उनके सर्टिफिकेट्स को मानता है, चाहे हरियाणा सरकार हो, प्रदेश सरकारें हो, चाहे भारत सरकार में रेलवे इत्यादि हो। मगर खेलो इंडिया में जो विजेता हैं उनको अभी कहीं किसी स्पोर्ट्स नीति में देश में, ना प्रदेश सरकारों की ना आपकी राष्ट्रीय देश की सरकार की, उनको वो जो है अनिवार्यता से उनको फायदा नहीं मिल रहा, उनको लाभ नहीं मिल रहे। तो खेलो इंडिया को कनेक्ट किया जाए, ये भी मेरी एक आपसे मांग है। इन्हीं शब्दों के साथ सभापति जी मैं एक बार फिर अनुराग जी का धन्यवाद करता हूँ इस बिल लाने पर और पूरा समर्थन करता हूँ। धन्यवाद दीपेंद्र जी। माननीय प्लीज, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर डीपी वत्स रिटायर्ड। माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि हिंदुस्तान की मेडल टैली में हरियाणा के 50% मेडल होते हैं, और मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि उनके बाद मेरे को बोलने का अवसर दिया। मुझे लगता है इस बिल में भी हरियाणा का 50% कंट्रीब्यूशन होगा। एंड सेकंड थिंग, आई डू अप्रिशिएट कि the discussion on bill is above political levels. A soldier will certainly appreciate it. Historically, drug use was often sanctioned and encouraged by militaries through including alcohol, tobacco in troop rations. Performance enhancers का इतिहास इतना ही पुराना है जितना बैटल का और मैनकाइंड का। ओपियम लेके लोग लड़ाइयों में जाते थे, ओपियम एडिक्ट भी हो जाते थे, और उसका कारण था कि इंडिफरेंस टू डेंजर हो जाता था। देन केम परफॉर्मेंस एनहांसर्स, स्पेशली एनाबोलिक स्टेरॉइड्स एंड मेफेंटामिन ड्यूरिंग वार्स, क्योंकि इनसे एपिटाइट कम हो जाती थी और साथ में सस्टेन्ड दे कुड डू दी जॉब, और इनका नाम कहा जाने लगा लिक्विड करेज। मगर एक ऐसी स्टेज आ गई कि 1960 के ओलंपिक में साइक्लिस्ट एन मार्क 100 किलोमीटर की दौड़ में गिर गए एंड ही डाइड ऑन दी स्पॉट। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें मेफेंटामिन का लेवल काफ़ी हाई मिला। तो ये मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि ये परफॉर्मेंस एनहांसर्स तो हैं, मगर साथ में डेंजरस फॉर दी बॉडी हैं। और क्या है डोपिंग मटेरियल? उसकी डेफिनेशन ये है कि आपने ऐसा मटेरियल, ऐसा केमिकल, ऐसी दवाई ले ली जो नॉर्मली बॉडी में सिक्रीट नहीं होता, अगर होता भी है तो उस लेवल तक का नहीं होता जो नॉर्मल रेंज में है। तो इन डोपिंग मटेरियल्स पे आज रेगुलेट करने की बात हो रही है, बैन लगाने की बात हो रही है। कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, अगर पकड़ा गया तो उसको क्या पनिशमेंट होगी और क्या उसकी अपील होगी। इट हैज बीन एम्पली कवर्ड बाय ऑनरेबल दीपेंद्र सिंह। एक बात मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि
खेल का जिक्र हो और हरियाणा का जिक्र अधूरा रह जाए। हरियाणा में एक कहावत है कि या तो हरियाणा का छोरा और अब तो छोरी भी, या तो खेत में या फौज में और या फिर खेल में। अगर इन तीनों जगह वो नहीं है और उसको नौकरी ना मिले तो उसके जेल जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज बबलिंग विद यूथ, डायनामिज्म, एनर्जी, परसिवियरेंस एंड फोर्टिट्यूड। और ऐसा आदमी को अगर बगैर नौकरी छोड़ दिया जाए तो फिर वो कबाड़ा कर सकता है। इसलिए मेरी अपील है सारी स्टेट गवर्नमेंट से कि हरियाणा के जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं उनको आप नौकरी दें स्पोर्ट्स में। जैसा कि इन्होंने बताया, पदक लाओ और पद पाओ, ये सच्ची बात है। मगर एक बात मैं बताना चाहूँगा, वैसे तो मैं यूनिफॉर्म में 40 साल मैंने बिताए हैं और आई रिकमेंड इट कि भाई पुलिस में डीएसपी भर्ती कर दिया। एक डीएसपी का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, इन्होंने भी किया। हमने नेगेटिव तो सुना डोपिंग के बारे में, एक पॉजिटिव बात, ओलंपियन योगेश्वर दत्त को ब्रॉन्ज मेडल मिला लंदन ओलंपिक्स में। रशियन प्लेयर खुडरोव रेसलर का डॉप टेस्ट हुआ। डॉप टेस्ट की रिपोर्ट आई पॉजिटिव एंड योगेश्वर दत्त वाज ऑफर्ड कि योर bronze medal can be upgraded to silver medal. In the meantime, wrestler Khudrov died in an accident. And kudos to Yogeshwar Dutt. He refused to take the medal and said, let it be a tribute. ये उस wrestler के लिए श्रद्धांजलि रहने दो। So I will like to highlight the character of athletes and sports person. बात नौकरी की हो रही थी और हरियाणा की हो रही थी। उसमें मैं दीपेंद्र सिंह जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2004 से पहले भी हरियाणा का ही रोल था। फौजी परिवार से होने के बावजूद भी पहले नेशनल स्पोर्ट्स और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अगर हिंदुस्तान का कोई रोल था तो वो फौज का था। सारी टीमें, चाहे रेसलिंग की हो, चाहे उदयचंद हो, चाहे चंदगीराम हो, चाहे लीलाराम हो, चाहे सज्जन सिंह हो, चाहे बॉक्सर्स हो, मेहताब सिंह, हवा सिंह, वो सारे फौज के थे और वो थे भी मैक्सिमम हरियाणा के। मैंने एक ऐसी यूनिट में काम किया, रेजिमेंट में काम किया है, वो थी 2nd जाट बटालियन ऑफ द रेजिमेंट, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स एंड स्पोर्ट्समैन थे। मगर नौकरी में एक मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा से हाँ सर बात की थी इन रेसलर्स के बारे में जो डीएसपी लगे, तो एक प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन आई। वो कहते हैं इनको रेसलिंग के सिवाय बाकी तो एग्जाम पास करें, वरना हरियाणा में तो सारे ही फौजी, सारे ही रेसलर, वो तो फिर सारे ये पुलिस वाले ये रेसलर ही हो जाएंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये प्रैक्टिकल एंड फिजिबल ना होने की वजह से आपके माध्यम से बाकी स्टेट से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि इनको आप एडजस्ट करो ताकि आपके मेडल भी आने शुरू हो। ऑफ कोर्स माई कंप्लीमेंट्स टू पीवी सिंधु एंड पीटी उषा जी सिटिंग हेयर कि दूसरी स्टेट्स की भी परफॉर्मेंस, खासकर केरला की परफॉर्मेंस तो बहुत बेहतर है। और उसमें अगर खेल का नाम लें और स्पोर्ट्स यूजेनिक्स की बात ना करें, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में एनाबोलिक स्टीराइड्स के इस्तेमाल की वजह से खासकर जीडीआर होता था। बिकॉज मेरी उम्र 73 ईयर्स हो गई है एंड आई हैव बीन फॉलोइंग स्पोर्ट्स क्वाइट कीनली। उसमें
स्टीराइड्स कहो, ट्रेनिंग कहो, यूजेनिक्स कहो, उसकी वजह से मेडल टैली वाज हेवीली टिल्टेड टुवर्ड्स यूएसएसआर एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। जैसा कि मैंने कहा यूजेनिक्स, तो मैं यहाँ पे खाप पंचायत को जरूर लाना चाहूँगा। खाप पंचायत हैं तो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस टू मेंटेन स्टेबिलिटी, मगर उनका एक प्रिंसिपल था कि आप क्लोज रिलेशन में शादी नहीं करोगे, यानी योर क्लैन, योर मदर्स क्लैन, योर दादीज क्लैन, मीन्स क्रॉस ब्रीडिंग इम्प्रूव्स द ब्रीड। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में 5000 ऐसी जातियां और सब जातियां हैं जो दे डोंट इंटरमैरी। नेशन मीन्स इंटरमैरिंग एंड इंटरडाइनिंग। व्हेन इंटरमैरिंग स्टार्ट्स आवर मेडल टैली मे इम्प्रूव बिकॉज ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग, और जातिवाद का भी छुटकारा हो जाएगा। रही बात इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स, इंसेंटिव्स फॉर स्पोर्ट्स, प्लीज स्पीक। हाँ, यस, इंसेंटिव्स में मैं ये जरूर कहूंगा, कृपया सीट पर बैठकर बात न करें, प्लीज। नहीं, वी एडवोकेट इंटर रिलीजन आल्सो। हाँ, यस, मैं ये कहूंगा कि इंसेंटिव्स की बात थी। इंसेंटिव्स 3 हिस्से में से एक हिस्सा तो बोल गए, मगर एक बेचारा फौजी भी शहीद होता है। अगर 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए ओलंपिक गोल्ड मेडल को देते हैं, सिल्वर मेडल को 3 करोड़ देते हैं, तो फौजी को कम से कम 1 करोड़ ही दे दो, और एक स्टेट में एवरेज, और इस पे भी क्लैपिंग कर दो। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा। रेस्ट आई विल से, सर मेरा टाइम बता दो, क्योंकि नहीं, आप अपनी बात कंक्लूड कर रहे हैं ना। कंक्लूड इतनी जल्दी करने के मूड में नहीं हूं, मगर आप बोलिए, अभी आपके पास समय है। हाँ, अभी तो समय है, पार्टी ने जो समय दे रखा है वो समय भी है आपके पास। प्लीज। नहीं, मैं असल में आमतौर से मेरा पुराना एक्सपीरियंस ये है कि मैं ठीक ट्यून में होता हूं तो बोल दिया जाता है बैठ जाओ, और मैं बैठ जाता हूं। एक मैं ये लेबोरेटरीज के बारे में कहूंगा। ये तो मैं मुबारकबाद दूंगा अनुराग जी को, बट ही हैज गॉट एम्पल कम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन दिस इशू कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, and further encouragements, especially giving to the young athletes and catching them young. उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ऐसी ओरिएंटेशन ज़रूर की जाए कि इनको बाद में दे आर नॉट लेफ्ट ऑन द ग्राउंड, इनको जॉब ज़रूर मिले। रही बात लेबोरेटरीज की, लेबोरेटरीज में एक बात इंटेग्रिटी की करना चाहूँगा। इसमें लिखा हुआ है कि एथलीट के हकूक़ को एनक्रोच अपॉन ना किया जाए। मैं NABL लेबोरेटरीज से मेरा एक्सपीरियंस है, नेशनली एक्रीडिटेड बायोलॉजिकल लैब्स, एज ए मेडिकल एजुकेशनिस्ट। उसमें मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सैंपल अप्रूव करवाने की तो कम करप्शन है, यानी करप्शन तो वी हैव टू एक्सेप्ट इन दिस कंट्री के फ्रॉम द डे 1 जो है वो अनमैनेजेबल सी है, मगर सैंपल रिजेक्ट कराने की ज्यादा बड़ी करप्शन है। इस चीज का शिकार एथलीट्स ना हो जाएं कि कम से कम NABL की तरह इन लेबोरेटरीज को भी इंटेग्रिटी का ख्याल रखा जाए। माननीय दीपेंद्र सिंह जी का एक
और बात थी कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज रखी जाएं। इंडिपेंडेंट बॉडीज के मैं बिल्कुल हक में नहीं हूं, इन पर सरकार का कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज वी हैव ए वेरी बिटर एक्सपीरियंस of statutory bodies and independent bodies. We dispensed with the Medical Council of India, which became a state within a state, and Delhi High Court had to tell or label it to be a den of corruption. So until and unless Indian character improves, the state within state may backfire. Therefore, there should be unity of command rather than multiplicity of commands, and unity of command is that it should come under the government. And it was not only Medical Council of India, Pharmacy Council of Haryana now going on, dental councils and other councils, means this independent should be for the government, not under the government. Like soldiers, they should remain disciplined under government. I put it this way. As far as standing committee is concerned, Lok Sabha Speaker, Mananiya Lok Sabha Speaker and Chairman Rajyasabha had referred it to the departmental standing committee, and they made quite good recommendations to make it more user friendly, and those have been agreed to by the minister when it was put, and still the rules need to be framed. In rules the further relaxation can be given. As far as selection of the committees and board is concerned, certainly men of integrity and men of professional integrity should be appointed to those posts. Otherwise, it becomes another futile exercise, but that will be made sure. And I will like to bring it to everybody's notice through you, sir. एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन का इज्जत और इकबाल बुलंद रखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उनको एयरपोर्ट पे खुशामदीद कहने जाते हैं, उनको सी ऑफ करते हैं, उनको शाबाश देते हैं, और उनको साथ साथ में सिर्फ हौसला अफजाई नहीं, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाती हैं, और उन फैसिलिटीज का रिजल्ट ये है कि रिकॉर्ड फॉर इंडिया 7 मेडल्स, एंड ये एक शुरुआत है। हम ऐसी इराद से ताल्लुक़ रखते हैं, जब मेडल्स का अकाल था पूरी दक्षिणी एशिया में एक भी मेडल नहीं होता था, और जर्मनी की कोरलिनिया एंडर जिम्नास्टिक्स में अकेली 10 मेडल, फ्लैप्स ऑफ यूएसए 10 medals, and still in Commonwealth Games we are doing very well. It's okay as compared to past, and especially these last 8 years have really been excellent. But still a lot needs to be done, because हिंदुस्तान की पॉपुलेशन करीबन 2 करोड़ सालाना बढ़ती है, हरियाणा की पॉपुलेशन 2.25 करोड़ है, मगर ऑस्ट्रेलिया की तो टोटल पॉपुलेशन हरियाणा से कम है और मेडल बहुत ज़्यादा है। इस तरफ irrespective of party positions we must look into it, and medicals should walk in. एक बात मैं और एथलीट्स के बारे में बताना चाहूँगा कि गांव में कहते हैं भाई छोरा 17 और 27 के बीच में आ गया। 17-27 के बीच में means his excellent performance period at that time. His reflexes are fast, his reflexes are quick, his senses are very
sensitive. But what about after that? After that आप देखोगे कि कोच साहब आ रहे हैं, मैनेजर साहब आ रहे हैं, इतना बड़ा पेट, और मैनेजर जो है रेसलिंग टीम का, मैनेजर कुश्ती टीम का, मैनेजर एथलेटिक्स का। फौज एक ऐसी चीज है कि जनरल भी प्रमोट होगा तो उसका मेडिकल और वेट हाइट दोबारा ली जाती है, और सामने का फोटो भी और साइड से फोटो भी। तो इसी तरह से इनका भी कांस्टेंट दे शुड बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जो खुद ही अनफिट हो, दूसरे को क्या एथलीट बनाएगा? ये दिस डिसिप्लिन शुड बी imposed upon the coaches, on managers, and on even doctors who are accompanying the Olympic teams or international events. माननीय डॉक्टर वत्स जी, अब कंक्लूड कर सकते हैं आप। Sir, thank you very much. Thank you. थैंक यू। डॉक्टर शांतनु सेन जी, डॉक्टर शांतनु सेन। Good afternoon, one and all. Sir, through you, I would like to put forward certain important points before our learned minister, which I propose to get incorporated or accommodated or considered for better implementation of this bill. Sir, as we all know by now that WADA, that is World Anti-Doping Agency, was formed in 1990 under the International Olympic Committee. Then WADA considered that there should be a doping agency in each and every country. Accordingly, NADA was formed in November 2009. As a society, it was registered under Society Registration Act. Then it was felt that as there was no legislation, certain decisions taken by this agency could have been taken to court by the other parties. So there was a need of legislation. Accordingly, it was proposed by the State Standing Committee in 2020. And thereafter, it has been converted to a statutory body like NADA. Said certain drawbacks of this act is, number one, there is a provision of Director General of NADA, whose qualifications are not yet mentioned in the bill. Secondly, it has been mentioned categorically that Government of India may remove this Director General at any point of time from the office on such ground, within bracket. What are the grounds that have not been mentioned in the bill, sir? Thirdly, it has been mentioned that the term for this DG would be 3 years, but it might be extended subject to the decision taken by Government of India. So there is a clear-cut question that Director General will be bound to work under the directives of Government of India. He will be unable to work independently. Secondly, there is a provision of National Board, and in the National Board there is a provision of disciplinary panel. Like if there is a case of any doping, this disciplinary panel can take the decision so far the punishment is concerned. And the appeal panel, if that particular athlete feels that it has been done as an injustice to him, he can go to that appeal panel. Unfortunately, it has been mentioned that board can remove the members of these panels at any point of time, and even they cannot be given any chance of being heard of. Here lies the question once again so far the independence of this authority is concerned. Sir, qualification of members. WADA, that is World Agency, has categorically mentioned there should be specific guidelines so far the qualifications are concerned, which are missing in this existing bill, sir. Sir, clause 11.2 and clause 11.5 of this bill, it is mentioned that disciplinary panel will consist of 1 chairperson and 4 vice chairpersons. And it has been mentioned that in absence of the chairperson, 1 vice chairperson will take the lead role. But who is this 1 vice chairperson out of the 4? It is not mentioned clearly, sir. Sir, there are certain standing committee recommendations. Number 1, selection and appointment mechanism process should be clear and transparent. There should be clear-cut discrimination between major and minor athletes and physically challenged athletes. Specific SOP is needed regarding the therapeutic use exemption. There is clear-cut confusion if an athlete doesn't know whether he can take a simple paracetamol or he cannot. So there should be adequate awareness as well. Penalties of athletes should be proportionate to the amount of the crime done by that athletes. That it should be proportionate one, sir.
after the period of his punishment is over, he should be once again entitled and allowed for each and every competition, so for the medals and others are concerned, because we know that duration of one athlete is very short, sir. Thirdly, dope testing laboratory. It was very unfortunate to note that the only laboratory in India was banned for nearly 1 year. There are 29 accredited labs in the world. Asia is having 6. Our suggestion, each state should have one laboratory, sir. And I sincerely endorse the statement made by my Congress colleague that we should give our best possible effort to have one unit instead of Switzerland, one unit in our state of, in our country, or if not possible, at least in Asia, sir. Sir, there is another confusion regarding athlete support personnel. Who are the persons to be considered as athlete personals, support personals? It needs to be mentioned clearly in the bill. And last but not the least, my humble submission before my learned minister will be, we should look into it so that these bodies and these organizations can act neutrally and independently, not directly being governed by the government of India. We have enough discussion regarding Khelo India. I believe someday there will be enough discussion on Becho India, and thereafter in the country there will be Khela Hobe. We are waiting for that. And I strongly contradict the statement made by my BJP colleague. He said that MCI was corrupt, and for the same NMC was formed. I can cite you several examples where NMC is being accused for so many irregularities. So I strongly contradict him, sir. And last but not the least, I believe our minister will take necessary steps so that this organization can work independently, unlike the Delhi police who restrained the Bengal CID speak on the from subject. investigating and Speak on the arresting subject person that will only in go on the Delhi, court, sir. please. Mani N.R. Elango, Honorable N.R. Elango. Thank you, Chairman. At the outset, I welcome the bill. But if I take Chairman, the House class by clause, clause ZA says what is prohibited list. Prohibited list means the list of prohibited substances and prohibited methods specified by the agency by regulations. So the prohibited list itself is subdelegated to some other authority what is going to be the prohibited list. I request the government to consider and to incorporate what are all the prohibited list in the bill itself. There cannot be any subdelegation on this point, number one. Number two, ZH, clause ZH, 2ZH says, use means the utilization, application, injection or consumption by any means whatsoever by any prohibited substance or prohibited method. Now again the question comes, what is the prohibited substance? The bill is silent. What are all the prohibited substances? Like NDPS Act classifies what are all the prohibited substances. This bill is silent on what are all the list of prohibited substances and who is going to decide that. And this cannot be subdelegated to some other authority. When this House, the great Parliament is deciding this House and the Parliament have to decide what are all the prohibited substances, number one. Number two, if it is considered Section 4, Clause 4, anti-doping rule violations, it requires further deliberation into the Clause 4, because the anti-doping rule or the violations of anti-doping rules is not categorically stated and it needs further deliberation by this House. If Chapter 3 is taken, the National Board, the Constitution of National Board, the qualification of the member is not given, either for the chairman or for the members of the National Board is not specified in the bill. Like TROI and other commissions, Medical Council, the qualifications of the members and chairman are specifically stated in the bill and the act. This bill is silent about the qualification of the members and the chairman. It will lead to appointment of person by the choice of the government in power. This will take away the independency of the board itself.
So there need to be a deliberation and a insertion of the qualification of the chairman and members of the national board. Then if Chapter 5, Class 19 is taken, where the agency has reason to believe that an athlete or athlete support personnel or any other person to whom this act applies has committed anti-doping rule violation, any person authorized by the agency may, in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, enter so-and-so, and search. Now, it is a question of using a prohibited substance in a particular game or sports. Why should authority to be given a power to enter any place of the sportsman and go and trouble him and search his place? When he is there in the ground, he has to be subjected for the anti-doping test. His house cannot be the authorities can be given a power to go and search his house or place where he is residing. This will put a great mental trauma on the sports persons. This has to be considered. Number one. Number two, there is already provisions under the narcotic drugs and psychotropic substances how this procedure of search and seizure have to be made. Prohibited substances under this bill will have a different kind of a procedure, namely Criminal Procedure Code. So this has to be considered by the ministry, and a clear-cut procedure of search and seizure have to be made. Though there is an appeal before the appellate panel is given, the recommendations of the standing committee has not been considered before drafting the bill. Number one, anti-doping bill is the requirement of the day. It's the need of the hour. But the bill has not considered the cases where through conspiracies, a sportsperson is made positive to this anti-doping test. There are conspiracies made to fail a person from this kind of test. There is no clause or section provided for conducting an investigation whether that sportsperson was cheated and by conspiracy was made to positive. That has to be considered. So many cases where through conspiracy sportspersons are failed in the doping test. That has to be considered, number one. And the standing committee in its recommendation exhaustively stated that issues to be identified in the bill, in this bill. Number one, no provision regarding the data procured by the authorized agencies, namely the personal data protection aspect of the athletes accused of doping are not taken into account. Number one. Number two, no provision for the members of the disciplinary panel or the panel or appeal panel or their removal. Third, fails to identify and make provisions in respect of applicability of the bill on foreign athletes participating in India. There is no clause in the bill about the foreign athletes who are going to participate in India. Number four, no provision regarding compensation in case of false positive tests which can harm the career of the athlete and destroy their reputation. This ministry have to definitely consider and make sufficient provisions to compensate persons due to conspiracy made false positive. Number five, seeking access to lab reports and hiring experts to interpret those reports can be expensive and time-consuming and thus affecting the athlete's career in the process. So there should be a mechanism to expedite the reports to be given to the athlete and to approach the appellate panel, and a time-bound manner of giving the decisions of the appellate panel is must. That is absent in the bill. And no provision regarding penalties to be imposed on supplement companies engaged in contamination of supplement products, which can result in potential doping. This clause or this recommendation of the standing committee has not been considered at all in the bill. So a wider consultation is required, and the
recommendations of the standing committee have to be again thought of and to be incorporated in the bill. With that, I rest my case. Thank you. Thank you. माननीय श्री अयोध्या रामी रेड्डी अल्लाह जी. Thank you, sir. I want to thank you for giving me this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill 2022. I would also like to congratulate Sanket Mahadev Sargar for starting off India's medal tally at the Commonwealth Games 2022 with claiming a silver in weightlifting, and fellow lifter Mr. Guru Raja Pujari for winning bronze medal, as well as Saikom Mirabai Chanu, who shattered Commonwealth Games records by winning India's first gold medal. Sir, coming back to this anti-doping bill, as we are all aware, doping remains a very severe problem, with India ranking 3rd worldwide, according to the latest World Anti-Doping Agency report released in 2022, with 152 cases across different sports. Such incidents affect the morale of the sportsperson and also disappoints the aspiring athletes that view them as their idols, and it also becomes a matter of national embarrassment. Therefore, I welcome the anti-doping bill, which seeks to rectify this problem, as it is an important bill, especially considering the ongoing Commonwealth Games and the increase in India's participation in sports inspired by our record Olympics tally last year. There are few positives that I would like to mention here. The protection towards athletes. As use of steroids and other doping substances disqualify athletes from any competitions and ban them from taking part in any competition for a long time, washing away their immense preparative efforts, while also having a negative impact on their health, even resulting in their death in certain extreme cases. A bill seeking to curb this problem is a good step toward protecting and looking after the safety of our country's athletes. The next point is inclusion of athlete support personnel. Under this new bill, athlete support personnel, described as any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical or paramedical personnel, or such other person working with or treating or assisting an athlete who is participating or preparing for at the national level or international level, or to which this act applies, will also be subjected to consequences of violation. Considering that there are various cases of athletes testing positive due to supplements containing contaminated substances given to them by their coach or other staff members, subjecting them to punishments or fines or other disciplinary action, will ensure more responsibility from their side, as well as and may lead to a decrease in such cases. The next one is therapeutic use exemption. This bill, in accordance with the international standards for therapeutic use, shall grant certain athletes undergoing medical treatment to be allowed to take medicines or drugs included in the list of banned substances as an exemption. As sports persons throughout their career may sustain injuries that require such treatment, it is another positive addition to the bill that will allow for regulation of banned substances as part of medical treatment. Few observations, sir. I would like to put up a few of my observations. Most of the doping incidents in India are unintentional. In India, a number of athletes do not actually intend to use any enhancement drugs or steroids. However, a number of ordinary medicines that are meant to cure common pain or illness, and even some daily used products also contain some amount of banned substances.
A lack of knowledge regarding the presence of banned substances is the reason why most of the doping incidents in India takes place. Recent estimates project that these cases are about 12 per year. That is, one athlete per month is caught out due to not carefully checking everything that is put into their body or being appropriately educated on their rights and responsibilities. The next observation is the responsibility solely on the athletes. These regulations in the bill makes an athlete strictly liable for any banned substances entering their body, and therefore the burden of protecting their body against any such prohibited substances lies on the athlete themselves. So therefore this bill should have provisions that call for the National Anti-Doping Agency or the National Board to take responsibility for protecting the athletes from instances of accidental ingestion through proper education and also proper labeling of supplements, medicines or other products that are likely to contain these banned substances. So few suggestions, sir. Localized awareness programs. So across all the stakeholders who are part of the sports industry must be brought in, an IEC program. Information, education and communication programs must be brought in across all the stakeholders. India is set to adopt the international anti-doping rules verbatim without considering some ground realities and challenges that will eventually arise. The National Anti-Doping Agency's educational programs are conventional as the language mainly used is English, which may not be easy to understand by most of the athletes coming from rural backgrounds. Owing to this, there are many cases in which athletes have taken the plea of unknowingly committing the violation due to lack of knowledge. Thus, anti-doping programs and presentations should be conducted in the vernacular language of the athlete, as it helps in acquiring them better with the technicalities of doping. The bill should also provide for a complete list of banned substances in regional languages to the athletes so that the athletes can have a better understanding relating to that. The increasing testing infrastructure. As per the NADA's regulations, an athlete is expected to conduct research before consuming any supplement. However, there is a lack of laboratories in India that carry out such specific tests on supplement, and if an athlete finds such a laboratory, the cost of carrying out the tests are high. Also, the suspension of country's national dope testing laboratory due to non-conformation to the international standards for laboratories posed additional problems for athletes, especially during the 2020 Olympics, for which they had to get tested in laboratories outside India. As NDTL was prohibited from carrying out any anti-doping activities, including all analysis of urine member, please conclude. And blood samples. The point towards the lack of infrastructure required for the proper adoption of anti-doping regulations. NDTL should be improved and more such labs should be set up in different states of India. So trained personnel also have to be brought in across various levels. Mental pressures on athletes should be brought down. So with all these things, sir, I would like to say that the sports without ethics and fair play becomes a baseless competition. Hence, we need to protect our athletes. We need to bring back the true spirit of sports, one which is not tainted with any fear of losing. With these suggestions, I support this bill. Thank you. Thank you. Shri K.R. Suresh Reddy ji. Thank you, sir. At the outset, I would like to congratulate all the sportspersons who have excelled at the Commonwealth Games, who have kept our country's flag flying high. I welcome this bill, sir, and more so feel reassured that it is being piloted by a young minister who is not only young but also very keenly involved in sports activities. So I am sure the bill and the mood of this House in their presentations would be taken
in letter and spirit by the Honorable Minister. I have a couple of suggestions and a couple of queries, sir. Now, India signed this UNESCO Convention against doping in 2005, and you ratified it in 2007. Now, why has it taken almost 15 to 16 long years to bring in this bill? We've seen the other day also on Antarctica, whenever international conventions are signed, treaties are signed, and when it mandates legislation, it seems to be taking a pretty long time. And I'm not in full know-how of why the delay, but the Honorable Minister can kindly explain that, sir. There are a couple of issues relating to the bill, sir. The World Anti-Doping Code, the WADA code, as we call it, makes a very clear distinction between majors and minors. And it sets a lesser punishment for the minors. In the bill piloted by the Honorable Minister, if you see clause 2, subclause D of the bill, athlete is defined as any person. Now, to be more specific, the bill can contain a separate subclause under clause 2, which defines minors as persons below the age of 18. And further, clause 6, which talks about the consequences of anti-doping rule violations, insert a separate provision which states that minors will be subjected to lesser punishments, like letting them off with a warning, decreasing the duration of suspension, and not basically publishing the name of such minor who has committed this anti-doping violation as under your clause 27.1. The other WADA code guidelines, sir, which talks about the significance and independence and impartiality of the National Anti-Dope Agency, the NADA. However, the way in which the current bill is structured, the central government has its own say in appointing and removing the Director General of NADA, thereby breaching the ideals contained in the WADA code. I suggest that the bill should have a provision which states explicit qualification for the Director General's appointment under clause 15, subclause 1, sir. Director General should be a person who excels in this activity. It should not be meant for any retired officials, or it should not be meant for any political adjustments, sir. So if the bill is very clear, it makes it easier for the government to move in that direction. And now coming to the removal of the Director General, clause 15, subclause 8 defines the grounds for removal as a proven misbehavior, incapacity, and then the third is such other ground. Now, the meaning of such other ground is not very clear. I suggest that the phrase such other ground be defined more specifically so as to ensure no unfettered discretion being used by the central government in the Director General's removal, sir. These are being very specific because you are reflecting the UNESCO Convention, and you emerging, India today emerging not only as a big strong nation, but also in the sports we are emerging as a very strong nation. So these very clear descriptions in our law makes it in tune with the various laws in other developed countries, sir. And the same analogy applies even in the disciplinary panels and appeals panel also. They face the threat of government interference. The grounds of removal are not specified in clauses 1 and 12 respectively. I suggest that these be stated in the text of the bill itself, sir. And finally, on educating the people about the demerits of doping, which spoils the athlete's career, Part 4 of the UNESCO Convention against Anti-Doping in Sports requires state parties to engage in imparting educational programs on anti-doping
It also requires states to provide accurate information on the harm of doping, to the ethical values of sports, the health consequences of doping. The government can take note of these obligations and create educational sensitization programs for the athletes. Such programs will also help prevent negligent or unknowing violations of the anti-doping bill, sir. With these, I welcome the bill, sir, and I would also like to place on record that I come from Nizamabad, where the world boxing champion Nikhil Zareen comes from. So I'm very proud that today I've been able to be part of this bill. And of course, Telangana, like rest of the country, today has been producing many wonderful sportspersons who have excelled internationally. So it is not just confined. Of course, Haryana has always been a very good example for us, inspiration for us. But today, the entire country is working on those lines. Now, keeping this in mind, the state of Telangana, the government of Telangana has also been developing and encouraging sports in a similar manner by not just through educational, sir, but also in terms of very good budgetary support. Thank you. So I welcome the bill, sir, and I congratulate the Honorable Minister. Thank you. Dr. John Britasji. Thank you, sir. At the outset, let me salute General D.P. Watts. He has been dispassionately objective, and he even went to the extent of proposing inter-caste, inter-religious marriages to have better breeds. I don't know whether Anirudhji would subscribe to his view, and I would say that General is different, and I would appreciate it. Sir, I really wanted to dwell on the nuances of the bill. However, many of the points which I want to speak have already been spoken here. Nevertheless, we have so much of concerns with regard to the structure and who all will be part of the board, the independence of such bodies, what could be the rules, what could be the criteria, all sorts of things actually are kept in vague. Sir, I don't want to tell about the suspension of the accreditation of NDTL, which happened in 2019. Deependra was kind enough to point out that. It was a shame for us. What would the government do to avert such a, I would say, such an incident which made us to lose our face? Sir, we have a prominent sports person, P.T. Usha ji here. Devendra and the General were lavishly talking about Haryana. They should have at least spoken about Kerala, because we have a social ecosystem whereby we promote sports. That is the peculiarity of Kerala. General Watt spoke about that. I told that he's a general with difference. He should be sitting here with us. Okay. Sir, just in July, 2 of our brilliant athletes were debarred. And sir, this bill should be providing us a window to the situation that is existing now. Our minister is ebullient, young, dynamic, though he is very active in politics also. And I would request that he should concentrate on sports a little more. As much as he is so enthusiastic about the political happenings surrounding. Sir, as we all know, sports, we have no religion, caste, creed, language, color, or sex. It is universal. In India, everyone loves sports. Everyone wants Indian sports persons to excel. But sir, a country with 1 billion plus population, we have certain achievements. Is that what is required now? Don't we need to, tread ahead, progress? And Anirudhji, just ponder over the budgetary allocations you have. You should be using your political clout to increase the allocation, which you are not doing. Actually, the budgetary allocation has gone down from 25 crores, it has gone down to 16 crores.
This is the situation. And Kalo India program currently accounts nearly 30% of the sports budget. Sir, we need to have absolute increase and specific allocation to enhance the sports in this country. Sir, hardly 0.07% is the allocation. There are small countries like Romania, Latvia, etc., which allocate more funds. Please ask Kushaji, please ask her how much the sports person require. And I would request that you should consult her. Don't make us sit here alone. You should consult her on sports. You should use her talents also. Sir, I have a suggestion. The minister should take interest in such a way that a portion of the CSR earnings should be demarcated for the sports activities. That should be propagated and promoted. Sir, we have to catch our people at young age. That's how we had. Honourable member, we'll Sir, start I would with just come to one or two small points more. Anurag ji, we should be perturbed over the politics that are in our sports federations. We have many federations. How many federations have been derecognized due to mismanagement, lack of transparency, lack of corruption? Even in our Indian Olympics Association, one of your friends in BJP is fighting with another rival group. And too much of politics in sports bodies. Sir, 50% of the sports bodies are headed by politicians. Do you want to have that much of politics on sports bodies? I have no objection to Deependraji becoming a sports authority. He is passionate about sports. But think about those people who do not have any knowledge about the domain of sports, presiding over sports empires only for narrow parochial interest. You have to have a control. I know that your limitations because some of the big wigs are presiding already over some of the sports federations. I don't want to name them, which you know that. You're smiling. Your smile gives us obviously an answer to the question I raised. Sir, cricket is overbearing. I have no issue. We all talk about the money they generated from the market, say about 50,000 crore. But think about other games and sports. Don't you want, we need to have a even structure in our sports culture. We don't want to neglect, we don't want to denigrate any vertical of our sports, sir. So I would request the Honorable Minister to have a wholesome view. And last point, sir, sports medicine. When we talk about this doping, please understand that we got a person like Messi because his hormonal deficiency were identified when he was an adolescent. We should develop sports medicine as a counter to the doping that is happening, counter to the drugs. Thank you. And we have Ayurveda in Kerala. He just comes to meet few press persons in Kerala. You should come and meet us also. We will suggest you the ways where you can use Ayurveda to inculcate and to have sports medicine. Sir, the last point I want to make is that... Your last point was 2 points back. Last. This is last. Sir, we have spectators' interest. We should not limit the sports to be something of the spectators. We should have participatory element in sports. I would request Honorable Minister to consider these points. There are so many nuances which I wanted to dwell out on the bill, but many persons have already spoken about that. So I would earnestly urge our young minister to see that something is done spectacular. Thank you. Thank you. माननीय श्री संजय सिंह जी. मान्यवर, आपने इस एंटी डोपिंग बिल पे मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया. मान्यवर, जब हम लोग आज इस बिल के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हमारा सौभाग्य है कि अपने जमाने की उड़न परी जिसको कहा गया और जो इस समय इस सदन में है पीटी उषा जी, उनका भी हम सारे लोग अभिनंदन करते हैं उनके रहते हुए इस बिल पर चर्चा. मान्यवर, अगर मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं तो जब हम इस बिल पर चर्चा कर रहे हैं तो हिंदुस्तान के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी जिनकी गुगली से अच्छे विकेट गिर जाते थे, हरभजन सिंह जी भी हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद. मान्यवर, ये बिल हम सब के लिए दूसरा गेंद उनकी फेमस गेंद हुआ करती थी, हरभजन सिंह जी जिसका जिक्र कर.
तो मान्यवर अनिल कुंबले की भी गुगली याद कर, नहीं सबकी है। हमने ये कहा कि हमने अपनी पार्टी की ओर से राज्यसभा के सदन में हमने लाने का काम किया। मान्यवर, ये बिल जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक अच्छी बात इसमें लगी कि बिल स्टैंडिंग कमेटी में गया, उसके बाद जनता से राय मांगी गई, उसके बाद लोकसभा के पटल पे लाया गया और अब राज्यसभा में चर्चा में आया है। बहुत अच्छी बात है कि सघन रूप से इस बिल के ऊपर चर्चा करके कई स्तरों पर उसके बाद यह बिल लाया गया है। और जब डोपिंग टेस्ट में लोग पॉजिटिव आने के बाद उनका कैरियर चौपट होता है तो बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन जाती है, उनको खेल की प्रतियोगिता से वंचित तो रखा जाता है, लेकिन उसकी टेस्टिंग सही थी या गलत थी, उसके साथ न्याय हुआ या अन्याय हुआ, इसके बारे में फिर पूरे जीवन भर उसके बारे में कोई सोचता नहीं, पूछता नहीं, और उसको हमेशा खेल बिरादरी और राष्ट्रीय स्तर पर उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है मान्यवर। और इसमें सबसे ज्यादा जो मामला मुझे याद है मान्यवर, वो हमारे युवा होनहार पहलवान नरसिंह यादव का मामला मान्यवर। हिंदुस्तान से डोपिंग टेस्ट पास करके गए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे ओलंपिक के खेल में उनको फेल कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इस बिल से अब ऐसी घटनाओं से हमें मदद मिलेगी जहां पर राष्ट्रीय स्तर से खिलाड़ी पास होकर राष्ट्रीय नाडा से पास होकर खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेलों में जाता है और वहां उसको फेल करके पीछे कर दिया जाता है। इसलिए मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इस बिल का पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। देश के हित में है, अच्छा है, खिलाड़ियों को इससे सुरक्षा मिलेगी। लेकिन यहां चिंता व्यक्त की दीपेंद्र हुड्डा जी ने, यहां चिंता व्यक्त की सदन के दूसरे हमारे माननीय सांसदों ने कि ये कई बार ये डोपिंग के चक्कर में लोग फंसते क्यों है, खिलाड़ी अतिरिक्त ताकत लेने के चक्कर में फंसते हैं। वो अतिरिक्त ताकत लेने की सोच उनके मन में आती कहां से है? क्योंकि जब वो मेडल की रेस में जब पीछे होते जाते हैं, सोचते हैं चलो किसी तरीके से मेडल हासिल करते हैं, लेकिन कई बार उनके साथ साजिश भी होती है। उनके साथ जो टेस्ट होता है, ऐसे इंजेक्शन जानबूझ के उनको दिए जाते हैं जिससे वो टेस्टिंग में फेल हो जाए। और इसलिए इस बिल का होना बहुत आवश्यक है कि ऐसी तमाम साजिशों पर, ऐसी तमाम कार्रवाइयों पर और ऐसी टेस्टिंग कर करके जो हमारे खिलाड़ियों को पीछे रखा जाता है, उससे उनको बचाया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ क्या खेल के प्रति हमारी सरकार का ध्यान है मान्यवर? या माननीय मंत्री जी बैठे, मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता पूर्वक उनसे पूछना चाहता हूं, 130 करोड़ की आबादी वाले हिंदुस्तान में आप अच्छे खिलाड़ी कैसे बनाएंगे जब आप खेल का बजट मात्र 3000 करोड़ रुपए रखते हैं? 3000 करोड़ रुपए का बजट आप 130 करोड़ की आबादी में रख रहे हैं। और 2021 में आपने खेल का बजट कम किया, इस बार थोड़ा बहुत आपने बढ़ाया। तो खेल को इतने उपेक्षा भाव से क्यों देखा जाता है? खेल के ऊपर हमारा बजट क्यों इतना कम रहता है? खेल की तरफ हमारी सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? और जब आज एंटी डोपिंग पे आप चर्चा कर रहे हैं मान्यवर, पूरा देश हम लोगों को सुन रहा होगा और खास तौर से हमारे वो नौजवान सुन रहे होंगे जो हरियाणा के गांवों में, उत्तर प्रदेश के गांवों में, बिहार के गांवों में, पूरे देश के अंदर दिन रात सुबह 4 बजे उठ के शाम तक मेहनत करते थे कि उनको देश की सेना में भारत के लिए मरने मिटने का मौका मिलेगा। उनको भी आपने बगैर डोपिंग टेस्ट के फेल कर दिया। उनको तो बगैर डोपिंग टेस्ट के आपने फेल कर दिया। भारत की सेना में जिनके मन में जाने का जज्बा था, यह अग्निवीर योजना लाके, यह 4 साल की योजना लाके उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया आपने। मान्यवर, मैं आप लोगों से, आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, कभी आइए देखिए और खेल को बढ़ावा कैसे दिया जाता है। खुले मन से आइए खेल मंत्री जी, चलते हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर सरकारी स्कूलों के अंदर स्विमिंग पूल का निर्माण किया है।
सरकारी स्कूलों के अंदर हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, एथलीट के ग्राउंड बनाए हैं, वर्ल्ड क्लास हॉकी के ग्राउंड बनाए हैं, जहां पर बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन तैयार करने के लिए मिशन एक्सीलेंस की योजना दिल्ली की सरकार लेके आई। और केजरीवाल जी की सरकार कहती है खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा मदद, आर्थिक मदद की जरूरत तब होती है जब वो उसकी खेल की प्रतिभा को निखारना होता है। आप मदद कब करते हैं? कोई ओलंपिक में गोल्ड पा गया, कोई सिल्वर पा गया, कोई एशियाड में मेडल पा गया, उसके बाद कई राज्य सरकारें उसके पीछे कोई 20 लाख, कोई 50 लाख, कोई 1 करोड़ के सहयोग देने के लिए होड़ लग जाती है। लेकिन जो खिलाड़ी संघर्ष कर रहा होता, मान्यवर, जो खिलाड़ी मेहनत कर रहा होता है, जिसके खेल में प्रतिभा है, जो ओलंपिक में गोल्ड पा सकता है, सिल्वर पा सकता है, ब्रॉन्ज पा सकता है, जो एशियाड में मेडल पा सकता है, उसकी मदद करने के लिए क्या योजना है? ये योजना दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लेकर आई। और मिशन एक्सीलेंस में हम दिल्ली के खिलाड़ियों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को, जिनके अंदर संभावना है खेल के अंदर बड़े बड़े खेल प्रतियोगिताओं में मेडल पाने की, उनको 16 लाख रुपए तक की सालाना मदद करते हैं मानवर, 16 लाख रुपए तक की। और दूसरी दिल्ली सरकार की योजना है मानवर, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना, प्ले एंड प्रोग्रेस की योजना। इसमें ऐसे बच्चों को हम लोग तैयार करते हैं जो आगे चल के अपने बचपन से ही खेल के अलग अलग खेलों में जिसमें उनकी विधा है, जिस खेल में वो अच्छी प्रतिभा रखते हैं, उनको मदद करके उनको आगे बढ़ाना और उनको मेडल के लिए तैयार करना, उनको बड़ी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना। और दिल्ली की सरकार ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई सर, खेल का विश्वविद्यालय। और ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा खेल का विश्वविद्यालय है जहां खेल को ही उसकी पढ़ाई मानी गई है, खेल को ही उसकी डिग्री मानी गई है, खेल को ही उसका जीवन माना गया है। वो अलग अलग खेलों में जिसमें भी वो जाना चाहता है, उसके खेल के हिसाब से उसको स्टेडियम उपलब्ध कराया जाएगा, उसको मदद की जाएगी और उसको हॉस्टल की सुविधा, खाने की सुविधा, रहने की सुविधा, खेलने की सुविधा, उसके खेल की प्रतिभा को ही उसको डिग्री माना जाएगा। ऐसा खेल का विश्वविद्यालय दिल्ली की सरकार ने, केजरीवाल जी की सरकार ने बनाया। तो इसलिए मान्यवर, हमने दिल्ली के अंदर खेल को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। मैं फिर से आपके माध्यम से इस बिल का समर्थन करते हुए सरकार से अनुरोध करूंगा, हमारे खेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ये जो खेल का बजट है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है, इस बजट को बढ़ाइए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं, जिनको बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं, जिनको बड़े बड़े मेडल मिले हैं। ऐसी कहानियां पढ़ने को मिलती है कि वो अपना मेडल बेच के कहीं मूंगफली बेच रहे हैं, कहीं चाय की दुकान लगा रहे हैं, कहीं ठेले लगा रहे हैं, कहीं सब्जी बेच रहे हैं। ये जो खबरें आती हैं मान्यवर, ये दिल को दुख देती हैं, तकलीफ देती हैं। मैं जिस उत्तर प्रदेश से आता हूं, वहां की आबादी 24 करोड़ की है और उस 24 करोड़ की आबादी में मान्यवर, जब हम पढ़ते हैं ओलंपिक का मेडल, एशियाड का मेडल, कॉमनवेल्थ का मेडल और उसमें हमारे प्रदेश का नाम नहीं होता, तो हमें तकलीफ होती है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि खेल की ओर ज्यादा ध्यान दीजिए, खेल का बजट बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। थैंक यू मिस्टर संजय सिंह जी। नाउ श्रीमती पीटी उषा। प्लीज 238. 238. Yeah. A member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. Yeah. He was referring about Agniveer and Agniveer matter is pending with the Supreme Court. So मैं आग्रह करूंगा कि इसको नहीं है, वो सब जुडिस है, वो मामला। Please. सर सुशील जी, no. ये मामला Please sit down. 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 Yes, raise the point of order. You please sit down. Sir, it is very clear, sir. Kindly sit down. A member while speaking shall not refer to any matter of fact. Sushil ji, on please. which a judicial Sushil ji, you need not repeat. It will be examined by the chair. Please sit down. Please sit down. Please sit down.
Please sit down. Excuse me, you please sit down. You please sit down. One more. Minister. Sir, I didn't want you to intervene. I'll reply in detail later. But I just wanted to apprise the House because the Honorable Member right now mentioned about Uttar Pradesh. I just want to say, इस देश में केवल एक राज्य ऐसा है जिसने अपने ही राज्य के एथलीट्स को टोक्यो ओलंपिक्स के बाद सम्मानित नहीं बल्कि देश भर के जितने एथलीट्स मेडल जीत कर आए थे उन सबको सम्मानित करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है। तो ये हाउस पे थोड़ा रिकॉर्ड स्ट्रेट रहे। मैं सारे बातों का उत्तर बाद में दे दूंगा, मुझे उसमें कोई चिंता संकोच नहीं है। Thank you. Srimati P.T. Usha. Please. Respected Honorable Chairman, sir. Honorable Vice Chairman, sir. My most respectable gurus, mentors, and fellow members of this august house, as today is my maiden speech, I hope you consider me as your humble sister, and I also hope you will forgive me for any mistakes in my speech. Sir, with all your blessings, let me begin my speech by paying homage to all our freedom fighters, our soldiers, policemen, and all the great noble-hearted individuals who had laid down their lives for our nation. It is because of their sacrifice and everyone who are in service of our nation that we are now living a loving and peaceful life. It is because of their service that has made the very foundation of this great nation that we are able to enjoy the freedom which is given to us, and hence we also have commitment towards our nation. As nominated Rajyasabha member at age of 58, I am grateful for the good fortune of taking my first step in the temple of democracy. I took oath on 20th July in the name of God to uphold the constitutional values, and all those days, like a grade 1 student, I have been watching the proceeding of this sacred house. I also had the great opportunity of representing my country in more than a few hundred events as part of my sports tapasya. I would like to look at the democratic process of post-independent India through the open eyes of an athlete. Since independence, we have been providing various facilities for improving our sport. Our proud sports personalities have achieved rare achievements in hockey, wrestling, and football at Olympics venues. Our sportsmen have several achievements that inspire the younger generations in athletics, tennis, and other sports. Hockey legend Dhyan Chand and his team, Mevalal ji in football, K.D. Yadav ji in wrestling, Ramanatha Krishnan and Amritraj brothers in tennis, the mighty Milkha Singh ji in athletics, and though India's first female Olympian Mary D'Souza ji. All of them are our true legends. We have achieved great feats in 1980s, but later on, unfortunately, we lost the upper hand in hockey, football, and wrestling. With the 1983 World Cup trim, the prestigious of our nation in the field of cricket has risen once again, such that we're the world champions in another major sporting event after hockey. In the 1960 Rome Olympics, we lost the medal of Milkha Singh ji by fraction of a second, and it was repeated once again in 1984 with a difference of 1/100th of a second. Thereafter, me being a girl from the remote place of Payoli in Kerala, a village without any facilities to pursue my sporting dreams, met the spoke for the first time to the then Prime Minister, late Srimati Indira Priyadarshini ji, which was of the most precious moment of my life. Then, by running up to year 2000 and training my younger generation till yesterday, this devotee has dedicated herself to the betterment of sports, Indian sports, and once again had the rare privilege of meeting Honorable Sri Narendra Modi ji, the most admired Prime Minister among the world nations. All the while we can count the achievements of our nation in the field of sports since 1984.
we embraced the sports as a self-criticism as there was no overall growth. I wish to mention that our achievements in athletics, tennis, weightlifting, cricket, chess, billiards and snooker, badminton, boxing events are huge. From the time when our beloved Vajpayee ji became the Prime Minister until 2014, only a few silver stars were seen performing at bigger stages. In terms of infrastructure developments, in addition to things such as training grounds, conditioning facilities, and improved diets, better treatment facilities were not adequately available then until come 2014. In the 1980s, I used to travel from Paioli by train for up to 4 days to reach Delhi to work out on athletic tracks. But now I am happy to state that after 2014, our country has been making enviable progress in various fields, including unparalleled achievements in field of sports. And that is why today's generation and experiencing district to district better training facilities in varieties of sports. Facilities such as synthetic tracks, swimming pools and gymnasiums and other amenities are being made readily available. The new generation sportsmen are now getting better coaches, scientific diets and resting facilities. But there is one department which needs more emphasis, and that will be the field of sports medicine and sports science. The front-running top 10 nation in the field of sports and Olympic has backing of modern sports science technology and support of sports medicine system. Injuries are an inseparable part of the sports, and the Department of Sports Science and Sports Medicine has an important role to play in helping sports personalities recover from injuries as fast as possible in bringing them back to training in a short period of time. Unfortunately, in our country, this branch is still in its infancy. We need to have immediate and special attention to this sector. This is the time to become self-reliant, and in those terms, I strongly suggest that sports science, sports medicine and coaching should come under the scheme of our beloved Prime Minister, Sri Narendra Modi ji's dream project, Atmanirbhar Bharat. Now, all this has been mentioned only as an introduction, but on the contrary, over the past 20 years, there has been general tendency towards doping, or what we can call as an abuse of performance-enhancing drugs and steroids. According to today's statistics, India ranks third in the number of individuals who have been tested positive for steroids and punished for doping. In this context, the nation which is ranked 1 in the number of individuals tested positive for steroid has already been excluded from the world sports by other countries. I wish to mention that this serious concern which need to be addressed immediately. We are yet to open our eyes to abuse of doping in our country, which was once earlier confined only to the senior national levels, has now reached the juniors, college and school level, which is serious concern that need to be addressed. When talented sports individuals are abusing performance enhancing drugs, they are not only sacrificing their career and life for short-term benefits, but they are also spoiling the talents of upcoming sports individuals who work very hard to improve their performance levels. In addition to, they are also tarnishing the image of our country among other nations, and through this, we are also destroying the dignity and legacy of our ancestors that worked very hard for it. To control this alarming situation, with the special interest of our sports minister, the Lok Sabha has passed the anti-doping bill last week. While this phenomenon can be controlled to some extent through legislation, yet still more effective measures are impressive and needed to be taken. We should create awareness about the abuse of performance-enhancing drugs in sports among athletes, coaches, and parents, and there should be no delay in taking timely action and appropriate ban against those who test positive of doping. At the same time, the activities of
National Anti-Doping Agency, NADA, should be accelerated and should be given the freedom to operate without any other obstacles. National Anti-Doping Agency and the National Dope Testing Laboratory in New Delhi should get necessary financial freedom, and all competition must be brought under the watchful eye of NADA. And not only for the competition, but also for the preparatory time also should be tested. For instance, in a competition with the participation of 800 athletes, the NADA authorities are used to come up with just 10 anti-doping kits, and it can be undoubtedly said that such measures are happening because of the financial constraints and lack of adequate manpower. It is only through the timely interventions of our legislatures, state these people and the people of representatives who should be more assertive regarding matters related to sports and should be every means ensure that a better opportunity is created for our sports individuals to showcase their true talent and potential among world nations. If the motto prevention is better than cure is implemented scientifically and educationally in the field of sports, and we as a nation which has always dreamed big and hoped good for our people, I can indefinitely say that in the next 10 years, we will become one of the top 10 sporting superpower among the countries of the world. I wish to mention that we have reclaimed the Olympic medal in 2020, which we had previously missed in 1960 and 84. Now let us give support to our upcoming sport talent by all means and respect so that they can compete vigorously in the upcoming Olympics and World Championships and win with the flying colors so that millions of Indians living in other countries and our Bharat can stand with their heads held high. Today's faith is the strength of tomorrow. On this note, let us all work for the betterment of new and strong India. Let me conclude my speech by extending my heartfelt gratitude to our beloved Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, who is very keen on development of sports in country. As a daughter of Bharat Mata, I bow my head before her and wish that I could serve this nation for the betterment of sports. Thank you, Honorable Chairman, who gave me this opportunity. I thank everyone once again from the bottom of my heart. Namaskar. Thank you, Srimati P.T. Usha. Now, Dr. Fausia Khan, 4 minutes. Why 4 minutes, sir, to me? Members or more. Anyway, thank you very much. Sir, I would like to begin by first welcoming this bill and saying that my family is a great fan of Sachin Tendulkar and Sunil Gavaskar, sir. Like millions of other families in our country and even outside our country, particularly the youth, not because they have been successful sports persons, but simultaneously also because they are icons and an inspiration of what the field of sports has groomed them into as human beings: righteous, disciplined, determined, humble, punctual, hardworking, unbiased men of integrity. So generally people thrive to become like their ideals and adopt their ways of life. The current expansion of the field of sports itself may be attributed to this idealism. There are thousands of such icons who are role models for the youth. Sports is a field that inspires love, affinity, and brotherhood. And the general behavior of great sportsmen impacts the way our youth think or perceive life. While discussing this bill, this must be kept in mind that while addressing the issue of doping in sports, we are also trying to address the value system in our youth. Sir, righteousness has always been a part of Indian tradition. I think most misguided sportspersons are not introduced to doping when they reach international level, but they are introduced to doping much earlier.
when they participate in state or national level competitions. And that is where our focus must lie. This is necessary. Therefore, I thank the Minister for having brought in this comprehensive bill, which covers not only sports, but also gives a message that values matter, not only for the youth of India, but also to the global community. Sir, the growth of sport is a definite indicator of the growth of the nation. I must congratulate our young Minister, Anurag Thakurji, for his vision, dedication and contribution, and for the fact that we are winning medals after medals in various competitions during these days. The bill, I think, is well framed, but it is evident that scope has been voluntarily left for the rules and regulations. I have some suggestions that could be incorporated by the Minister. Enhancement drugs like amphetamine and steroids have been evolving even from before the 1940s with the evolution of the pharmaceutical industry, and rules and regulations also have been simultaneously evolving. Also, sir, changes are coming in accordingly in the World Anti-Doping Code. At the same time, masking drugs are also being developed in the natural course of evolution. Therefore, as I think you have thought about, awareness programs are very, very important. They are already being carried out, but many more are needed. Sir, I'll just give my pointers because I have less time. I feel that we need to carry these awareness programs at all levels, not just at national or international level, but state level, district level, down the line, because that's where the program begins. And we have a very well-established network in the nation. This network is the associations, the federations, the clubs. I think they should be included in this because this network percolates down to the taluka level, sir. So before every competition, a session and a certification on anti-doping must be made mandatory as a precursor for the permission of the competition to the association, sir. If that is done, the association becomes accountable to ensure that awareness for anti-doping is carried out by them. Also, sir, screening. Screening is not only necessary at the international level, but also down the line to the district level. So just give me 1 minute. Because you have mentioned a big lab which is worth crores of rupees, but what we need are little micro labs, mobile labs, or like simple glucometers that we have to check our sugar. In the same way, if we can screen out doping at the little lower level, that would be, and if made mandatory for the associations, this would produce very good results. So guidelines must be circulated. Accountability of coaches, accountability of associations have to be ensured, and we have to be, looking at the last point is that off the shelf drugs that are available, especially the powders, the proteins, the whey proteins that are available in the for the gyms, sir. Sir, I think the performance enhancers, the dietary supplements, all this should be looked into. I have much more to say, sir, but I will only end by saying that, where there is a computer, if you detect the virus, detection is not our aim. You may detect the virus, but the virus has to be cured, and that cure has to be our aim. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Dr. Fausia Khan. Through G.K. Watson. Sir, the bill proposes the amendments in accordance with the World Anti-Doping Agency Code. 2-3 short points, sir. One, the personal data protection of athletes who are suspected of illegal possession, use of trafficking of drugs is missing factor which has to be looked after by the Honorable Minister. Because if they are suspected and later proved innocent, their privacy remains
violated and they suffer social stigma. Therefore, I request the Honorable Minister to kindly look into this important aspect. Number two, sir, there are many instances when athletes have tested positive for banned drug use for no fault of their own. Sometimes they are found to have taken those drugs as part of their regular medicine prescribed by their own doctors. Sometimes the drug from their nutrition supplements. Sir, I feel the need to create proper awareness among sports persons, coaches, doctors who specialize in sports medicine and other stakeholders to doubly check what medicine and nutrition supplements they take. Another important point, sir, the World Doping Code states that the protected class of athletes, which includes athletes below 16 years of age, among others, may be given reduced penalties, punishments or ban periods. This bill does not make any distinction, sir, between minor and major athletes. I hope when the Minister takes care of it while framing rules under the Act, this will be definitely taken into care. Regarding the laboratories, sir, there is a need for setting up laboratories in each state. It is a welcome suggestion and will go a long way in speedy disposal of cases. I urge the Minister to take this suggestion because a large number of younger people today in the country are taking up sports as a career and way of life than a hobby or a part-time occasion. Sir, to conclude, we are already seeing the results of various initiatives taken by the Minister under the guidance of our Honorable Prime Minister in the form of Khelo India and other schemes for promotion of sports, fitness and healthy awareness in the country. The results of medal wins from our World Athletic Championship and Commonwealth Games are very encouraging, and we are on a course to become sporting superpowers, sir. With these words, I support the bill. Thank you very much. Thank you, Thiru G.K. Vasan. Mr. Abdul Wahab wants to leave early. If the House permits, we could, please. Yes, if the House permits. Because yes. Janab Abdullah. Yeah, sir, first of all, I support the bill. But I got a revelation today that sports and games started in India after 2014. It is not coming, it is an evolution. One cannot come to what you call in the Olympiads, in the Commonwealth and overnight. It's an evolution. It is done by so many governments, not only from 2014. It was there a lot of governments, Vajpayee government, before that, Monsoon Singh and all. It was a concerted effort. So it came. Now the fruit is coming. And under Anurag Thakurji, we are very happy that every day we can see so many medals. But one thing to our sports minister, when he visits our state, you should see other people also, not only some editors, some sect of people. You should make use of that time for just like our neighboring MPs or neighboring sports people and all. I wish next time Anurag Thakurji will give us, and not us, only other editors also, an opportunity to meet you. Sir, as per records with 152 anti-doping rule violation, India ranks third among the world's biggest doping violators. Major doping violation happens in the field of weightlifting, 25 cases, athletics, 20 cases, wrestling, 10 cases, followed by boxing and judo. Every time the athlete comes up with an exceptional performance out of the blue and ahead of a team in the selection meet, the chance of that athletic testing positive high. It is believed that a major reason for athletic dope is there wanting to register a high performance on the basis of which they can get jobs and incentives. However, there are many natural biological cases of high testosterone level and other where sports people are innocent.
The increasing number of privately sponsored prize money, marathon and cross-country runs in India is also a source of doping temptation for athletes. In many cases, the coaches are also responsible for their casual approach. My suggestion is frequent testing of the sportsperson, creating more awareness and integrity campaign amongst sportsperson to feel responsible. And agree Mr. Wasan's proposal to have every state these labs and all. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Abdul Wahab. Now, Sri Kanaka Meddala Ravindra Kumar Garu. Thank you, sir, for giving this opportunity to speak on this bill of National Anti-Doping Bill. Sir, I wanted to deal with these some provisions. Firstly, my submission is with respect to definitions. There are almost 35 definitions are there, out of which 20, ZA, ZB, ZC. This is prohibited list, prohibited method, and prohibited substance. The definitions are there, but that list was not set to this bill. That is a lack of, once it is defined, it should be annexed to the bill. That was not done. Coming to the section, clause 5, where any substance or method is included in the prohibited list and such prohibited substance or prohibited method is required. Without any list appended to this bill, it is not possible to invoke the provisions of clause 5. So it is better to attach the list, though there is an acting power and frame the rules by the government, but it is better to not to deviate from the original bill, better to annex it. Coming to the section 7 and clause 7 and clause 12, with regard to the appointment of national board and also the appellate authority under clause 12, qualifications have already been specified with regard to who is the person to be appointed as a national board member or the chairman, likewise appellate board also, appeal panel also. But whereas clause 15 deals with director general shall be appointed by the central government and person integrity. But there was no specific qualifications were mentioned, rather eligibility, required qualifications were not specified under 15. Apart from that, clause 8, 15, subclause 8 deals with the power of the central government to remove the director general without even before the expiry of the time. So that power takes away the independency of the body. It cannot be taken into consideration for the purpose of the directions in order to implement these provisions. Coming to the other doping control process, clause 19 deals with power of entry, search and seizure. This is under Criminal Procedure Code. The body, almost as the body is constituted under this bill, is a quasi-judicial functions are there. If that is there, specifically a legal knowledge also to be exercised in order to, when the investigation process is going on, power of entry, search and seizure also exercised carefully, but that was not specified in clause 19. Coming to the clause with regard to the national, under clause 26, National Dope Testing Laboratory is constituted. WADA in September 2018, that is in World Anti-Doping Agency, is identified. It also includes one of the imported sampling procedures, and also WADA banned NDTL. NDTL test is also constituted by the laboratory before this bill, but it is not in compliance with the international standard labs prescribed by the WADA. Sir, let me give an example for the proficiency of the NDTL. NDTL has given negative reports in 6 cases. Then WADA sent the samples again, accredited monitoring lab in Canada, which found all of them to be positive. So all 6 Indians involved were suspended. So they not only disrepute the NDTL, but also the Indian sports. So testing laboratories constituting also is very important. Clause 26 deals with the power of the government to constitute it.
But as far as these laboratories are concerned, it functions. One more point, sir. Coming to the example, sir, in the 2019, maximum positive samples 225 out of 4,000 samples were reported in our country. Yes, yes, thank you. So in view of the taking into consideration, some precautions have to be taken. Thank you. And take the suggestions made by them into consideration Thank you before very passing much. it. Thank you, sir. Dr. Thambidurai. Thank you, Vice Chairman, for giving the opportunity to speak in the bill. Our ADMK party is supporting the bill which is piloted by our young man, sports minister. As others said, not only is active in politics, he is also active in sports. Previously also, he headed many programs, we know very well. Therefore, I am congratulating him. Our Honorable Prime Minister appointed him as a sports minister. And also at the time when he assumed this office, in so on Commonwealth Games going on in London, UK. India shows good performance and we're getting good medals. Therefore, it is a credit for him, which he now is heading there, sir. Sir, regarding this anti-doping bill, we know very well why this has to come brought by the Parliament to enact. I was a member, I'm also a member of the Education Committee. We discussed thoroughly, and I need not necessarily to elaborate because our opinion also given to the government, what are things have taken up. The main reason why we are taking up this means the anti-doping convention is now the second most ratified of all UNESCO treaties with 191 state parties. Therefore, when all the countries has taken the part of this program, they decided to see that to encourage the international cooperation to protect athletes and the ethics of the sports. That is very important. That is why the government has brought this bill to regarding the main objective is establish National Board of Anti-Doping in Sport and provides for its composition, powers and functions. In that, sir, many members raised their objections regarding the establishment of this board and who is heading that board also. The heading the board said already, sir, we are winning, autonomous is given. We have seen there are malpractices sports, many boards. That is why many members objected that the sports there are so many cases against boards, regarding boards. Because this board, when the government is taking over, because it is responsible to the government means the parliament, we are enacting the law. We are the members of that. Anything things happens, we can have the right to raise the issue in the parliament and the minister responsible to answer for that. Therefore, government giving the empowerment in government to appoint the director and also whenever any problem removes that, there is no anything objection, I am no objection there is. This is what discussed in the committee also when we discussed in the standing committee. We made it clear that this is correct decision. We have the power to the government to appoint the board chairman, and also if any complaint comes, they have your right to remove also. That is what we said, sir. Regarding, as others said, because when we are taking medicines are not purposely, drugs are not purposely against sports, sometimes some people are misusing that. That is the fact. At the same time, without the knowledge, they are taking some kind of foods and everything. It may be in that, there may be that. For that, it cannot be punished. For giving that proper information and guidelines for them, this is what they said, the others all said. The committee has recommended emphasize on the need for opening more drop testing laboratories in the country, preferably one in each state to cater the need of the country and to also become a leader of the Southeast Asian region in the areas of anti-doping research. That is why, sir, I am supporting the bill. I don't want to much of the time. You know very well, time is coming. You have the best time. Very good, very good. Thank you very much. Thank you, Dr. Thambidurai. Dr. Anil Agarwal. Thank you, Chairman Sahab. 5 minutes, please. How much? 5 minutes. Okay. Thank you, sir, giving me 5 minutes time.
राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक 2021 लोकसभा में 17 दिसंबर 2021 को इंट्रोड्यूस किया गया था और इस विषय की महत्ता को समझते हुए माननीय स्पीकर लोकसभा और माननीय चेयरमैन राज्यसभा द्वारा इसको स्टैंडिंग कमेटी के लिए रेफ़र किया गया। बहुत वृहद चर्चा हुई, जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाया गया, डिफरेंट फेडरेशंस को बुलाया गया और न्यूज़पेपर में भी इसके लिए एडवर्टाइजमेंट दिया गया। और उन सब के वृहद डिस्कशन के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी उसको अधिकांश को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया और उसी के आधार पर अब ये बिल राज्यसभा में आप सबके लिए इस पर अपने विचार रखने के लिए और इसको पारित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। मुझे खुशी है कि इस सदन के सभी सदस्यों ने, चाहे वो किसी भी दल के हों, इसका समर्थन किया है। प्लीज। और अधिकांश सदस्यों ने राजनीति से ऊपर उठकर इसका स्वागत किया है। माननीय महोदय, मैं एक चीज़ और आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूँ। 2014 के बाद स्पोर्ट्स में इस देश में बहुत क्रांतिकारी कदम उठाए गए और उन्हीं कदमों का आज ये असर है कि देश में मेडल्स की तालिका बढ़ रही है, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हों, चाहे दूसरी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं हों, चाहे ओलंपिक की प्रतियोगिताएं हों, सभी में भारत बहुत अच्छा कर रहा है। सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो स्पोर्ट्स में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ थीं या ऐसी बहुत सारी नियम थे जिनके वजह से स्पोर्ट्स फेडरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सब को देखते हुए नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू किया, जो राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो गया है और उसकी वजह से बहुत सारी जो स्पोर्ट्स में दिक्कतें आती थी वो दूर हुई हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी राज्य सरकारों ने नेशनल स्पोर्ट्स कोड में जो प्राविधान हैं उनको अंगीकार नहीं किया है। तो अगर ये स्टेट लेवल पे भी होगा तो इसके बेहतर परिणाम आएंगे। महोदय, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पूर्व में क्या होता था कि कुछ परिवार या कुछ ग्रुप्स जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशन थी उन पे अपना कंट्रोल कर लेते थे। आज नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू होने के बाद उसमें किसी भी व्यक्ति के लिए एक टाइम फ्रेम बना दिया गया है कि प्रेसिडेंट मैक्सिमम 3 टर्म रह सकता है, सेक्रेटरी 2 टर्म रह सकता है और उसके बाद कूलिंग पीरियड की अनिवार्यता है। इन सब चीज़ों से स्पोर्ट्स में बहुत पारदर्शिता आई है और पहले जो एक ये आरोप लगता था कि बहुत सारे प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी उचित जगह, ये जो एक फेवरेटिज्म चलता था उसकी वजह से नहीं मिल पाती थी। मैं आपका ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कुछ शुरू किए गए खेल प्रोग्राम्स के बारे में बताना आपको चाहता हूँ। खेलो इंडिया एक ऐसा प्रोग्राम है जिसकी दीपेंद्र हुड्डा जी ने भी, जो हमारे पहले स्पीकर थे, तारीफ़ की है। कुछ लोगों ने पार्शली तारीफ़ की है, लेकिन ये एक वास्तव में ऐसा प्रोग्राम है जो इस देश के लिए आने वाले समय में वरदान साबित होगा। और मुझे निश्चित रूप से इस बात का पूरा यकीन है कि 2028 के ओलंपिक में भारत की जो पदक तालिका है वो डबल होगी। जहाँ तक वर्तमान बिल का प्रकरण है तो इसमें जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है और हमारी भारत की नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हैं, दोनों के बीच बेहतर समन्वय होगा। और निश्चित रूप से जो कुछ साथियों द्वारा उठाया गया है कि नेशनल लेवल पे कुछ प्लेयर्स जिनका कि टेस्ट नेगेटिव था, जब वो वर्ल्ड लेवल के उसमें गए तो उनका पॉजिटिव हो गया और उनको एक बहुत ही असहज स्थिति का सामना करना पड़ा। मेरे कुछ साथियों ने हरियाणा के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बताया है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि हरियाणा और केरल बहुत आगे हैं,
लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष पिछले लगभग 2 वर्षों में काफ़ी काम हुआ है और मेरठ में हमारे नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे शुरू की गई है और जो पिछले बार जो खिलाड़ी हमारे जीत के आए उनको लगभग 4-4 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए गए हैं। मैं एक चीज़ और आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी हमारे एक आम आदमी पार्टी ने, सर ओनली आई विल टेक 1 मिनट, बहुत फ़ख्र के साथ ये कहा कि साहब हरभजन सिंह जी हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं जो गुगली फेंकते थे। मैं इस सदन के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पहला ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है और राजस्थान से आता है, फौज से आता है। आप समय की बाध्यता है, मैं केवल कुछ बजट पे भी लोगों ने कहा था, निश्चित रूप से स्पोर्ट्स का बजट बढ़ाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि आज तक जो पूर्ववर्ती सरकारों ने बजट दिया था स्पोर्ट्स के लिए उसको काफ़ी अधिक बढ़ाया गया है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अनिल। श्रीमती मौसम नूर, डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. Sir, as I stand here to speak on this subject, I am very proud to be speaking about a sector which is very close to my leader, Honorable Chief Minister of Orissa, Naveen Patnaik. The entire House, and I am sure the Honorable Minister, would join me in recognizing the kind of impetus he has given to hockey in this country. After 41 years, India got a medal in the Olympics because of the impetus that was given to hockey by adopting that particular sport by the state government for 10 years. And now the same kind of fillip is being given to other sports like football, like women's sports, several other sports. So it's very close to the heart of our state. And when people applaud the the medal tally of, let us say, Haryana and Kerala, people forget that this is the new kind of incentive and incentivization that is required to be provided to sports in India. We have 17 AstroTurf being developed in the 17 blocks of Sundargarh district, because that's considered as the cradle of hockey in the entire country. This is the kind of incentive we have to do for, both in the infrastructure side and for sportsmen. Now, before I come to this topic, I must compliment the Minister that what he has brought to the House currently is something which is not only timely, but it would actually pitch India at a level higher than countries like Russia, countries like Italy, who are now topping in the world in terms of doping activities. We were inching closer to them. So this is a structure which has come in to make us more credible in the international sports arena, and therefore I support the bill. I compliment the Minister for bringing this bill. Before I get into some of the details which will come by way of suggestions, I would first make a broad comment about the design of this bill. And I would strongly urge the Honorable Minister to consider this. One of the most important aspects of this bill is the doping, anti-doping testing laboratories. And they are listed under Chapter 7, Miscellaneous, Section 26 and Section 26(1), 2 and Section 27. Don't you think that this is the crux of the entire thing, because our national laboratory was de-recognized, and therefore this should actually find place of prominence as a prominent chapter otherwise in the entire design of the bill. And you could consider asking your ministry to look at this, because otherwise it doesn't give the preeminence that is required to be given to such laboratories. I will come to another point relating to the design of the bill once again, and that is the provision relating to the appeals panel, which says that the panel will consist of chairperson, a retired High Court judge, and a vice chairperson, a legal expert, and 4 members, medical practitioners.
Now, there is a reference to medical practitioners in the entire bill. The point is, who is a medical practitioner? It's a very broad field. I think sports doctors or sports medicine, those who practice that should be categorically mentioned here, and those are the people who should be coming in here. Secondly, I have statistics, and it is very glaring that the International Journal of Pharmaceuticals, it has published in 2017 a report which says that out of 162 formulations, Ayurvedic formulations, which were tested, 16 had the presence of substance prohibited by WADA. 16 had presence of substance prohibited by WADA. Now, many of us, including our sportsmen, I take Ayurvedic medicines, I take homeopathic medicines, and we have cases here. I have a case here where the athlete said that she had taken that particular medicine thinking that it will increase her long-term immunity. Now, this is not covered in the entire provision of the Act. We cannot really cut and paste what the WADA has said. Our realities, Indian realities, are different, and that has to be factored into this particular provision. And therefore, my suggestion to the Honorable Minister is that we have the National Medical Commission, which has been set up now with 3 different verticals, one for allopathic, one for traditional medicines. If you have a representative from there in this appeals panel, then even if it is a question of having somebody taking the traditional medicines, he can evaluate it properly instead of blindly banning that particular athlete. The athlete's life is very small. Now I will come to some very concrete suggestions, sir. This is relating to awareness. Many of us have spoken about it. Many speakers before me have spoken about it. I would like to refer to one famous Cuban athlete who is the only athlete to have won the 400-meter and 800-meter Olympic in 1976. He says that you can tell your athletes, you tell your sportsmen, co-sportsmen, several things, but it is very important to have a policy for educating against doping. Awareness has not got the prominence that it is required to be given in the particular design of the Act. And this, I think, if it can be brought to the rules, I would strongly recommend that this could be done. Awareness is very important, because many of our sportsmen belong to communities or belong to families who are not that literate. So to expect them to know about the formulation of something that is being administered to them is actually very, very, tall thinking, I would say. The next point which I would like to mention is providing some kind of a legal aid to our athletes. Our athletes, if they are tested positive by various layers, then there is no how do they meet the legal challenge? So some kind of a legal aid assistance scheme should also be worked out for our athletes. We must realize that ultimately the bill or anything that we do for sports, the primacy should be given to sportsmen and not to policymakers. And therefore, everything should be done in keeping the interests of sportsmen in mind. The next point that I would like to make is relating to data protection. I think Honorable Basanji talked about it, but he said that there is no mention of it. Actually, there is a mention of it, and very strangely, the mention says that it would be made public. It is being legalized, legislated. I think that's a very retrogressive step, because until and unless the athlete has exhausted all chances, her or his name should not be disclosed to public. That is a change that I think has to be brought in. The last point that I would make with the minute that I have is relating to facilitating the therapeutic use of exemptions. I think the athletes have to go through a series of processes which are very difficult. They would rather train rather than go for this process. I think that could be simplified, and this simplification is possible if you can have some kind of a certification that this particular formulation is dope-free. You can ask pharmaceutical companies who are giving these tablets or giving these medicines to have this certification mentioned. And I think with the kind of
kind of impetus that we are giving everywhere to sports in the country, there would be pharmaceutical companies who would go in for this. We could actually attempt to try that. Thank you, Doctor. Sir, last minute. The point is relating to the selection process. The selection process of the Director General, many people have talked about many things, but I think the most important thing is at least a minimum qualification could be mentioned. You may not, because the government has the right to appoint and the process of removal, it is there in all the government organizations, but minimum qualification could be mentioned so that, sports persons are not relegated to the background, as has been the allegation against Indian sports all this while. Thank you, Doctor. Thank you so much, sir. Thank you, Doctor. Now, Sri Binay Visham, 4 minutes. Thank you, sir. Sir, occasions may come, maybe rarely in the House, but the House feels to be united with a common mind, with a common view. And this is such a day for us. A day that we devote our time for sports and for the values of the sports. That too is brought by a young minister. I would like to reveal it here that from the first day when I came to the House, Anurag was my close friend, even though very young to me. And we had excellent occasions where we quarreled also, we debated. We had big debates among us each other. But still I have a love to him. I believe he too have it with me. Sir, in this House we had P.T. Usha, the power of the country. And I am very energized to say that we all knew her since so many years, since her school days. I don't know whether she remembers. I went to her house in Payoli when she was a school student, when she won the first medal in the school games. Since that days, Usha was so dear to us. Our state and our people used to call her the Payoli Express. She used to run on the beaches of Payoli. Near the house there was a beach, and there she ran early mornings of every day in those days. And that Usha has become a well-renowned person, and she has come to the Rajyasabha as a member of the House. That too is a pride fighter. Sir, in this day, when a new bill on sports have come here, we have reasons to say that this is a moment of great hope also, because India is going ahead in the field of sports. We learned about victories, medals and all those things. I remember once a meeting with the mother of Chanu, the girl who won the medal, gold medal, recently in the Commonwealth Games. I met her mother in Imphal. From a very poor family she is. And they were working people. From that family, a daughter emerged as a national figure to win the gold medal. That also is a matter to be reckoned with. Now when we discuss about this anti-doping bill, I may refer to the fact that why this doping? Why? Sir, may not be very happy to all of us, but sports have become a big money affair. Big money affair. Rich people, people craving for riches, they make the sports as a stepping stone for that. And there are agencies, there are groups also to help them to win this acquiring money games like that. That also is happening. So how can we save the sports from the greed of the money? It's not very easy. And we had General Watts here. General Watts showed us a way how to come beyond the petty party politics. Sometimes it happens here. We have politics, of course. We have to have it. And we have to be loyal to the politics also. But petty politics and politics are different. Sometimes we need some kind of a
warning to us that to come out of that tendency. General Watts today did it. As a sportsman, with that spirit, he talked here. I support many of his views. I believe that the one point that he mentioned of cross-breeding, important it is. He talked about inter-caste marriages. I request the ruling government to think it seriously. Why we should oppose inter-religious marriages also? That will also help Indians to have a more efficient, more powerful young generation who can win more and more medals. So please come out of this petty considerations on such occasions. I hope that the words by General Watts may help us to come out of this kind of a narrow way of thinking. Sir, again to the bill, when I come, I find a little problem with that national boards. We talk about an agency, which is a statutory agency, which will now overtake the earlier society. That also is good. But when we come to the boards, Minister, the board is trying to become a state within the state, as he mentioned. That board has certain powers, and that powers many a time is crossing the powers of the agency of the. Thank you, Banaji. And I may request the minister, think of calling this as an authority instead of an agency. Why can't it be called as an authority? National Anti-Doping Authority. Thank you. That can be more meaningful. With these words, I conclude. Thank you, sir. Thank you very much, Banaji. Dr. Anil Jain, 5 minutes. Not here? Not present. Srimati Fangnan Konyak. Yes. Sir, first of all, at the outset, I would like to put forth that the National Anti-Doping Bill, which was passed in the Lok Sabha on July 27th, is a well-balanced and visionary bill, and which will further enhance the spirit of sports and culture in our country. I most certainly think that this bill is a positive step in the right direction. Since 2014, India, under the dynamic and visionary leadership of our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, we have seen that the sports sector has grown by leaps and bounds, and we have seen the immense support, recognition, and the encouragement given to our sportsperson by our Prime Minister. This fact is self-evident from the various championships and medals that our country athletes have been winning. And as I speak, our athletes are doing us proud at the Commonwealth Games in Birmingham. The country hasn't seen anything quite like this. And therefore, I must state that in such a context, it is only right that India also does its part and fulfills its moral and international obligations by bringing, by obligations which will come into reality once this bill is passed in this August House. Sir, doping continues to plague countries worldwide, and especially more so in India. In fact, 5 members of this year's Commonwealth contingent failed their dope tests, which has once again highlighted the need for a more comprehensive and stringent anti-doping law in our country. In fact, India ranks 3rd in the world when it comes to doping violations as per WADA 2019 report. It is indeed a grim reminder that the need for a concerted effort to bring an end to this menace. The bill seeks to prohibit athletes, their support personnel, and also others, concerned persons such as coaches, from indulging in doping, the violation of which can lead to their result disqualification, and also including forfeiture of medals, being barred from other events, and also even result in financial sanctions. Sir, it is a well-thought and well-intended bill for the benefit of the country. One of the reasons being that the National Anti-Doping Agency will be constituted as a statutory body which will be headed by a Director General, and NADA will be involved in planning, implementing, monitoring, as well as investigating anti-doping activities and rule violations. There will also be a National Board for Anti-Doping, the job of which is to make recommendations
to the government on anti-doping regulations and also with regards to international compliances and other commitments. It will consist of a chairperson and 2 members. The board will further constitute a national anti-doping disciplinary panel which will determine the consequences of violating anti-doping rules. This panel will consist of a chairperson and 4 vice chairpersons who will all be legal experts and 10 members who would comprise of medical practitioners and eminent athletes to add more support to the proposed anti-doping law. The board will also constitute a national anti-doping appeal panel to hear appeals and grievances against the decisions of the disciplinary panel. Might I add, sir, that transparency is also a key feature here because this National Anti-Doping Agency will disclose information such as which concerned rule was violated and the consequences levied thereof. The National Dope Testing Lab in New Delhi will be the principal dope testing facility, and many more such facilities will also be established. Sir, I'd like to bring your kind attention that once this bill becomes an act, NADA will have powers to search, conduct raids, and seize. Currently, it does not have such powers. Sir, what this bill basically aims to do is to bring sports into the mainstream. When I say this, it means to give effect to the UNESCO International Convention Against Doping in Sports and other such international compliances. A legal framework is being provided to combat the menace of doping in India. It is high time that our country, which aspires to be in the galaxy of the great sporting nations, also has its own effective mechanism of tackling doping in sports, and National Anti-Doping Bill exactly seeks to do that. We cannot be advocating for sporting greatness while conveniently turning a blind eye to doping. It is only fair that the bill becomes a law. Only then will India be able to avoid international embarrassments such as the infamous record of having the 3rd most number of positive samples among the national anti-doping organizations of the world. And for a bill which will build capacities in anti-doping and will enable hosting of major sports events, it will protect their sportspersons' rights, and also, it will reinforce India's commitment to international obligations. It will also provide legal sanctity and provide independent mechanism for anti-doping. India under Honorable Prime Minister Modi is not only focusing on building infrastructure, but also promoting sports as a viable, career option. With the first central university, sports university coming up in Manipur, we really feel that the country now has come to the point, and I commend Union Minister of Sports, Sri Anurag Thakur, and our government led by Honorable Prime Minister Modi ji for moving this bill for the welfare and progress of the sports person of our country. Thank you. Thank you very much, Punyak ji. Sri Ram ji. धन्यवाद उपसभापति महोदय कि आपने मुझे इस नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमान जी, सभी वक्तागणों ने, सांसदगणों ने अपनी बात को इस पर रखा हुआ है और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ इस खेल को लेकर कुछ उपलब्धियों के बारे में या कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करना चाहता हूं। श्रीमान जी, खेल तभी होता है जब खेल के मैदान होते हैं, या हम दूसरी शब्दों में कह दें, अगर हम लोग बैक में जाएं, 25 साल पहले जाएं, तो हमारे आसपास के गांव देहात में, कस्बों में खेल के मैदान होते थे, उनमें हम लोग खेलते थे। लेकिन धीमे धीमे जैसे हम लोग बड़े होते गए, वो सारी जगहें संकुचित हो गई। आज गांव देहात में, शहरों में खेलने की कोई जगह नहीं बची हुई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से बोलूँगा, मैं अर्ज करना चाहूँगा कि बिल में कोई प्रावधान करके लाएं कि हर ज़िले में, कस्बे के अंदर खेल के मैदान या स्टेडियम और भी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनको भी देने का काम करें। और चूँकि मैं इसका एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा कि देश के अंदर अभी आप सब ने कई सारे नाम सुने जो बहुत ही गरीब परिवेश से निकल करके देश में उन लोगों ने अपने नाम को रोशन किया। उसमें से आप नाम जानते हैं, हिमा दास का भी नाम जानते हैं, उसमें वंदना कटारिया का भी नाम जानते हैं हम लोग हैं, उसमें उर्वशी सिंह का नाम जानते हैं। ये ऐसे नाम हैं जो गरीबी के प्रवेश में निकल के आए, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी,
लेकिन उन लोगों ने अपना नाम रोशन किया। लेकिन ऐसे तमाम और भी बच्चे हैं जो इस देश में देश के मान सम्मान को बढ़ा सकते हैं, तो उनको ज़रूरत है मूलभूत सुविधाओं की। इसलिए श्रीमान जी, मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह का कोई प्रावधान लेके आएँ कि हर जिले में, कस्बे में स्टेडियम, मैदान की मूलभूत सुविधाएँ दी जाएँ। और चूँकि मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा, 2007 से 2012 में उत्तर प्रदेश में माननीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, और तब ग्रेटर नोएडा के अंदर इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट बनाया गया। 1,10,000 कैपेसिटी का 2,000 करोड़ का कंस्ट्रक्शन का इंटरनेशनल लेवल का कार रेसिंग सर्किट बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। ऐसे और भी तमाम काम करने की ज़रूरत है श्रीमान जी। और इसमें कुछ बात आई रेगुलेटरिंग बॉडी का या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो मैं श्रीमान जी अर्ज करना चाहूँगा सरकार से, मंत्री जी बैठे हुए हैं, कम से कम इसमें जो लोग अपॉइंट किए जाएँ उनका कोई पीछे का खेल का बैकग्राउंड होना चाहिए। या तो ऐसे लोग नेशनल या इंटरनेशनल लेवल प्लेयर रहे हों, या कोई गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज, सिल्वर लेकर आए हों। ऐसे लोगों को इस बोर्ड में अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। और यही सब बातें मैं थोड़ी सी करना चाह रहा था। और ज़रूरत है मोटिवेशनल पॉलिसी की और कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर की। ये चीज़ें अगर सरकार मुहैया कराएगी तो मेरी समझ से आज हम लोग 10 मेडल लाके आते हैं, कहीं 5 लेके आते हैं, हम लोग दूसरे कंट्रीज़ के बराबर नहीं खड़े हो पाते। लेकिन हमें सोचना चाहिए कि अगर दूसरी कंट्रीज़ के लोग इतने सारे मेडल लेके आते हैं तो उसके पीछे क्या बात है। अगर हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे तो हम लोग ऐसे ही पीछे रहेंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच राम जी। श्रीमती मौसम नूर। Thank you, sir, for this opportunity to speak on the National Anti-Doping Bill 2022. I appreciate the Minister's attempt to deal strictly with the dangerous problem of doping and to comply with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization's International Convention against Doping in Sport. This is also timely since our country is also performing spectacularly at the Commonwealth Games. I would like to begin by congratulating the Indian contingent for their performance thus far and wishing them luck for the rest of the Games. According to the latest World Anti-Doping Agency WADA report released in 2021, India ranks 3rd in doping and has 152 cases across disciplines, only marginally below leaders Russia 167 and Italy 157. Just last week, some of our Commonwealth Games candidates were disqualified after failing routine tests for performance-enhancing drugs. We were all witness to the scandal in another country where athletes were taking these drugs with state sanction and administrative support. It is important that Indian sportspersons do not fall prey to the lure of easy wins and engage in dishonest behavior. The administrative setup of sport in the country should work to identify and nurture talent fairly and provide an environment of encouragement and guidance so young players are not led astray. The ministry's sports administrative bodies, coaches, former players and seniors all have a responsibility towards new players in this regard. For example, even before the present Commonwealth Games, members of women's cricket team were awaiting visas till the last minute. Such administrative kinks should be ironed out with domestic bodies working in tandem with the international bodies. To lay just minutes. I agree with the concerns raised by the fellow members. The bill does not make a sufficient distinction between minors and majors, and this should be addressed in the rules so as to protect impressionable minors. The panels mentioned in the bill should be independent, and a change must be made to separate the disciplinary panel and the appeal panel, as well as to give the disciplinary and hearing panels protection from arbitrary removal by the ministry. While the government has attempted to take a holistic view of the problem and by countering it
from multiple fronts via the bill, the socio-economic reasons for doping have been overlooked. Research shows that one of the major reasons behind doping is a sportsperson's desperation to register significant performances. Such performances determine the quality of the government jobs and incentives they receive after their career in sports and therefore fuel an intense desperation to register quick wins in the shortest time possible. A limited professional shelf life combined with the unrelated and unsatisfactory desk jobs that await them post their professional careers has always been a worry for our sportspersons. The government thus must change their perspective on the careers of our athletes. Provisions must be made for better monetary support during training and career periods as well as for the post-retirement options to them in order to curtail their desperation. Our sportsperson must be humanized. They cannot be looked at wins dispensing vending machines. Their needs and aspirations must be given the time and space they need as they strive to take our country to new heights each day. I would also like to point out that there must be provisions to prevent the harassment of players. While carrying out raids is necessary, NADA should ensure that appropriate safeguards may be implemented to protect the rights of athletes and to address the issue of privacy. This is also a need to lay down their clear guidelines on what constitutes the anti-doping rule violation. I would also insist that more dope testing laboratories should be opened, preferably at least one lab in each state to ensure better accessibility and speedy test results. In Bengal, we have a long history of encouraging sports and sportspersons. Trained in gymnastics and wrestling as a kid, the Nobel laureate Rabindranath Tagore was a great admirer of jiu-jitsu and even invited judo instructors to teach in Shantiniketan. Our football clubs are legendary, and just last month a trophy tour for the Durand Cup was launched from Kolkata in the presence of State Minister for Youth Services and Sports. So in conclusion, I would like to commend the Ministry for bringing forward the bill to deal with this dangerous problem, and I hope it works both to prevent doping and to support and encouraging promising players. Thank you, sir. Thank you, Ms. Samnoor. Mr. Birendra Baisya. Thank you, Chairman, sir, for allowing me to speak on the bill. Sir, I must compliment Honorable Sports Minister Anurag Thakurji for bringing this bill at that time when our players were playing extremely good in the Commonwealth Games, which is organized in United Kingdom, sir. That this bill looks like a simple bill, but this is very important bill because prevent doping in the sport is the call of the hour, sir. Sir, the anti-doping bill was introduced in our country in the year 2021, sir. Bill was first introduced in Lok Sabha, sir. Sir, India anti-doping bill said provide for the Constitution and National Anti-Doping Agency for regulating the anti-doping activities in sports and give effect to United Nations Education, Scientific, Cultural Organization, International Convention against the doping in the sports, sir. India is a member of World Anti-Doping Agency, sir. And, sir, I am standing here to speak from my heart, sir. Sir, I was the president of Indian Weightlifting Federation. I was elected the president of Indian Weightlifting Federation, sir.
And when I took the responsibility in the year 2010, sir, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation, sir, due to the many DOP positive cases, sir. Not only that, sir, International Weightlifting Federation imposed more than 3 crore rupees penalty on Indian Weightlifting Federation. Not only that, sir, when India was organized Commonwealth Games 2010 in Delhi, Indian weightlifters are not allowed to participate in Commonwealth Games in Delhi, sir, because at that time, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation, and we have to pay 3 crore rupees, otherwise they are not going to allow our player to take part. But sir, I must admit, with the help of the Sports Ministry of India, we work hard and we negotiate with the Anti-Doping International Weightlifting Federation, and ultimately ban imposed on Indian Weightlifting Federation, lifted by International Federation, and my players, Indian weightlifters, have participated in the Delhi Commonwealth Games, and they got 2 gold medals, total 9 medals in the Delhi Commonwealth Games, sir. Sir, just I like to say, very proudly say, sir, 2010, Indian Weightlifting Federation was banned by the International Federation. When it was banned, it is known to Honorable Sports Minister also, I took the responsibility. And people warned me, why you are going to finish your career? This is the worst game. You cannot rectify this sport. But I'm proudly, sir, 2011, the Congress meeting of International Weightlifting Federation declared Indian Weightlifting Federation is one of the cleanest federations of the world, sir. This is the motivation. This motivation is required, sir. Sir, India performed well, sir, in the Commonwealth Games. More medal is coming, sir. Not only that, sir, in the Tokyo Olympic Games, again I'm happy to say that I was the chief mission of the Indian contingent. I lead the Indian contingent in the Tokyo Olympic Games, sir. And all-time record medal India got, sir. Today, sir, India is doing very good because, sir, one thing I tell you, sir, for the first time, India is the long ball champion, Commonwealth long ball champion, sir. Thank you, Mr. Sir, Vice. India is today, sir, just 1 minute, sir. Sir, India is today Commonwealth table tennis champion, sir. Long them for the first time, we got the medal. We got 3 gold medals in the weightlifting, sir. Many medals is coming. Why this is happening? Because, sir, we have a sports-friendly government under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi. Very good, thank This you. government totally helps all the federation, all the sports person and sports ministry under the leadership of Anuragji doing very well. Now there is no problem for player. If player like to go expose themselves outside of the India in abroad, government is allowing them. Yes. All sports medicine, doctor, psychologist, Yes, but everybody is thank you. available with the help of motivation of the government. Yes. Under the leadership of Narendra Modi government. Very good. This sports, Indian sports is doing well, and I'm hope, not only hope, I proudly said India will come within 3 in Commonwealth Games, sir. Thank you. Thank you very Thank much, you, sir. Vice. With this, sir, I support the bill. Thank sir. you, thank you. Sri Dhananjay Bhimrao Makhadik. धन्यवाद सर, आपने मुझे द एंटी नेशनल डोपिंग बिल 2022 पर बोलने का मौका दिया। सर, राज्यसभा में ये मेरा पहला स्पीच है। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राज्य के नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा जी, इन सब का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। हम सब जानते हैं अध्यक्ष जी, यूनेस्को ने 2005 में
वाडा की स्थापना की थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा को डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने के लिए देशों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में 2009 में नाडा की स्थापना की गई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये इसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई थी। लेकिन सर, हमारे देश में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित करना, डोप प्रशिक्षण करना, किसी उल्लंघित मामले को दंडित करना, इसके लिए डोपिंग रोधी कोई कानून नहीं है। खेल संबंधी स्थायी समिति ने देखा कि इसके लिए सीधा और सरल कोई प्रावधान नहीं है। डोपिंग करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे अगर कोई सज़ा होती है तो अदालत में इसकी चुनौती देता है। इसके लिए उसके खुले प्रावधान हैं और इसीलिए खेल समिति विभाग ने 2020-21 में डोपिंग रोधी कानून की सिफारिश यहाँ पे की है। सर, यह कानून लाने की वजह क्या है? हमारे देश में खेल का और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और यह बिल इसे और मजबूत करेगा। इस खेल के खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए, इनके कल्याण करने के लिए ये बिल लाया गया है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैंने अभी कहा कि देश में खेल का स्तर और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ सर, हमने देखा वहाँ पे इतिहास में पहली बार हमें 7 मेडल्स मिले हैं। बर्मिंघम में अभी जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं वहाँ पे 10 से ज़्यादा मेडल्स हमने पाए हैं। पैरा ओलंपिक्स में इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने पाए हैं। और इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ सर, सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है, मैं समझता हूँ। हमारे सभी खेल मंत्री, अनुराग जी ठाकुर हो, रघुवेंद्र राठौर जी हो, किरेन रिजिजू हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में इन्होंने जो काम किया है, खेलो इंडिया जैसा प्रोग्राम, साई सेंटर जैसे जो सेंटर्स अभी देश भर में लागू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर का टैलेंट ढूंढा जा रहा है। सर, मुझे याद है 2015-16 में जब मैं लोकसभा में था, स्पोर्ट्स बिल वहाँ पे लाया गया था, तब मैं वहाँ पे खुद बोला था स्पोर्ट्स बिल पे, ये आज का युवा स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। पेरेंट्स उसको स्पोर्ट्स में जाने की अनुमति नहीं दे रहे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि स्पोर्ट्स से उसका घर चलेगा, स्पोर्ट्स से उससे घर में पैसा आएगा, वो अपनी रोजी रोटी कमा पाएगा, इसका भरोसा पेरेंट्स को नहीं है, इसलिए पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन आज की स्थिति क्या है सर? आज साई सेंटर्स हो, खेलो इंडिया के प्रोग्राम के माध्यम से आप देखेंगे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ग्रामीण स्तर के लोगों को मिल रहा है। आज प्रो कबड्डी लीग सर, मेरे कोल्हापुर का एक बच्चा 1.5 करोड़ रुपए उसको कबड्डी प्रो लीग में आज एक बच्चे को साल में मिल रहा है सर। अच्छी कीमत आज सालाना उनको मिल रही है। कुश्ती की आज प्रतियोगिता हो रही है सर, 50-50 लाख का इनाम आज बच्चों को मिल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार को सराहना चाहता हूं कि उनकी प्रयास से आज इन स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा आमदनी हो रही है। उनके खुराक की चिंता हमको होती थी सर पहले, लेकिन आज वो चिंता नहीं हो रही है क्योंकि ग्रामीण स्तर से छोटे छोटे घरों से, ये सब साधारण घरों से बच्चे आते हैं, उनको आज ये अच्छे तरह से पैसा मिल रहा है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% हमारे देश के युवा है और ये युवा कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर बनने जा रहा है जिसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। मैंने जैसे कहा सर, इनाम ज़्यादा मिल रहा है इसलिए शॉर्टकट्स के इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि स्तर बढ़ रहे हैं, मेडल्स बढ़ रहे हैं, तो डोपिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं सर। डोपिंग के मामले में वाडा ने जो 2019 में जो एक सर्वे किया था, उसमें जो उल्लंघन के मामले आए थे उसमें भारत सबसे आगे था सर। 2019 में जो सर्वेक्षण किया था, 4004 केसेस भारत के जो टेस्ट किए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा 225 लोग बाधित पाए गए थे। यूएसए के जो
11,213 लोगों का टेस्टिंग किया गया था, उनमें सिर्फ 194 लोगों को बाधित पाया गया था। रशिया के 9,516 लोगों को टेस्टिंग किया गया था, उसमें से सिर्फ 85 लोगों को बाधित पाया गया था। मतलब इंडिया के सबसे ज़्यादा बाधित पाए गए थे। इसमें अगर एनालिसिस किया जाए तो बॉडी बिल्डिंग के 22% लोग थे, साइकिलिंग के 14% लोग थे, एथलेटिक्स के 18% लोग थे और वेट लिफ्टिंग के 13% लोग थे सर। इसे हमें बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो लोग आजकल जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ये बाज़ार में बहुत सीधी तरीके से मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, और ये देने वाले और कोई नहीं है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, हमारे जो मसाज करने वाले लोग हैं, उन्हीं से ही मिलता है। जो मसाज करने वाला था वो बोलता है सर ये दूसरा वाला एथलीट ये ले रहा है, आपको ये लेना चाहिए, ये दवाई ले रही है, ऑर्गेनिक दवाई आप लेनी चाहिए। ये बहुत सरल तरीके से मिलते हैं और उसका एक नया नाम भी आया, ऑर्गेनिक दवाई है, ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, और इसी के नाम पे ये कालाबाजारी होती है और उसको एथलीट को या उसको पता भी नहीं चलता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ सर मंत्री जी, हमें कोचेस को भी, टीम स्टाफ को भी, डॉक्टर्स को, चिकित्सक को और मसाजर्स को भी शिक्षा और सूचनाएं देने की आवश्यकता है सर, क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में सहभाग लेते हैं, जैसे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड गेम्स हो, जैसे अभी जितने भी स्पर्धाएं हो रही हैं, अगर हम उनमें सहभाग लेते हैं तो उनके कानून हमें मालूम होने चाहिए। ये सभी कंपटीशन सर वाडा के नियमों के अधीन चलते हैं और हमें उनके नियम मालूम होने चाहिए। 4 साल में एक बार ये स्पर्धाएं होती है, इसके लिए हमारे बच्चे, हमारे एथलीट्स, हमारे स्पर्धक कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन में उनका इवेंट होता है, एक मौका उनको मिलता है और उस मौके के बाद अगर वो डोपिंग टेस्ट में जाते हैं तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है सर। और अगर वो पाए जाते हैं तो उनको मेडल छीन लिए जाते हैं, उनकी ट्रॉफी छीन ली जाती है, उनके सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, उनका परिवार बिखर जाता है सर। और इसीलिए जब वो पॉजिटिव होते हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनकी गांव में बदनामी होती है, उनके देश की भी बदनामी होती है। तो आगे जाके उनको किसी और प्रतियोगिता में सहभाग भी लेने को नहीं मिलता है सर। ये उसकी छोटी सी गलती उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। ये ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकता है सर। जो सप्लीमेंट मैंने इसको बताया कि जो सप्लीमेंट मिलते हैं उस पर बहुत आकर्षक एडवर्टीजमेंट होता है सर। अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हो तो आपका बाइसेप 24 इंच का हो जाएगा, आप सप्लीमेंट लेते हो तो आपके 6 पैक्स ऐप हो जाएंगे। ये सारे सप्लीमेंट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और अननोइंगली ये हो सकता है, उस पर लिखा होता है वाडा अप्रूव्ड होता है, नाडा अप्रूव्ड होता है। तो इस पर भी मंत्री जी ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये सारे स्टेरॉइड्स होते हैं, इसमें वेट गेन का भी एडवर्टाइजमेंट होता है। एनर्जी ड्रिंक्स हमारे बच्चे लेते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई एथलीट जानबूझकर या कोई स्पर्धक जानबूझकर नहीं लेता, इसे धोखे से भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें राजनीति भी होती है। राजनीति सिर्फ हमारे इसमें नहीं होती, खेल में भी बहुत राजनीति होती है, इसे भी हमें समझने की ज़रूरत होती है। और इसलिए इस बिल में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि उसे अगर धोखे से कुछ दिया जाता है तो उसे अपील करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत खान पान पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मैं सर स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कोल्हापुर से आता हूँ। हमारे यहाँ पे कुश्ती का सभी खेलों में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कल्चर है सर। आपको याद होगा, सबको मालूम होगा, कोल्हापुर एक ऐसा गांव है, भारत को देश का पहला ओलंपिक मेडल 1952 में जो पहला ओलंपिक मेडल मिला था वो हमारे खाशाबा जादव जी ने लाया था, वो कोल्हापुर के थे सर। और अभी भी कई सारे पहलवानों का नाम है, आपने सुना होगा, दादू चौगुले जी है, डबल हिंद केसरी थे, श्रीपति खंजनारे जी, अंदरकर पहलवान, बिराजदार जी, यहाँ पे हरियाणा के कई पहलवानों के नाम लिए थे। तो हमें भी बहुत गर्व है हमारे कोल्हापुर के पहलवानों का सर। तो मेरे पिताजी भी बहुत बड़े पहलवान थे सर, भीमराव माडिक पहलवान थे और लक्ष्मण वडार थे। मेरा बेटा सर, छोटा बेटा है मेरा, कृष्णराज माडिक, हमारे खेल मंत्री जी जानते हैं, वो फार्मूला 3 वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है सर। फार्मूला 3 वर्ल्ड चैंपियन उसने हमारा लोकसभा में उसका भी जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने किया था सर। तो हमारा कोल्हापुर में भी क्रीड़ा का बहुत बड़ा कल्चर है। हमारे वीर धवल खड़े स्विमिंग में सर वो ओलंपिक जा चुके हैं, हमारी तेजस्विनी सावंत शूटिंग में ओलंपिक जा चुकी है, राधिका बराली शूटिंग में ओलंपिक जा चुकी है। देख
बड़ा स्पोर्ट्स कल्चर है। मैं मंत्री से डिमांड करता हूं कि ये छोटे छोटे घरों में आते हैं तो स्पोर्ट्स बजट इसमें बढ़ना चाहिए, मैं डिमांड करता हूं सर। और मैं कुछ सुझाव इस माध्यम में बढ़ा रहे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये डिमांड करना, कुछ सुझाव देना चाहता हूं सर कि इसके आपको इस बिल के द्वारा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है सर, क्योंकि इसका अवेयरनेस स्कूल स्तर पे होना चाहिए। मैं खुद 7 संगठनों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मैं कबड्डी, पेटेंक्यू, फेंसिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग सभी एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं। मैं खेल को बढ़ावा देता हूं और ये एकेडमिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, जिला लेवल पे, जैसे मैंने बताया आपको, फिजियोथेरेपिस्ट को और डॉक्टर्स को सब में इस पर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जैसे बताया गया कि एशिया में 6 लैब है, हमारे यहाँ पे लैब्स, आधुनिक लैब बनाने की और ज़रूरत है। अपील पैनल जो होगा, जब भी कोई बच्चा अपील करता है, जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके बाद उसको बैन हमेशा के लिए ना करें, उसको फिर से दोबारा खेलने का मौका दिया जाए। जो अध्यक्ष होने चाहिए वो मुझे लगता है कोई रिटायर्ड जज हो जो थोड़े से बायस ना हो, फिर उपाध्यक्ष भी होने चाहिए, वो भी कोई कानूनी विशेषज्ञ होने चाहिए। जो सदस्य उनमें होने चाहिए वो सीनियर डॉक्टर्स या रिटायर्ड एथलीट्स होने चाहिए। ये मैं मानता हूँ। ये सुझाव मैं इस माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर। मैं भी खुद एक नेशनल रेसलर रह चुका हूँ, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ सर। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद धनंजय जी। माननीय मंत्री जी, आप धन्यवाद माननीय उपसभापति जी, माननीय डिप्टी चेयरमैन सर। मैं सबसे पहले तो नेशनल एंटी डोपिंग बिल पर चर्चा लेने में जो शामिल माननीय सांसद हुए, जिन्होंने भाग लिया, श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, जनरल वत्स जी, NR इलेंगो जी, शांतनु सेन जी, अयोध्याराम रेड्डी जी, KR सुरेश रेड्डी जी, जॉन ब्रिटोस, संजय सिंह जी, डॉक्टर फौजिया खान जी, श्री GK वासन जी, अब्दुल वाहब जी, K रविंद्र कुमार जी, थम्बी दुरई जी, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, श्री अमर पटनायक जी, श्री विनय विश्वम जी, श्री फैंगोन कौनियाक जी, श्री राम जी, मौसम नूर जी, वीरेंद्र प्रसाद बैसिया जी, धनंजय महादिक जी एवं अन्य। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने इस बिल का समर्थन किया है और बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। डिप्टी चेयरमैन सर, कोपेनहेगन डिक्लेरेशन जो एंटी डोपिंग स्पोर्ट्स पर हुई थी, ये 2003 में हुई थी, जिसको भारत ने सहमति जताई, और यूनेस्को की इंटरनेशनल कन्वेंशन जो डोपिंग के विषय को लेकर थी, डोपिंग इन स्पोर्ट को लेकर थी 2005 में, उसके हम सिग्नेटरी हैं और 2007 में हमने इसको रेटिफाई करने का काम किया था नवंबर में। इसके बाद पिछली बार जब कॉमनवेल्थ गेम दिल्ली में हुए, उससे पहले यहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बने, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब की स्थापना हुई और लगातार कई वर्षों तक इस पे काम भी हुआ। लेकिन स्टैट्यूटरी बॉडी बने, हमारे यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया उसको हो, कोई एक्ट यहाँ पर बने, उसकी एक कमी देखने को मिलती थी। जबकि दुनिया के 30 राज्यों में 30 देशों में इसको पूरा किया गया था। भारत आज जब राज्यसभा में भी आप सबके सहयोग से, आम सहमति से, पूर्ण सहमति से आपके पास होगा, तो भारत भी उन देशों में दुनिया भर में आएगा जहाँ पर इसको स्टैट्यूटरी संविधान यहाँ पर बन पाएगा। मुझे बताते हुए प्रसन्नता इस बात की भी है कि जब लोकसभा में इसको लेकर आए और सदन के सदस्यों ने वहाँ पर कहा कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजना चाहिए, पिछले साल दिसंबर में हमने इसको भेजा। मैं आभार प्रकट करता हूँ विनय सहस्त्रबुद्धे जी का भी और सारे कमेटी मेंबर्स का। मात्र 3 महीनों के अंदर कमेटी ने बहुत विस्तार पे इससे चर्चा करके बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं और हमने अधिकतर सुझाव, मैं कहूँगा लगभग सारे ही सुझावों को हमने इसमें शामिल करने का काम किया है। तो मैं कमेटी के सदस्यों का भी यहाँ पर आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर,
शुरुआत में जहां एक और माननीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने विषय को रखते हुए बहुत सारी बातें यहाँ पर की, उसमें मैं बाद में आऊँगा, लेकिन कहते शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। आप स्वयं एक खिलाड़ी हैं, खेल प्रशंसक और खेल प्रमोटर भी हैं, और ऐसे राज्य से आते हैं जहाँ पर खिलाड़ी भी आते हैं, और हर सरकार ने एक के बाद दूसरी सरकार ने लगातार अच्छा काम करने का काम खेलों के प्रति किया है, और यही कारण है कि हरियाणा की भागीदारी देश के मेडल जीतने में बहुत अच्छी रही है। उसके लिए जहां एक और हरियाणा की सरकार, हरियाणा राज्य, हरियाणा के खिलाड़ी, आप सब उसके बधाई के पात्र हैं, वहीं पर बाकी राज्यों को भी इससे सीखने का अवसर मिलता है। खेल राज्य का विषय है, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, and states have to play a very, very important role in the sport, in creating sports infrastructure. At the same time, not only to create the facilities, but also to promote the sports person and create jobs for them also. I'll touch those points a little later, but I'll come to what has been done in the past few years. I would like to throw some light on that. Sir, क्योंकि नाडा की बात जब यहाँ पर नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की बात की गई, भारत आज ऐसी स्थिति में है कि कॉमनवेल्थ खेल के बाद जब कॉमनवेल्थ गेम्स का यहाँ पर आयोजन हुआ, उसके बाद कुछ और बड़े इवेंट्स का आयोजन हुआ। मैं आज की अगर बात करूँ तो भारत जहाँ से चेस की शुरुआत हुई, शतरंज के खेल की शुरुआत हुई, यहाँ से वो पूरी दुनिया भर में गया, लेकिन चेस ओलंपियाड कभी भारत में नहीं हुआ। आपको मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि दुनिया के 187 देश भाग ले रहे हैं, और चेस ओलंपियाड 44वां चेस ओलंपियाड भारत में महाबलीपुरम में हो रहा है। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इसकी शुरुआत अभी कुछ दिन पहले तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, चेन्नई में जाकर वहाँ पर की, और जो वहाँ पर एक पूरा वातावरण खड़ा हुआ है चेस को लेकर। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहाँ पर बहुत बड़ा योगदान उनका चेस के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम चेस की बड़ी उपलब्धियों में बात करें, उसमें तमिलनाडु की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है, और मैं तमिलनाडु को उसके लिए बधाई भी देना चाहता हूँ। एक के बाद दूसरे खिलाड़ी, और जब यहाँ पर भी दिल्ली में हमने चेस ओलंपियाड की पहली टॉर्च रिले हुई, ये आज तक कभी हुई नहीं थी। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी फिडे के प्रेसिडेंट आर्काडी द्वारकोविच से बात की, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने भी बात की, और हमने देश में प्रथा शुरू की, दुनिया भर के लिए अगर पहली टॉर्च रिले कहीं पर हुई है चेस ओलंपियाड की, तो वो भी भारत में ही, दिल्ली से हमने उसकी शुरुआत की। और सर, देश के 75 ऐसी लोकेशंस पर गए, क्योंकि हम आज़ादी का 75 वर्ष मना रहे हैं, ताकि चेस ओलंपियाड और चेस के खेल को लेकर जागरूकता भी हो, और बहुत सफल ये कार्यक्रम हुआ। 27,000 किलोमीटर से ज़्यादा ये सफ़र हुआ है, और लाखों लोग इसके साथ जुड़े। और जब महाबलीपुरम में टॉर्च वापस पहुंची, यहाँ पर भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब ये टॉर्च रिले शुरू हुई तो किसको दी सर? 5 बार के जो विश्व विजेता है, कौन है? विश्वनाथ आनंद, उनको दी। और उनको लेकर जब लाल किले पर अगले दिन गई, उसके बाद पूरे देश भर में गई, तो अंतिम दिन फिर विश्वनाथ आनंद जी ने आकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी को आकर टॉर्च को जाकर वहाँ पर सर वापस सौंपा, और 2 युवा खिलाड़ियों ने उसको वहाँ पर जाकर स्थापित किया। सर, मेरा कहने का मतलब इसके पीछे केवल एक है कि भारत बड़े आयोजन कर रहा है। आज से कुछ वर्ष पहले 2017 में फुटबॉल का अंडर 17 वर्ल्ड कप हुआ, बहुत शानदार सफल आयोजन हुआ, और AFC फीफा ने अगले आयोजन की जिम्मेदारी भी भारत के ऊपर दी, और इसी साल हम गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप अक्टूबर में करवाने जा रहे हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं। डोप टेस्टिंग लैब बनाना और फिर उसकी क्षमता को बढ़ाना, ये बहुत आवश्यक हो गया था। आज हमारी क्षमता लगभग 6,000 टेस्ट साल में करने की है, लेकिन अगर कोई बड़ा चैंपियनशिप यहाँ पर करवानी हो तो लगभग 10,000 टेस्ट 1 महीने में करने की क्षमता को करना होगा सर।
तो उसके लिए कहीं ना कहीं देश में कानून भी हो और व्यवस्था भी खड़ी हो, उतने साइंटिस्ट हो, उतने लैब टेक्नीशियंस हो और उतनी डोप टेस्टिंग लैब्स हमारे पूरे देश भर में खड़ी हो सकें। उसके विस्तार में मैं जाऊंगा आपके पूरे आते हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आपने बात की, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की। सर, आपदा का समय था, बहुत सारे आयोजन देश भर में नहीं हो पा रहे थे, लेकिन मुझे इस सदन को कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जब हमने बेंगलुरु में की तो कल्पना से ज़्यादा वहाँ पर एथलीट्स आए जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के थे। लगभग 5000 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने वहाँ पर आकर भाग लिया। बहुत सफल आयोजन सर वहाँ पर हुआ। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने आई, कोई पंजाब से थी, कोई हरियाणा से थी, कोई महाराष्ट्र से थी और बहुत सफल उन्होंने प्रदर्शन वहाँ पर किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहीं और नहीं, हरियाणा में ही उसका पंचकुला और बाकी ऐसे 5-6 स्थानों पर उसका आयोजन हुआ और लगभग 8500 से ज़्यादा एथलीट्स और ऑफिशियल्स ने उसके आकर भाग लिया। और सर 12 नेशनल रिकॉर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स में टूटे। जिन 12 रिकॉर्ड्स को तोड़ने का काम उसमें से 11 लड़कियों ने किया है, यानी कि नए 11 नेशनल रिकॉर्ड बने तो लड़कियों ने बनाने का वो काम किया है। तो सर आयोजन एक के बाद दूसरे हो रहे हैं, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स में ट्रेडिशनल गेम्स को भी हमने आगे बढ़ाने का काम किया। सर योगासना की बात करें, थांगटा की बात करें, कलारीपट्टू की बात करें या फिर गटका की बात करें, मलखम की बात करें, इन पांचों गेमों को वहाँ पर लाया गया सर और इतना बड़ा आकर्षण का केंद्र बने हैं, ये शायद पहले किसी ने कल्पना नहीं की, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना थी, इसको शामिल किया गया और बहुत सफलता मिली है ट्रेडिशनल गेम्स को शामिल करके। आपके भी कोई और सुझाव हों, आपके राज्यों में, देश के अलग हिस्सों में ऐसे ट्रेडिशनल गेम्स होते हों तो कृपया करके आप उसका सुझाव भी दीजिए। हम भविष्य में उनको भी शामिल करने का प्रयास समय समय पर अगर कभी भी होगा तो करने का करेंगे। सर माननीय सदस्यों ने बिल्कुल ठीक कुछ विषय उठाए भी कि NDTL हमारी लैब की सस्पेंशन हो गई थी और मैंने अपने शुरू के वक्तव्य में भी कहा कई कारण उसके रहे। सर वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग दोनों में बहुत अंतर है। वेट लिफ्टिंग जहाँ एक और ओलंपिक स्पोर्ट है, हमें मेडल भी आते हैं। मीराबाई चानू ने ओलंपिक्स मेडल जब जिताने का काम हुआ सर, तो एक बेटी ने भारत को पहला मेडल भी जिताया, वो भी वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने जिताने का काम किया था। और अब भी कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम मीराबाई चानू ने किया। सर मैं अंतर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीछे कुछ ऐसा हुआ जब बॉडी बिल्डिंग वालों के टेस्ट ज़्यादा हो गए और उसको भी रिकॉर्डिंग कर करके जैसे डाला गया तो उसके कारण भी देश की छवि खराब हुई। एक विषय यहाँ पर जो और आया जिसको मैं आगे आके फिर आपके टच करूँगा, ऑफ द शेल्फ जो आपको प्रोटीन पाउडर्स और बाकी मिलते हैं उसका नुकसान भी क्या होता है, उसको भी एड्रेस करने की बहुत आवश्यकता है क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग उसको भी लेते हैं। सर हमने प्रयास किए और जब मुझे जिम्मेदारी भी मिली मुझे लगा भी कि ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब हम किसी एक टेस्ट को कराने के लिए यहाँ से सैंपल बेल्जियम भेजते हैं सर, उसकी कॉस्ट देश से 3 गुना ज़्यादा आती है। देश को नुकसान भी होता है और टेस्टिंग जो देश में हो सकती है वो भी किसी दूसरे के हाथ में पहुँच जाती है। आपदा के समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो एक कल्पना की थी, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी हो या नेशनल एंटी डोपिंग, ये जो हमारी टेस्टिंग लैब है NDTL नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लैब जो हम बनाई है सर, हमने इसकी क्षमता को बढ़ाने का काम भी किया है। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा भी करेगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम एक ही लैब तक सीमित नहीं रहेंगे, हम और लैब को स्थापना करने का काम भी भविष्य में करने वाले हैं। एक लैब को स्थापित करने में लगभग 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा का खर्च आया है। कई बार तो एक एक मशीन भी 8 करोड़, 3 करोड़, 7 करोड़ ऐसे आती है और साइंटिस्ट की इसमें सर आवश्यकता पड़ती है। एक चैलेंज ये भी है जो यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं कई बार विदेशों में भी चले जाते हैं, कई बार अलग अलग और क्षेत्रों में वो काम करना शुरू करते हैं, तो उनको होल्ड करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन भारत में अलग अलग देशों के सैंपल भी हम यहाँ पर टेस्ट करने की शुरुआत हमने की। 16 देशों के
सैंपल की टेस्टिंग भी करते हैं और भविष्य में भारत हब बने टेस्टिंग का, इस दिशा में हम जाएंगे। केवल देश तक ही सीमित नहीं होंगे, दुनिया भर के देशों का, क्योंकि हम कॉस्ट इफेक्टिव हैं। कम खर्चे पर कम समय में हम टेस्टिंग करके ना केवल भारत बल्कि दुनिया भर के देशों को दे सकें, उस दिशा में सर हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जब भी हम कोई कानून बनाएं तो आपने कंसल्टेंसी किससे की? क्या आपने देश के लोगों से पूछा, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से पूछा, राज्यों की स्पोर्ट्स एसोसिएशन से पूछा, खिलाड़ियों से पूछा, माननीय सांसदों से पूछा, या देश में जो भी खेल संघों से जुड़े हैं क्या उससे पूछा, या यूनेस्को के जो गाइडलाइंस है क्या आपने उसको शामिल किया, या वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसकी गाइडलाइंस है उसको लागू किया? सर मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं और ये बताना भी चाहता हूं, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने भी 2 बार हमें जो सुझाव दिए उनको भी शामिल किया। यूनेस्को का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसमें भी जो कहा गया उसको भी शामिल किया। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन से लेकर जो हमारी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सर जितने भी यहाँ पर सुझाव आए, हमने सबको शामिल करके आपके सामने बिल लाने का काम किया है और लोकसभा में भी इसको आम सहमति के साथ पूरे समर्थन के साथ पास किया गया। मुझे पूर्ण आशा है जैसा आपने समर्थन किया आगे भी आप इसको पूर्ण सहमति से पास भी करेंगे। सर इसके होने के बाद क्या होगा? जो दुनिया के बड़े देश हैं, यूएस, चाइना, फ्रांस या फिर ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, ऐसे गिने चुने देशों में भारत का नाम भी आएगा, जिसका अपना कानून होगा, अपना एक्ट होगा और अपनी डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी भी देश में स्थापित होगी और आने वाले समय में देश के अलग अलग कोनों में भी होगी। इससे हमारी जो इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी है हम इसको और मजबूत करने वाले हैं ताकि यहीं पर टेस्टिंग भी करें। और जैसा मैंने पहले कहा, आज हम मात्र 6000 सैंपल लेकर टेस्ट पूरे साल भर में कर सकते हैं। भविष्य में इसको हम कई गुना और बढ़ाने का काम भी करेंगे और इस सब कॉन्टिनेंट में भारत एक बड़ी ताकत के रूप में टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के रूप में हम यहाँ पर खड़े होंगे। सर कुछ बातें यहाँ पर कही गई जो दीपेंद्र जी ने भी शुरू में कहा कि माइनर एथलीट्स को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया। जो ओरिजिनल बिल था उसमें कमी थी, लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सर जब ये गया तो वहाँ पर उन्होंने बड़े विस्तार में कमेटी ने कहा कि आपको माइनर एथलीट्स को, इसको प्रोटेक्टिव एथलीट्स को लेना चाहिए। तो प्रोटेक्टेड पर्सन्स की जो हमने कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट की है उसमें कौन कौन आता है? सर ये स्पेशल प्रोविज़न हमने इसमें ऐड किया है जिसमें माइनर एथलीट्स इसको नाम यहाँ पर दिया गया। रूल्स में इसको समय समय पर आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए आज 16 साल है वाडा के अनुसार, तो कल को वाडा अगर 15 साल कर देता है, 14 साल करता है, या हमें लगता है कि इसको उम्र को बदलना है, तो रूल्स को उसमें हम बदल सकें, बार बार पार्लियामेंट उसमें आने की जरूरत ना पड़े, तो उसको हमने उसमें करने का प्रावधान यहाँ पर कर दिया है। इसी तरह से रिक्रिएशनल एथलीट्स उसको भी यहाँ पे रखा गया है और एथलीट्स विद द डिसेबिलिटीज़ ये प्रोटेक्टेड पर्सन में आएंगे ताकि इसके कारण आपको ज़्यादा दिक्कत भी ना आए और इसमें रिलैक्सेशन देने का सर हमने काम किया है। दूसरा, प्रोटेक्टेड पर्सन वाले में 3 कैटेगरीज आएंगी, माइनर एथलीट्स, रिक्रिएशनल एथलीट्स और एथलीट्स विद डिसेबिलिटीज़। तो तीनों को हमने उसमें कवर कर दिया है। सर एक और प्रश्न दीपेंद्र जी ने यहाँ का पूछा कि फिक्स मिनिमम नंबर ऑफ सैंपल जो लेने की बात कही। सर इसमें हमने किया ही है कि जो देश भर में जितने टूर्नामेंट्स हमारे होते हैं, चाहे नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बाकी हों, हम उसमें प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हो। और जो स्टेट लेवल पर हाई रिस्क डिसिप्लिन्स हैं उसको लेकर भी हमने जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार टेस्टिंग करेंगे ताकि वो भी हो। लेकिन एक बात तो मैं सदन को बताना चाहता हूँ, हमने यहीं तक नहीं रुके। हमने इससे पहले भी बहुत सारे जागरूकता अभियान हमने पूरे देश भर में चलाए और उसकी कुछ जानकारी मैं आप सबके सामने देना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिल के पास होने से एंटी डोपिंग की अवेयरनेस, एजुकेशन और रिसर्च फैसिलिटीज़ इसमें वृद्धि होगी। और सर नाडा और एनडीटीएल ने पिछले 1 साल में क्या किया, मैं उस पर थोड़ी जानकारी दे दूँ ताकि सबका वो भी पता चलेगा हम अभी क्या कर रहे हैं।
नाडा ने 100 एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस वर्कशॉप हाइब्रिड मोड में, क्योंकि कोविड चल रहा था, हाइब्रिड मोड में की, जहाँ पे एथलीट और एथलीट सपोर्ट पर्सनल इन दोनों को ही जानकारी उनको दी। और इसके अलावा जब हमने नाडा ने तीसरा फंड अप्रूवल कमेटी यहाँ पर की और सेकंड मीटिंग जो COP8 ब्यूरो की जो यूनेस्को इंटरनेशनल कन्वेंशन अगेंस्ट डोपिंग के अंतर्गत आती है सर, उसमें हमने ना केवल होस्ट किया बल्कि मुझको सदन को बताते हुए प्रसन्नता भी होती है कि 1 साल पहले जहां हम सस्पेंडेड हमारी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री थी, इस बार जब हमने होस्ट किया तो इंडिया को फंड अप्रूवल कमेटी का चेयरपर्सन भी चुना गया और मेंबर भी चुना गया ब्यूरो का। ये 1 साल में हमने सब कुछ किया है। और जब आप ये कानून आज बनाने जा रहे हैं तो इसके बाद भी दुनिया भर के देशों में और वाडा में एक संदेश स्पष्ट जाएगा कि भारत खेल, खिलाड़ियों और डोपिंग को लेकर बहुत गंभीर है। ये एक बहुत बड़ा संदेश आज सदन यहाँ से पूरी दुनिया भर में देने वाला है। सर, नाडा ने सक्सेसफुली 157 लीगल हियरिंग की और एंटी डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल और एंटी डोपिंग अपील पैनल ने 87 ऑर्डर भी इशू किए हैं इसके। सर, यही नहीं, FSSAI has issued regulations for mandatory testing of dietary supplements, but no laboratory under the government is doing such testing. Hence, ये बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ऑर्डर्स तो पास कर दिए लेकिन कोई टेस्टिंग ऐसी करने वाली लैब नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने सर एक कदम और आगे जाकर जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है गुजरात में, हमने उसके साथ एग्रीमेंट करने जा रहे हैं। वहाँ पर वो लैब भी स्थापित करेंगे और ये जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है इसकी टेस्टिंग को हम नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के माध्यम से करने की शुरुआत करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा कदम इस दिशा में हम उठाने जा रहे हैं। सर, जो एग्जिस्टिंग गैप है स्टैंडर्ड डाइटरी सप्लीमेंट्स का और नॉन स्टैंडर्ड वंस का, इसको भी हम ख़त्म करेंगे। जहां एक और टेस्टिंग होनी शुरू हो जाएगी, दूसरा जागरूकता अभियान भी देश भर में और तेज़ी के साथ लेकर जाएंगे। सर, नाडा के माध्यम से जब हमने DG नाडा की नियुक्ति की, अब एक प्रश्न बीच में आया था कि आखिरकार DG नाडा की नियुक्ति कैसे की, ऑफिशियल्स की नियुक्ति सरकार ने कैसे की। सर, मैं सदन को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो वाडा की गाइडलाइंस हैं वो अनुमति देती हैं कि सरकार या खेल मंत्रालय इन अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर बाकी देशों में भी इनकी नियुक्ति की गई है। और एक विश्वास मैं आपको और दिलाना चाहता हूं, दे विल वर्क एट आर्म्स लेंथ। ये ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ पर सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होगी। खेल और खिलाड़ियों के भविष्य की बात है, हम इसके बारे में बहुत गंभीर हैं और इसको मजबूत ही करेंगे, दखलंदाजी कोई नहीं होगी, इस बात का विश्वास दिलाता हूँ। सर, नाडा ने एंटी डोपिंग एजुकेशन और अवेयरनेस टूल किट को भी डेवलप किया है सर, और इसके अलग अलग स्टेक होल्डर्स को शामिल करके किया है। ना केवल इसको फिजिकल तौर पे जाके करने की सर आवश्यकता होगी, साथ ही साथ डिजिटल भी इसकी हमने वो प्रावधान किए हैं। सर, टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग यहाँ पर किया गया है। और जब खेलो इंडिया यूथ गेम्स और यूनिवर्सिटी गेम्स हुई, हमने वहाँ पे एथलीट्स को अवेयरनेस भी की, सेंसिटाइज भी किया, वहाँ पर टेस्टिंग करने का काम भी किया और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, खिलाड़ियों को आकर उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के भी जानकारी दी। सर, ऑटोमेशन और डिजिटलाइजेशन ये एक प्रयास है डिपेंडेंसी मैनुअल सिस्टम्स पर कम करने की, और हम लगातार वेब बेस्ड एप्लीकेशंस को भी बना रहे हैं। डिजिटल क्विज और एजुकेशनल रिसोर्सेज को भी तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो स्कूलों के बच्चे हैं वो चाहे फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, उनको भी जानकारी हो कि डोपिंग होता क्या है, क्या करने से आप फंस सकते हो। और सर, ये केवल अवेयरनेस की बात नहीं है। जैसा दीपेंद्र जी और कुछ माननीय सांसदों ने कहा कि कुछ खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम से पहले पकड़े गए। सर, एक इंस्टेंस तो ऐसा है, एक खिलाड़ी की टेस्टिंग करनी थी जहां उसको आपने जाके वेयर अबाउट क्लॉज इसमें एक होती है कि आपको बताना है आप कहाँ पर हो, उससे बचने का प्रयास कर रहे थे। एक जगह दूसरी जगह 1 महीना लटकाने के बाद जब उसका चेकअप हुआ सर, तो उसके बाद वो पॉजिटिव पकड़े गए। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को भी पता है कि वो गलत करते हैं और बचने का प्रयास करते हैं।
लेकिन सर वो देश का नुकसान भी करते हैं, क्योंकि देश के टैक्स पेयर का पैसा चंद करोड़ नहीं सर, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम पर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च किया जाता है। एलीट एथलीट की बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग और आउट ऑफ पॉकेट अलाउंस भी 6 लाख रुपया खिलाड़ी को साल का दिया जाता है, जेब खर्च दिया जाता है, और विदेशों में जाकर ट्रेनिंग करने का और कंपटीशन में भाग लेने का खर्चा भी पूरी तरह से भारत सरकार ही वहन करती है। कहीं कोई कमी नहीं रखी गई, लेकिन एथलीट को भी जागरूक होने की आवश्यकता है और सेंसिटाइज हम करने का प्रयास भी करें सर, टेस्टिंग भी ज़्यादा करने का काम कर रहे हैं, और इसी तरह से सर रिसर्च मटेरियल भी और बाकी सब करने का काम कर रहे हैं। IIT दिल्ली के साथ भी सर हमने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी का MOU साइन करने की दिशा में सर हम हैं, ताकि वो भी वहाँ पर अपना योगदान इस दिशा में दे सके। सर कुछ बातें और दीपेंद्र जी ने यहाँ पर पूछी। एक तो मैंने हाई रिस्क एथलीट्स का बता दिया, उस पर करते हैं। एक कहा गया कि जो DG नाडा या नाडा की जो कामकाज होगा, इसमें मैं बड़ा करूं कि बिल में ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस देने का वो सेफगार्ड हमने यहाँ पे रखा है, और जो सजेशंस वाडा की तरफ से मिली थी उसमें भी हमने उसको रूल्स में फ्रेम करने जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ रूल्स एंड रेगुलेशन में वो सारी चीज़ों को प्रावधान हम वहाँ पर करेंगे, ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत ना आए जहाँ पर सरकारी दखलंदाजी आपको कहीं सीधे तौर पर नजर आए, वो कहीं पर नहीं होगा। और जो आपने बात कही कि रिमूवल और अपॉइंटमेंट की बात है, ये वर्ल्ड दुनिया भर में जो अलग अलग देशों में कानून बने हैं उसके अनुसार ही यहाँ पर किया गया है। जो पहले पावर बोर्ड को थी कि कहीं डायरेक्शन देनी, सर डायरेक्शन देने की पावर नहीं है, केवल रिकमेंडेटरी पावर्स इसमें रखी गई हैं। और एक आपका सुझाव आया था कि आप आर्बिट्रेशन करने के लिए लुजान स्विट्ज़रलैंड में क्यों जाएं, तो सिंगापुर में भी यहाँ पर उनका एक्सटेंशन ऑफिस है जो मैटर ऑफ हियरिंग के लिए वहाँ पर इस्तेमाल होता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, मैं कोई यहाँ पर एश्योरेंस नहीं दे रहा, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूँ, लेकिन प्रयास करेंगे, सरकार लगातार प्रयास करती रहती है कि भविष्य में भी अगर कोई हियरिंग की यहाँ पर हो, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, भविष्य में अगर वो अपनी एक्सपेंशन करते हों तो भारत भी उसमें पिच करेगा कि कभी भविष्य में यहाँ पर बने। नहीं तो डिजिटल हियरिंग्स तो आजकल वर्चुअल हियरिंग्स तो होती हैं, उसमें भी बहुत ईज हो गई है, ताकि हम यहाँ से भी अपनी बात रख सकें। बाकी आपने बहुत कुछ हरियाणा पर कहा, पर उसमें मैं नहीं कहूँगा। आपने, जनरल साहब ने, दोनों ने खूब बातें उस पर कही है। हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान खेलों में है, जिसको पूरा देश मानता भी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आगे भी हरियाणा और बाकी राज्य, चाहे वो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य की बात करें, मैं कहता हूँ सारे नॉर्थ ईस्ट की अगर आप जनसंख्या के आधार पर देखें, मुझे किसी ने सर सवाल पूछा एक बार कि नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आप मणिपुर में क्यों खोलने जा रहे हैं 900 करोड़ रुपए की, तो मैं यही कहना चाहता हूं, राज्य की जनसंख्या के आधार से नहीं, आखिरकार लुक ईस्ट की बजाय एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर मोदी सरकार ने काम करने का काम किया है, और नॉर्थ ईस्ट के खिलाड़ियों ने बहुत बड़ा योगदान भारत में खेलों के क्षेत्र में भी किया। और मणिपुर में अगर आप सड़क पे सुबह निकल कर जाएंगे, सर लगता है हर परिवार इस सड़क पे कोई भाग रहा है, कोई ट्रेनिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो एक कल्चर वहाँ पर खेलों को लेकर पैदा हुआ है, और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। बहुत सारे राज्य अपनी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज़ भी बना रहे हैं, कुछ तो हवा में किले बांध रहे थे यहाँ पर बोलते हुए, अभी वो माननीय सांसद यहाँ पर है नहीं, चले गए। उन्होंने खेल यूनिवर्सिटी की बात तो की, लेकिन है कहाँ पर? यहाँ की जनता पूछ रही है सर, आज तक वो है कहाँ खेल यूनिवर्सिटी? मैं उन पर बाद में आऊँगा थोड़ा सा, जब वो बजट की बात कर रहे थे। सर यहाँ पर पूछा गया कि एम्प्लॉयमेंट का क्या हो, जनरल वत्स ने भी पूछा कि खिलाड़ियों की, पूर्व खिलाड़ियों की एम्प्लॉयमेंट का क्या। बहुत सारे राज्य अपनी तरफ से अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत सारे राज्य इस बात की कंप्लेंट करते हैं। अब ये राज्यों को देखना है, मेरा विषय नहीं है। भारत सरकार सर, हमने आकर एथलीट जो जीत कर आता है उसको गोल्ड मेडल
सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को हमने बार बार समय रहते हुए अवार्ड फीस भी बढ़ाई और समय समय पर उनको सम्मानित करने का काम भी किया। कुछ राज्य बहुत ज़्यादा पैसा देते हैं, कुछ कम देते हैं। तो किसी ने मुझे कहा कि हॉकी की टीम जीत कर आई कि अगर हरियाणा ने 6 करोड़ दे दिया तो केरल वाले 2 करोड़ क्यों देते हैं? सर, ये राज्य का विषय है, यहाँ पे मैं कहीं इंटरवीन नहीं कर सकता। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, चाहे पैरालंपिक्स के जीत कर आए, चाहे डेफ ओलंपिक्स के जीत कर आए, चाहे ओलंपिक्स में जीत कर आए, हमने सबको एक समान पैसा देकर सम्मानित करने का काम किया है। हमने कहीं पर कोई भेदभाव नहीं किया। और मुझे लगता है राज्यों का, जैसे मैंने पहले कहा, स्पोर्ट्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्यों को ही प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार, राज्य की सरकार, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, स्टेट एसोसिएशन, कॉर्पोरेट एंड NGOs, they should come forward, join hands and work for the promotion of sports. It is happening for last few years. मैं ये नहीं कहता पहले की सरकारों ने किया, सर हर सरकार प्रयास करती है। जैसा सदन में देखा आपने, लोकसभा और राज्यसभा, किसी सांसद ने, एक को छोड़कर किसी सांसद ने राजनीति करने का प्रयास नहीं किया। सबने खेल भावना के साथ, यहाँ उसी खेल भावना के साथ इस चर्चा में भाग लिया है। मैं आप सबका उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ। सर, इसमें खेलो इंडिया, सर DOPT के रूल्स हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स कोटा में जॉब्स सरकार भी देती है, भारत सरकार भी देती है। इसके अलावा सर जो हमारी स्कीम्स हैं अलग अलग, सर मैं जब मंत्री बना यहाँ पर खेल मंत्री, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पिछले 2 दशकों से एक बदलाव होना था। हमने बहुत सारी पोस्ट सरेंडर की ताकि कोचिज़ की नियुक्ति की जा सके। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता, हमने 400 कोचिज़ की नियुक्ति सीधे तौर पर कर दी है। और अब खेलो इंडिया सेंटर्स में 1000 खेलो इंडिया सेंटर बनाने जा रहे हैं, जिसमें से 580 से ज़्यादा की हमने अनुमति भी दे दी। और यहाँ पर पूर्व खिलाड़ी जो हैं उनको खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और उसको चलाने के लिए पैसे देने का प्रावधान हमने बजट में किया है। सर, ये पूर्व खिलाड़ियों को एक तरह से खेलों को बढ़ावा देने, ट्रेनिंग देने और उनकी कमाई का साधन भी वहाँ से होगा। ये भी हमने वहाँ पर करने का काम किया है। सर, एक कहा गया कि लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए कौन कौन से इसके प्रोडक्ट्स की। यहाँ पर सर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बहुत डायनेमिक है, वो वाडा के हिसाब से हर साल चेंज होता रहता है। मैं आज अगर इसके साथ आज एक लिस्ट अटैच कर दूंगा तो मैं फिर बंद जाऊंगा। मुझे बार बार हो सकता है 6 महीने, 3 महीने, 1 साल बाद आपके पास आना पड़े। तो उसको रूल्स में रखा है, जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव होगा हम रूल्स में उसके बदलाव करते रहेंगे ताकि सदन को बार बार उसमें चेंज ना, बार बार तंग ना करना पड़े। सर, प्रोटेक्टेड पर्सन पे मैंने पहले कर दिया। NR इलंगो जी ने उस पर कुछ सवाल खड़े किए थे। इसके अलावा जनरल वत्स ने पूछा था कि क्या सैंपल्स को कैसे दें। सर, सारे सैंपल्स को हम लोग एक बहुत साइंटिफिक तरीके से सर इसका सैंपल भी लिया जाता है और उनको स्टोर भी बड़े सिक्योर तरीके से किया जाता है। और ये टेम्पर प्रूफ प्रोटोकॉल है और टेम्पर प्रूफ किट्स का इसमें इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें खिलाड़ी के वर्षों के मेहनत जुड़ी हुई है। सर, कोई नहीं चाहता कि कोई गलत सैंपल ले। सर, अब तो खिलाड़ी भी बहुत जागरूक हैं, क्योंकि 1-2 इंस्टेंस पहले ऐसे हुए हैं, किसी ने किसी की पानी में कुछ मिला दिया। अब सर खिलाड़ी यहाँ तक जागरूक हो गए, प्लास्टिक की बोतल भी नहीं लेते ताकि कोई कुछ इंजेक्ट ना कर दे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या देश में। तो ये ऐसा भी बहुत सारी जगह पर होता है। तो वो जागरूकता भी हम उनके और पे करते हैं और यहाँ पर टेम्पर प्रूफ हम जो किट्स हैं और प्रोटोकॉल हम उसको अडॉप्ट करते हैं। और इस बिल के आने से तो उसको हम और सशक्ति करने जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आएगी, इस बात का विश्वास भी आपको दिलाता हूँ। शांतनु सेन जी ने भी कुछ बातें यहाँ पर उठाई, ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस की, DG नाडा की और बाकी नाडा की ऑपरेशंस की। वो मैंने पहले भी कहा सर, हमने वो कर दिया है। और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में जो और बदलाव करने की आवश्यकता होगी हम उसको फर्दर एलैबोरेट सर वहाँ पर और भी कर देंगे और मैं माननीय सदस्यों को भविष्य में उसकी जानकारी भी उपलब्ध करवा दूंगा। सर, बिल में स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं ताकि उसको एजुकेशन और अवेयरनेस क्रिएशन के लिए हम कर सकें और हम लगातार अभी भी कर रहे हैं सर, भविष्य में इसको करेंगे। सर, पावर टू सर्च एंड सीजर की यहाँ पर बात की गई सर, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो हैं लगभग 60% टेस्ट हमें आउट ऑफ कंपटीशन करना पड़ता है।
तो जब, क्योंकि वैश्या जी बहुत लंबे समय से खेलों के साथ जुड़े हैं, और जैसे उन्होंने बताया भी सेफ्टी मिशन हमारे टोक्यो ओलंपिक्स में थे भी, ये भली भांति जानते हैं कि जब आउट ऑफ कंपटीशन आपको ऐसी टेस्टिंग करनी पड़ती है तो मैटर ऑफ एंटी डोपिंग रूल वायलेशन ना हो तो कंडक्ट, जो सर्च एंड सीजर को कंडक्ट करना होता है तो आप उसका प्रावधान नहीं करेंगे तो उनको ताकत ही नहीं मिलेगी। और अगर हम सही मायने में डोपिंग को ख़त्म करना चाहते हैं तो ये ताकत उनको आपको कानून में देनी होगी, और आज आप सदन के माध्यम से उनको देने वाले हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कदम आप उस दिशा में दे रहे हैं। दूसरा, इसका दुरुपयोग ना हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वाडा के जो नियम हैं, जो उन्होंने वहाँ से सुझाव भी दिए, उसके अनुसार ही हम इसको सर्च सीजर का रूल्स को लेकर आएंगे, ताकि कहीं पर एंट्री भी करनी हो, सर्च सीजर करना हो, उसके अनुसार ही करें। सर, पीटी उषा जी क्योंकि बहुत बड़ी खिलाड़ी रही हैं, देश की सम्मानित खिलाड़ी भी हैं, और उड़न परी की जैसे कहा गया उनको सिक्के नाम से जाना जाता था। मैं धन्यवादी हूं कि सदन की गरिमा पहले मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों के कारण बढ़ी, पीटी उषा जी के आने से सदन की गरिमा बढ़ी है। और मैं तो ये भी सौभाग्य मानता हूं कि हरभजन सिंह जो बहुत बड़े खिलाड़ी क्रिकेट के हैं, वो भी आज इस सदन का हिस्सा बने हैं। वो भी, मुझे आशा है कि भविष्य में अलग अलग समय पर खेलों पर और बाकी विषयों पर भी बोलेंगे। सचिन तेंदुलकर भी रहे, बहुत सारे खिलाड़ी, कुछ लोकसभा कुछ राज्यसभा में टिर्की रहे, बाकी सब भी रहे, दिलीप टिर्की बाकी रहे, मैंने कहा दिलीप टिर्की रहे, बाकी सब रहे। धनंजय मादिक जी ने कहा वो स्वयं खिलाड़ी रहे। मेरा आप सबसे अनुरोध ये रहेगा, खिलाड़ी तो आए हैं, आप सब भी अपने अपने क्षेत्रों में अगर खेलों का आयोजन करेंगे तो बहुत सारे खिलाड़ियों को ऐसे टूर्नामेंट में खेलकर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। और सांसद खेल प्रतिस्पर्धा देश के बहुत सारे राज्यों में माननीय सांसदों ने करवाई, जो बहुत सफल आयोजन सर हुआ है, और लाखों उभरते हुए खिलाड़ियों को उसमें खेलने का अवसर मिला। आपको लगे कि खेल मंत्रालय भी उसमें कुछ कर सकता है तो आप बताइए, हम भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि हर सांसद का खेलों को बढ़ाने में कुछ ना कुछ योगदान हो, आपका सहयोग हो, और हम खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए बल दे सकें। खेल महाकुंभ गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में किया सर। लगभग 75,000 से 1 लाख खिलाड़ी केवल मेरे संसदीय क्षेत्र में खेलते हैं। तो आप कल्पना कीजिए, हमारे दोनों सदनों को मिलाकर 800 से ज़्यादा सांसद जब ये करेंगे, या पूर्व सांसद भी करें, तो देश भर में सर करोड़ों लोग फिट इंडिया कैंपेन को भी, खेलो इंडिया कैंपेन को भी आगे बढ़ा सकते हैं। हम सबका ये प्रयास होना चाहिए। जॉन ब्रिटास ने कहा यहाँ पर, माननीय सांसद ने, कि मैं केरल आया, इनसे नहीं मिल पाया, उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, मैं आपसे नहीं मिल पाया। लेकिन सर, सच्चाई ये है कि हमारी पिछले दिन कॉन्फ्रेंस थी तेलंगाना में, हैदराबाद। रात को मैं 1 बजे फ्री हुआ, सुबह 5 बजे की फ़्लाइट पकड़ के मैं कालीकट गया, और वहाँ पर जाने के बाद सर, मैं पहली मीटिंग मेरी 9:30-10 बजे जब मैं पहुँचा सर, पहली मीटिंग करके मैं एक मीडिया हाउस के उद्घाटन पे गया था। उसके बाद मीडिया समूह के लोगों को मैं अलग मीटिंग में अलग से मिला, अब जिनको बुलाया गया मैं वहाँ पे मिला, खेल के संघों से मिला, वहाँ के खेल मंत्री से अलग मीटिंग की, फिर वहाँ के मेयर से अलग मीटिंग की, फिर पीटी उषा जी यहाँ पर होंगी, जितने वहाँ के खिलाड़ी, एक इंडोर स्टेडियम में 2.5 घंटे जाके सर मैंने खिलाड़ियों से अलग मीटिंग की। और उसी दिन रात को 8:30-9 बजे की जो आखिरी फ्लाइट थी वो पकड़ कर आया। आगे प्रयास करूँगा कि रात को वहाँ पर रुकूँ भी और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों से मिलूँ। मेरा प्रयास होता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँ। और मैं सर सदन में ये कहना भी चाहता हूँ, वहाँ के खेल मंत्री जी भी 8 घंटे चल के मुझसे मिलने आए, इसलिए मैं उनको भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ। हमने 2 दिन की स्पोर्ट्स मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस केवड़िया गुजरात में की, एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, अलग अलग राज्यों के सर अलग अलग खेल मंत्री अलग अलग विचारधाराओं के थे, लेकिन खेल को लेकर सबने इतने बेहतर सुझाव दिए। उड़ीसा के हों, छत्तीसगढ़ के हों, अलग राज्य की सरकारें सर, अलग पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन खेल में सबने अपना अपना बहुमूल्य सुझाव देने का काम किया है। इसलिए मैं केवल एक पार्टी का मंत्री नहीं हूं सर, मैं तो सोचता हूं मोदी जी ने अवसर दिया है, मैं तो देश के सभी खिलाड़ियों सभी के लिए एक बराबर हूं। और मैं तो यहाँ से उठकर विपक्ष के लोगों के साथ जाकर बैठता हूँ। राम गोपाल जी बहुत वरिष्ठ सांसद हैं, मैं तो उठकर चले जाता हूँ पूछने के लिए, इनके अनुभव से सीखूं। सर आप तो जब लोकसभा में थे, आप तो इसको वाउच भी करेंगे, आप तब भी
नेता थे, यहाँ पे भी नेता है, हमने कभी उस पर भी कोई इस तरह की बातचीत नहीं की। सर दूसरा मैं कहूँगा हब एंड स्पोक मॉडल, क्योंकि पीटी उषा जी पर हम बात कर रहे थे। हब एंड स्पोक मॉडल हमने शुरू किया है, जो नेशनल सेंटर ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंस रिसर्च का, सर दिल्ली में इसका मुख्यालय है, लेकिन देश में हमारे जितने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है हर जगह पर हमने इसका स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया है और हम आगे इसको और मजबूत करने की दिशा में ही काम कर रहे हैं। और नेशनल फोरेंसिक साइंस लैब के साथ हमने डाइटरी सप्लीमेंट्स की, जो मैंने पहले बात कही, डोपिंग की नॉन स्टैंडर्ड डाइट सप्लीमेंट्स, इनको भी टेस्ट करने के प्रावधान वहाँ पर हों, वो भी हम करने जा रहे हैं, ताकि कोई भी खिलाड़ी या गैर खिलाड़ी अगर जिम में भी जाता है, कई बार वहाँ पर एक प्रोटीन का डब्बा रखा होता है, उसको लगता है कि उसके मसल रातों रात बढ़ जाएंगे, उसका नफ़ा क्या है, नुकसान क्या है, वो जानकारी भी भविष्य में मिले, उस दिशा में भी हम काम करने जा रहे हैं। सर एक कहा गया फॉल्स पॉजिटिव केसेस के प्रोसीजर की बात कही गई। इस बिल को लाने के बाद भी और उससे पहले भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसमें रिमोट पॉसिबिलिटी ऐसी है कि ऐसा कुछ होगा, वो भी हम वहाँ पर करने वाले हैं। सर प्रॉपर्टी लिस्ट की मैंने पहले उत्तर दे दिया कि उसमें जो प्रॉपर्टी सब्सटेंसेस हैं उनके स्टैंडर्ड्स और बाकी सबको समय समय पर रिवाइज करने ये एनुअल बेसिस पर होगा, क्योंकि बार बार एक क्वेश्चन पूछे गए। सर एक सवाल और आया कि भारत सरकार बजट क्यों नहीं बढ़ाती है। सर निश्चित तौर पर कोई भी खेल प्रेमी होगा उसको लगेगा कि भारत सरकार को बजट और बढ़ाना चाहिए, लेकिन सदन की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2013-14 में 866 करोड़ रुपया खेलों का बजट था, जिसको बढ़ाकर 2254 करोड़ रुपया कर दिया गया है। $866 crore was the budget in the year 2013-14, which has been raised to 2,250 crore rupees in the current financial year. सर यही नहीं, हमने इसके साथ साथ सर बहुत सारी और बदलाव भी किए हैं। सर आज लगभग 300 ऐसे प्रोजेक्ट, लगभग 2000। आपका बिल तो सर्वानुमत पास हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सभी लोग सपोर्ट किए हैं। लेकिन आपके नोटिस को मैं ये लाना चाहता हूँ कि आज हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट के घर को दिल्ली पुलिस ने पूरा घेरा डाल के रखा है, और राहुल गांधी जी के घर को भी पूरा पुलिस घेरा डाल के रखा है। अगर ये सदन चल रहा है, हाँ इस विषय पर अगर बोलना हो अरे इसे हम तो वेलकम किए, सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज नथिंग, वी आर सपोर्टिंग, इट शुड बी पास इन। लेकिन इस सदन में अगर नहीं बोलूंगा तो कहाँ बोलूंगा? नहीं, ये सब्जेक्ट विषय कुछ और है। इसलिए देखिए साहब, अगर जगह पे इस ढंग से नहीं, कोई सदन का विषय नहीं है, सदन में बहुत व्यवस्थित तरीके से बिल चल रहा है, कानून अपनी व्यवस्था कर रहा है, अपना काम कर रहा है, उसमें सरकार के ऊपर टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। जब कारनामे ऐसे करो तो उस समय चिंता करनी चाहिए, ऐसे कारनामे करते वक्त चिंता करनी चाहिए। आज हमें मत बताइए, जो कारण है वो कारण की चर्चा करिए, किस कारण से कार्रवाई हुई है वो कारण का जवाब दीजिए। कारण जो होते हैं उसकी चर्चा करनी है तो करिए, लेकिन बिना बात के आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोग विषय क्या है उसकी चर्चा करिए, और कानून की व्यवस्था कानून कर रही है, उसमें दखल अंदाजी सरकार नहीं करती है। प्लीज सर माननीय सांसदों ने जैसे पूछा कि खेलों में क्या हुआ, रूपाला जी खेलों में क्या हुआ, वो दूसरे खेल की बात करें, मैं असली खेल की बात कर रहा हूँ। माननीय मंत्री जी प्लीज माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए प्लीज। सर बजट की मैंने बात कही कि 2013-14 में खेल का बजट
जहां मात्र 866 करोड़ था उसको बढ़ाकर 2254 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया है। और सर मैं इस तुलना में जाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि पूछा गया, दूसरा पूछा गया क्या खेल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर 2010 से लेकर 2016 तक मात्र 62 प्रोजेक्ट 342 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे थे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पिछले कुछ वर्षों में 2017 से 22 तक मात्र 5 वर्षों में 300 प्रोजेक्ट 2753 करोड़ रुपए की लागत से हम खेलों के पूरे देश भर में बना रहे हैं। सर हम कहीं पर कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। यही नहीं सर, हमने जो पैसा है वो भी द्रोणाचार्य अवार्ड 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दिया, और इसी तरह से ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी सर 7.5 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपया कर दिया है, और अर्जुन अवार्ड को भी 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपया कर दिया है। सर एक बात कही गई कि खिलाड़ियों के आने के बाद सम्मानित किया जाता है, पहले कुछ नहीं करते। सर मुझे लगता है इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना बहुत आवश्यक है। सर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच भी है और उसका क्रियान्वयन भी जब धरातल पर किया गया, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसका मैं पहला चेयरमैन बना था। सर यहाँ पर खिलाड़ी के लिए उनके रहने की, खाने की, खेलने की, ट्रेनिंग की, विदेश जाने की, देश और विदेश के दोनों में टूर्नामेंट्स में भाग लेने का पूरा खर्चा मोदी सरकार वहन करती है, और 6 लाख रुपया साल का जेब खर्च अलग से देती है, ताकि खिलाड़ी को पैसों की चिंता ना करनी पड़े, खेलों पर ध्यान रखें और मेडल जीते। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल आज तक के सबसे ज्यादा भारत ने जीते, और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। पैरालंपिक्स में पिछली बार 19 लोगों का कंटिंजेंट गया था, इस बार 19 मेडल जीतने का काम भारत के खिलाड़ियों ने किया। डेफ ओलंपिक्स में 16 मेडल जीते, तो वहीं पर ही IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता, तो मनीषा मौन ने और दीपिका हुड्डा ने हमारे यहाँ पर गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीतने का काम किया। थॉमस कप बैडमिंटन में सर भारत ने 73 सालों में कभी गोल्ड नहीं जीता था, इस बार भारत के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल थॉमस कप में भी जीतने का काम किया। ये अपने आप सही कहा आपने, रातों रात नहीं हुआ। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, खेलो इंडिया सेंटर्स हो, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, स्टेट ट्रेनिंग सेंटर्स हो या एक्सटेंशन सेंटर्स हो, ये सारे प्रावधान किए गए और बजट में बढ़ोतरी की गई, तभी जाकर खिलाड़ियों को सहयोग भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये सर, जब वो खिलाड़ी या कोई भी व्यक्ति जब युद्ध में भी सर, अगर जनरल साहब कहाँ गए हैं, तो जनरल साहब युद्ध में जब कोई जाता है, और कारगिल के युद्ध में सर अगर टाइगर हिल पर वापस कब्जा लेना था, तो उससे पहले कहीं ना कहीं मनोबल किसने बढ़ाया? उस समय फौज के उस अधिकारी ने तो मनोबल बढ़ाया ही होगा। लेकिन मुझे आज भी याद है कारगिल युद्ध में जब वहां पर हमारे सैनिक शहीद हुए, या जो वहां पर गंभीर रूप से घायल भी हुए, प्रधानमंत्री मोदी जी उस समय किसी पद पर नहीं थे, कहीं पे मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद वो उनका हालचाल पूछने गए। और जब अस्पताल तो गए ही थे, लेकिन जिस बंकर में जाकर अपने सैनिकों से मिल रहे थे, वहां पर वो लोग ध्यान देकर रेडियो पर सुन रहे थे, एकदम से सबने भारत माता की जय करनी शुरू कर दी। क्यों? उस समय अटल जी ने निर्णय लिया था कि मैं देश से बाहर नहीं जाऊंगा जब तक 1-1 इंच भारत भूमि की वापस नहीं ले सकते। तो जवानों को लगा कि देश के प्रधानमंत्री साथ में खड़े हैं। इसी तरह से मोदी जी आज जब हमारे देश के खिलाड़ी दुनिया के किसी दूसरी धरती पर जाकर खेल को एक युद्ध भूमि के रूप में अगर देखें, अगर वहां पर हिस्सा लेने जाते हैं, तो उनके जाने से पहले देश के प्रधानमंत्री उनसे बात करके मनोबल बढ़ाते भी हैं, समय पर वहां पर बात करनी तो भी करते हैं, और आने के बाद भी प्रधानमंत्री निवास पर खिलाड़ियों को बुलाकर उनको सम्मानित करने का काम करते हैं। एक बड़ा बदलाव आया सर, बड़ा बदलाव आया है। मैं तो पिछले 22 साल से सर खेलों से जुड़ा हूं, कभी खेल संघों के अध्यक्ष से लेकर आज खेल मंत्री तक। मैं जानता हूं कौन किस समय कितने लोग मिलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत कुछ बदला है, सोच बदली है, सुविधाएं बदली है, और हमारे खिलाड़ियों ने देश के मान सम्मान और मेडल जीतने का काम भी करने का काम किया है। दूसरा सर, फिट इंडिया कैंपेन को भी हमने आगे बढ़ाया।
फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज ये पूरे देश भर में किया। सर फिट इंडिया क्विज भी हमने किया। मैं सबको, क्योंकि जाने की जल्दी होगी, मैं उस पर समय ज़्यादा नहीं लूँगा, क्योंकि सबने आम सहमति के साथ किया। सर दो बातों पर मैं जरूर ध्यान देना चाहता हूँ। एक माननीय सांसद एक राज्य की बड़ी बड़ी बातें करके गए सर, और मैं बैठे बैठे देख रहा था सर कि किया क्या है, और फिर मैंने सोचा कि चलो उस राज्य का बजट का प्रावधान कितना, जरा उसको भी बुलाकर देखा जाए। सर बजट बढ़ाना तो दूर की बात सर, 284 करोड़ रुपया उन्होंने 2020-21 में दिल्ली सरकार ने खेल का बजट रखा था, मात्र 40 करोड़ रुपए खर्च किए। और यही नहीं सर, बजट लगातार कम किया है, उसको कम करते करते 116 करोड़ और अब 115 करोड़ शायद इस पे ले आए हैं। मैंने कागज यहीं पे रखा था, मैं वापस आपको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि कागज भी थोड़े नहीं, रिकॉर्ड पे आंकड़ा ठीक जाना चाहिए। सर दूसरी उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि ये किया वो किया। वो जिस खेल विश्वविद्यालय की बात करते हैं वो शायद हवा में बने, जमीन पे तो कहीं नजर आता नहीं है। और बड़ी बात तो ये है, जो आरोप वो उत्तर प्रदेश पर लगाकर चले गए, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर बड़ी गंभीरता के साथ कहता हूं कि अगर देश में टोक्यो ओलंपिक्स पैरालंपिक्स के बाद देश की सरकार ने तो दिए ही पैसे, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने अपने खिलाड़ियों को भी सम्मानित करके उनको कैश रिवॉर्ड्स दिए। उत्तर प्रदेश एकमात्र राज्य ऐसा है जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश के खिलाड़ियों को बुलाकर भी करोड़ों रुपए देकर सम्मानित किया, और मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बना भी रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया है। सर इसलिए वे सारे बातें यहां पर लानी इसलिए आवश्यक थी कि देश को जानकारी मिले, कोई गलत आंकड़ा वहां पर ना जाए। बाकी जहां तक दिल्ली की सरकार की बात है, इन्होंने लगातार बजट में कटौती ही की है। 280 करोड़ केवल दिखावे के लिए था, 40 करोड़ ही खर्च किया, फिर 116 करोड़ शायद 115 करोड़ रुपए आ गए। खर्चा कितना कर पाएंगे मुझे सर उसका पता नहीं। कुछ बातें सर जो मुझे लगता है राजनीतिक रूप से यहाँ करने का प्रयास किया, मैं उस पर नहीं कहूँगा, क्योंकि मैटर सब जुडिस भी है। केवल कुछ लोगों को चर्चा में रहने की आदत है, आरोप लगाओ और फिर भाग जाओ, रिप्लाई के समय सदन में उपस्थित नहीं है। इससे पता चलता है वो खिलाड़ियों को लेकर गंभीर कितने हैं। मैं माननीय संजय सिंह जी की बात कर रहा था सर। दूसरा सर मेरा एक अनुरोध और रहेगा, कुछ ने कहा कि राज्यों में लैब्स बने। सर क्योंकि जो भी लैब बनेगी ये नाडा के कानून के अंतर्गत ही बनेगी, और मैंने पहले भी कहा एक लैब से हमारा भी काम चलने वाला नहीं है। हम चाहेंगे कि देश के अलग अलग स्थानों पर भविष्य में बढ़ोतरी हो, बने, लेकिन हर राज्य में एकदम से खोलना संभव नहीं हो पाएगा, शायद उतनी आवश्यकता शुरू में ना भी हो। लेकिन जो भी बने क्वालिटी बने, ना केवल देश के खिलाड़ियों के टेस्टिंग के लिए उपयोगी हो, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, हम NDTL को, नेशनल डोपिंग टेस्टिंग लेबोरेटरी को, एक आत्मनिर्भर भारत की सोच के अंतर्गत देश और दुनिया के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाने जाएंगे, ताकि दुनिया भर के सैंपल्स को भी यहाँ पर लाएं और भारत इस दिशा में भी अपना बड़ा नाम कर सके। आप सभी ने अपना बहुमूल्य सुझाव यहाँ पर दिए, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार भी प्रकट करता हूँ। आपने खेलों में और खेल के बिल में राजनीति नहीं लाए, इसके लिए भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। मिस्टर जॉन ब्रिटास ने कहा कि क्रिकेट ने बहुत पैसा कमाया, 50,000 करोड़ कमाया, तो मैं तो कहना चाहता हूँ भारत को इस बात का भी गर्व होना चाहिए कि दुनिया में जितने देशों में क्रिकेट खेला जाता है